पापा, माँ, क्या हम सुंदर तस्वीरें लेने जा रहे हैं? मिंग मैंग ने झांग हान को गुलदस्ता सौंपा और धीमी आवाज में पूछा। हम बाद में तस्वीरें लेंगे। झांग हान मुस्कुराए और मिंग मैंग के छोटे सिर को थपथपाया। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा होने वाला दूल्हा अपने प्यार के प्रतीक के रूप में सगाई की अंगूठी पकड़े हुए है। अब आप अपने प्रिय मंगेतर को अंगूठी दे सकते हैं और होने वाली दुल्हन भी आपके प्रिय मंगेतर को अंगूठी दे सकती है। जब मेजबान भाषण दे रहा था, झांग हान ने धीरे से रिंग बॉक्स खोला। स्टाफ ने तुरंत कैमरे को रिंग की ओर घुमाया। सभी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अंगूठी हीरे की अंगूठी नहीं थी। ये क्रिस्टल जैसे पारदर्शी किनारों वाली अंगूठियों की एक जोड़ी थी। अनेक कुलीन स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं। क्या असाधारण अंगूठी है, मैंने पहले कभी ऐसी अंगूठी नहीं देखी। ये दुर्लभ सामग्रियों से बना होगा, है ना? ये हीरे की अंगूठी से भी बेहतर दिखती है। जब लेई तियानान ने मंच पर अंगूठी देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह कुछ बड़बड़ाने लगा। अंतरिक्ष वलय, सभी मार्शल आर्टिस्टों के हाव भाव थोड़े थोड़े बदल गए। अंतरिक्ष के छल्ले आम थे, लेकिन उनमें से अधिकांश चांदी के थे। अंतरिक्ष छल्लों को क्रिस्टल आकार में परिष्कृत करना बहुत कठिन था। जब उन्होंने झांग हान को देखा तो उनके चेहरे पर भाव गंभीर थे। ऐसा लगता था कि वे उसे बेहतर जानते थे, लेकिन वे ये कभी नहीं समझ पाए कि वह कितना मजबूत था। उनका तुरुप का इक्का हमेशा मायावी रहा। वह कई अन्य प्रसिद्ध गुरुओं से भिन्न थे क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के हस्ताक्षर थे। वे ताई ची, आज्ञा अन्य चीजों में निपुण थे, लेकिन जब झांग हान की बात आई तो वे केवल एक ही शब्द बोल सके। अप्रत्याशित। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना बहुत अच्छा था, और यदि वह शत्रु होता तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता। सबके सामने झांग हान ने जियान के बाएं हाथ की तीसरी उंगली पर अंगूठी डाल दी। अंगूठी बड़ी थी और जियान को लगा कि अगर उसने अपना हाथ थोड़ा हिलाया तो यह उसकी उंगली से फिसल जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंगूठी सिकुड़कर उसकी उंगली में पूरी तरह फिट हो जाएगी। झांग हान ने जियान का हाथ लिया और उस पर एक चुंबन छोड़ दिया। उसने धीरे से उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। जियान की खूबसूरत आंखें झपकी, फिर उसने अपनी अंगूठी भी ली और धीरे से झांग हान की बाईं अनामिका पर डाल दी। एक बार जब उन्होंने अंगूठियां पहन ली तो वे खुशी से मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहे। इस दौरान, मेरा क्या, पापा, मेरी अंगूठी कहाँ है? मिंग मैंग ने मुंह सिकोड़कर झांग हान की ओर देखा। झांग हान ने मिंग मैंग की ओर देखा और एक पल के लिए सोचा। क्योंकि मिंग मैंग अभी भी बढ़ रही है, आपके हाथ बड़े हो जाएंगे, इसलिए आप अंगूठी नहीं पहन सकेंगी। क्या वह सही है? अच्छा, तो फिर मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। क्या कोई और आश्चर्य है? क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? मिंग मैंग की आंखें उम्मीद से भरी थीं। एक पिता के रूप में जो अपनी बेटी से प्यार करता था, झांग हान ने उसे निराश नहीं किया, इसलिए उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बेशक, अपनी आंखें बंद करो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। मिंग मैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। झांग हान के दाहिने हाथ में फूलों का गुलदस्ता थोड़ा हिल गया, फिर अचानक एक छोटा कोरोला दिखाई दिया। कोरोला गुलाब की पंखुड़ियों से बना था और मिंग मैंग के सामने रखा गया था। झांग हान ने कहा, ठीक है, अब अपनी आंखें खोलो। मिंग मैंग ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और उत्साह से कहा, ओह, यह क्या है? यह एक कोरोला है, इसे पहनने से आप एक राजकुमारी की तरह दिखेंगी। झांग हान ने हंसते हुए कोरोला को मिंग मैंग के सिर पर रख दिया। मिंग मैंग ने ध्यान से उसे छुआ और संतुष्टि से मुस्कुराए। किनारे पर इंतजार करते हुए मेजबान ने फिर से बात करना शुरू कर दिया। वह आमतौर पर शादी की मेजबानी करने की अपनी दिनचर्या का पालन करता था, लेकिन उसने देखा कि इससे उनकी बातचीत में बाधा आ सकती है। आज उनका मिशन इस प्रकार था। उन्हें सगाई की पार्टी बहुत सावधानी से रखनी पड़ी। यदि वह ऐसा करता तो उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलती। यदि वह असफल हुआ तो उसकी कंपनी समाप्त हो गई। केवल एक मूर्ख ही बाद वाले को चुनेगा और वह मूर्ख नहीं था। इसलिए वह सावधान था और जल्दी में नहीं था। दर्शक धैर्यवान थे और वे सभी प्रमुख हस्तियां थे। उसे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये देखकर कि उनकी बात खत्म हो गई, मेजबान ने कहा, अब कृपया वांग मिंग और रोंग जियाक्सिन का स्वागत करें, वे श्री झांग के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर वांग मिंग और रोंग जियाक्सिन ने मंच पर कदम रखा। कुछ कारणों से श्री झांग के माता पिता उपस्थित नहीं हो सके। सुश्री रोंग जियाक्सिन एक आंटी के रूप में सगाई देखने के लिए श्री झांग के वरिष्ठ का प्रतिनिधित्व करती हैं। जी कबीले के दो वरिष्ठ भी यहाँ हैं, जी जियांगशान और वांग झानजोंग। आइए उनका स्वागत करें। जी जियांगशान और वांग झानजोंग भी मंच पर गए। एक नेता के रूप में जी जियांगशान ने सबसे पहले माइक्रोफोन पर कब्जा किया। उन्होंने दर्शकों के चारों ओर देखा और धीरे से कहा, अब हान जी कबीले का हिस्सा है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनका जीवन अच्छा है। परंपरा के अनुसार हान पहले ही दहेज के रूप में एक उदार उपहार दे चुका है। यह क्या है इसके बारे में मैं अधिक नहीं बताऊंगा। बदले में उपहार के रूप में आपको इस बैंक कार्ड पर 2 अरब युआन देना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। इसे केक पर आइसिंग के रूप में गिने। जी जियांगशान ने झांग हान को बैंक कार्ड सौंप दिया। धन्यवाद बूढ़े आदमी। झांग हान ने कार्ड ले लिया। झांग हान को पैसे की इतनी परवाह नहीं थी। हालांकि जी क्लैन ने एक व्यापारिक दिग्गज के रूप में उन्हें 2 बिलियन युआन दिए थे, जो काफी इशारा था। इससे दर्शकों में हलचल मच गई। चौक पर मौजूद लोगों ने कहा कि जी कबीला बेहद अमीर था, लेकिन वे यह नहीं समझते थे कि मार्शल आर्ट की दुनिया में पैसा एक संख्या से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर माइक्रोफोन वांग झानजोंग को सौंप दिया गया। ओह, वांग झानजोंग ने धीरे से खांसा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। वास्तव में मैं परिवार का निकटतम सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हान एक अच्छा और बहुत सक्षम युवक है। वह न तो अहंकारी है और न ही उतावला। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दूसरों की भावनाओं की परवाह करता है। मैं केवल यही कामना कर सकता हूं कि उनके बीच हमेशा का प्यार बना रहे और हम सभी जियान को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश हैं। हाँ, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं, मेजबान ने आगे कहा। उन्होंने जी कियांग और वांग मिंग को भाषण देने के लिए कहा, जिसके दौरान लोग तस्वीरें ले रहे थे। मिंग मैंग एक परिवार के रूप में पापा और मां के साथ तस्वीरें लेना चाहती थी। इसलिए जी कियांग और अन्य लोगों के बैठने के बाद परिवार ने कुछ तस्वीरें लीं। मिंग मैंग संतुष्ट थी। अब मैं घोषणा करता हूं कि झांग हान और जी यांग की सगाई की पार्टी शुरू हो रही है। मेजबान के जोर से यह कहने के बाद एक कुछ व्यंजन लाए गए। मिंग मैंग रोंग जियाक्सिन के पास बैठी और भोजन के कुछ टुकड़े लिए। जी कियांग का अनुसरण करते हुए झांग हान और जी यान ने मंच पर टोस्टों का दौर शुरू किया। जब प्रमुख लोग टोस्ट करने आए तो सभी मुस्कुराहट के साथ खड़े हो गए। अपनी सीटों पर वापस वे सभी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे।
गोल मेज बड़ी थी, इसलिए मिंग मैंग दूर से कुछ व्यंजनों तक नहीं पहुंच सकी। रोंग जियाक्सिन और जू जिन्यू मिंग मैंग के बाएं और दाएं बैठे थे। वे मिंग मैंग की थाली में भोजन डाल रहे थे, इसलिए छोटी लड़की को उच्चतम सेवा का आनंद मिला। फिर जब झांग हान और जी यान वापस आए तो वे एक तरफ चले गए। जब वे सभी बातें कर रहे थे तब सगाई चल रही थी। यान हान, परंपरा के अनुसार आप कल हमारे स्थान पर वापस जा सकते हैं। आज कैसल होटल में वह मंजिल जहां हम पिछली बार ठहरे थे वह सब आपकी है। आप दोपहर को वहां जा सकते हैं। जी कियांग ने जी यान की ओर देखा और अपना हाथ लहराया। वह थोड़ा उदास लग रहा था। जी यान ने अपने होंठ भींचे और वे सभी चुप हो गए। फिर मिंग मैंग ने ऊपर देखा और जी कियांग से पूछा, दादाजी क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? नन्ही राजकुमारी के बोलते ही वातावरण सजीव हो गया। जी कियांग मुस्कुराए, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, दादाजी आज नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, मिंग मैंग ने खुशी से कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी कियांग मौके पर स्तब्ध रह गए। पूफ, जी क्विंटियन ने जमीन पर चाय छिड़की। उसने आश्चर्य से जी कियांग की ओर देखा। ये लड़का अपनी पोती की नजर में कितना परेशान करने वाला है। मेज पर मौजूद जी जियांगशान और वांग झानजोंग भी दंग रह गए और उन्होंने जी कियांग को अजीब नजरों से देखा। उन सभी ने सोचा, क्या उसने मिंग मैंग को परेशान करने के लिए कुछ अक्षम्य किया है? लोग घूर रहे थे, इसलिए जी कियांग शर्मिंदा था। उसने मिंग मैंग की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, स्वीटी, क्या तुम दादाजी को नापसंद करती हो? मुझे आप पसंद हो। मिंग मैंग मासूम लग रही थी। तो फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि यह बहुत अच्छा है कि दादाजी नहीं जाते? जी कियांग ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, क्योंकि कल जब मैं पापा और माँ के साथ वापस आऊंगा तो दादाजी द्वारा बनाया गया अंडा टाट खा पाऊंगा। मिंग मैंग ने कहा और हंसी। छोटी बच्ची की बातों ने सभी को खूब हंसाया। हा हा हा। जी कियांग को राहत मिली जब उसने दूसरों की ओर देखा और गर्व से मुस्कुराया। देखना, कुछ ही दिनों में मेरी पोती को मेरा अंडा टाट पसंद आने लगा। वैसे माँ और पिताजी, हम कल हांगकांग वापस जाने की योजना बना रहे हैं। हम सुबह नाश्ते के बाद निकलेंगे। तुम्हें भी अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, जियान ने एक छोटा सा टुकड़ा लेने के बाद कहा। आप कल सुबह जा रहे हैं, क्या तुम कुछ दिन नहीं रुकोगे? डोंग लिंग ने रुककर पूछा। ठीक है, मिंग मैंग लगभग 4 साल की है। हम इस बार उसे किंडरगार्टन भेजने के बारे में पूछने जा रहे हैं। जी यान ने सिर हिलाया। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। मिंग मैंग लगभग 4 साल की है। सामुदायिक जीवन का अनुभव लेने के लिए अभी न तो बहुत जल्दी है और न ही बहुत देर हो चुकी है। डोंग लिंग समझ गया। फिर से किंडरगार्टन, वैसे भी मैं। मिंग मैंग ने अपने होंठ भींचे और कुछ बुदबुदाया। जी यान ने अनुमान लगाया कि छोटी लड़की कह रही थी, तो मैं पापा को अपने साथ किंडरगार्टन में आने के लिए कहूंगी। वह थोड़ी उदास थी और छोटी लड़की को किंडरगार्टन भेजने के लिए और अधिक दृढ़ हो गई। उनकी छोटी लड़की 2 महीने से अधिक समय तक झांग हान के साथ रही थी। उसने सोचा कि यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता। जी यान लड़की को किंडरगार्टन भेजने के लिए भी अनिच्छुक थी, लेकिन जब लड़की की शिक्षा की बात आती थी तो वह हमेशा एक सख्त माता पिता रही थी। भले ही लड़कियां युवावस्था में लड़कों की तुलना में अधिक आज्ञाकारी थी, जियान को झांग हान के अतीत और मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकत के बारे में पता था, इसलिए उसने महसूस किया कि मिंग मैन के लिए सामान्य जीवन जीना और झांग से पहले कुछ सामान्य ज्ञान सीखना बेहतर था। हान ने अपनी बेटी को मार्शल आर्ट का अभ्यास करना या संबंधित ज्ञान सीखना सिखाया। अच्छा, तुम्हारे पिता और मैं शाम को सामान पैक कर लेंगे, जू जिन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कब तक चले जाओगे? यहाँ की चीजों के बारे में क्या? जी क्विंटियन ने जी की आंख से पूछा। जिन परियोजनाओं पर हमने पहले चर्चा की है वे आगे बढ़ सकती हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। शुरुआती दौर में मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं हांगकांग में कुछ दिनों की छुट्टी लूंगा। यदि चेयरमैन लियू के पास समय है तो हम कुछ अच्छी परियोजनाओं पर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। जी कियांग ने मुस्कुराते हुए लियू क्विंगफेंग की ओर देखा। ओह, यह महान है, यही हमें चाहिए। बड़े भाई जी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया पूछने में संकोच न करें। लियू किंगफेंग हंसे। अच्छा, युवा पीढ़ी, जी फैंग और अन्य अगली कुछ परियोजनाओं में इसे आजमा सकते हैं, जी क्विंगटिन ने कहा। पारिवारिक नियम समाप्त हो गए। अब जी कबीला कुछ योग्य युवकों को तैयार करने का प्रयास कर रहा था। जाहिर है, जी फैंग उत्कृष्ट थे। जी फैंग एक तरफ बैठे ने उन्हें सुना और उत्साहित हो गए। यह उनके लिए कुछ हासिल करने का मौका था। उन्होंने झांग हान को अधिक सम्मान और पूजा की दृष्टि से देखा। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत है तो वह नियम बदल सकता है। पार्टी गर्म थी, जबकि आमंत्रित स्थानीय गायक गा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। पार्टी 2 बजे तक चली, फिर मेहमान जाने लगे। लियू क्विंगफेंग, तांग जियाए और अन्य लोग दोपहर में हांगकांग लौट रहे थे। जाने से पहले रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन लियू ने झांग हान और जी यान को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी यान, यह आपके लिए एक अच्छा दिन है। मेरे पास भी अच्छी खबर है। आपके एल्बम एटर्नल की बिक्री 700,000 से अधिक हो गई है। अभी आधा दिन बाकी है। पहले दिन की बिक्री की मात्रा निश्चित रूप से 10 लाख से अधिक होगी। अनुमान है कि यह 1.1 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। बधाई हो। धन्यवाद, जी यान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खुश थी। उसने महसूस किया कि वह बहुत भाग्यशाली थी कि उसकी सगाई उसी दिन हुई और उसने अपने करियर में प्रगति की। लोग एक के बाद एक चले गए, केवल जी कबीले के लोग, वांग परिवार और झाओ फैंग ही रह गए। आगे बढ़ो, जी की आंख मुस्कुराए और झांग हान की पीठ थपथपाते हुए कहा, आपकी शक्ति के बावजूद मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन अगर तुम जी यान का ख्याल नहीं रखोगे तो मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं जी यान को थोड़ा भी अन्याय सहने नहीं दूंगा। झांग हान ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। अब छोड़ दें, जी की आंख मुस्कुराया। माँ और पिताजी, हम कल सुबह वापस आएंगे, जी यान ने नीचे देखा और कहा। ठीक है, हम कल आपके लिए नाश्ता तैयार करेंगे, जू जिन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हम जा रहे हैं, दादाजी और दादी, मिलते हैं। मिंग मैंग ने भीड़ की ओर अपना छोटा हाथ लहराया। फिर वे मर्सिडीज बेंज में बैठे और धीरे धीरे रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा में कैसल होटल की ओर चले गए। जाती हुई कारों को देखकर जी की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, क्योंकि वह थोड़ा उदास था। उसने गहरी आह भरी और उसे एक जटिल अनुभूति हुई। कार में जी यान जी की भावनाओं को जानती थी, इसलिए वह थोड़ी परेशान भी थी। सौभाग्य से उनकी बेटी कार में एक प्रसन्न योगिनी की तरह थी।
मिंग मैंग ने एक गाना गुनगुनाया और अपनी बाहें लहराईं, फिर बुदबुदाया, हम फिर से मनोरंजन पार्क जा रहे हैं, पापा, माँ। मैं वाटर पार्क और लंबी स्लाइड देखना चाहता हूँ। क्या हम बाद में खेलेंगे? ठीक है, हम बाद में खेलेंगे। झांग हान मुस्कुराया। इसलिए वे कार से बाहर निकले और अंधेरा होने तक वाटर पार्क में खेलने चले गए। शाम को उन्होंने प्रिंसेस स्वीट में आराम किया। रोंग जियाक्सन, झांग ली, जोऊफी और अन्य लोगों ने जोड़े को अकेला छोड़ दिया। झांग ली, झाओ फैंग, जोऊफी और अन्य लोग ताश खेलने के लिए एक कमरे में एकत्र हुए। झांग हान और जियान 10 बजे तक मिंग मैंग के साथ बिस्तर पर रहे, फिर वे सभी सो गए। अगले दिन की सुबह वे उठे और 7 बजे जी कबीले में लौट आए। नाश्ते के बाद वे अपना अपना सामान लेकर हेलीकॉप्टर से लॉन में चले गए। मंच पर जब जी कबीले की 3 पीढ़ियां बाहर आईं और हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा तो उनमें मिश्रित भावनाएं थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियान उनके परिवार में इतना उत्कृष्ट पति ला सकेगी। यह एक सपने जैसा एहसास था, लेकिन वे सभी जानते थे कि जी कबीला अपने चरम पर वापस आ जाएगा, जैसा कि वे 100 साल पहले थे। हेलीकॉप्टर ने अभी उड़ान भरी। हांगकांग में ली कबीले के मनों के सामने एक काली मर्सिडीज बेंजी क्लास गेट पर रुकी। बैंग बैंग बैंग, कार से 4 लोग उतरे। चपटे बालों वाला लगभग 50 वर्षीय एक तेज तर्रार आदमी यात्री सीट से बाहर आया। उसकी आंखें थोड़ी मैली लग रही थीं, मानो वे किसी सुरक्षात्मक रंग से ढकी हुई हों। कार से 30 साल के 3 युवक भी बाहर थे। ड्राइवर प्रोटेक्टर डू था, जो स्वर्गीय अमृत संप्रदाय का शिष्य था, जो एक बार न्यू मून पर्वत पर गया था। बुजुर्ग जू, क्या आप ग्रैंड मास्टर ली को जानते हैं? रक्षक डू ने विनम्र गार्ड की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा। बुजुर्ग जू ने उस पर ठंडी नजर डाली और कराहने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया। रक्षक डू ने उसे एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। जब उन्होंने एल्डर जू को फोन किया तो उन्हें फोन पर असंतोष महसूस हुआ। जाहिर है, एल्डर जू नाराज थे कि उन्होंने मिशन पूरा नहीं किया। उसने उन्हें डांटा और कहा कि उसे समझ नहीं आता कि वे भट्टी को सीधे वापस क्यों नहीं ले जा सकते। स्वर्गीय अमृत संप्रदाय में किसी ने भी इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। और स्थिति बदल गई थी। जब एल्डर जू व्याख्यान दे रहे थे तो रक्षक डू ने कुछ नहीं कहा। वे सभी जानते थे कि एल्डर जू का स्वभाव बुरा था। जब वह ली परिवार में पहुंचे तो प्रोटेक्टर डू ने सवाल पूछा। उसे दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर 2 शक्तिशाली आत्मिक जानवर थे, जिस पर बड़े जू ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने काम पूरा नहीं किया। वैसे भी एल्डर जू बहुत नकचढ़े थे। एल्डर जू की ठंडी कराह सुनकर रक्षक डू ने और अधिक पूछने की हिम्मत नहीं की। उनके पीछे के 2 लोग भी पीछे हट गए। यदि बुजुर्ग जू क्रोधित हो जाते तो वे अपने ही शिष्यों को दंडित करते। वे पूरे समय ली के नौकरों के मार्गदर्शन में मुख्य निवास पर गए। अंदर 8 आदमी थे, ली परिवार के सभी मुख्य सदस्य। उनमें से पैट्रियार्क ली उठे और झुके। आपका स्वागत है एल्डर जू, एक सीट ले कृपया। बुजुर्ग जू के ठंडे चेहरे पर अब मुस्कान दिखाई दी। पितृसत्ता को सिर हिलाने के बाद उन्होंने सम्मान की सीट पर बैठे ली झान की ओर देखा, फिर झुककर कहा, वरिष्ठ भाई ली, मैंने एक बार कहा था कि मुझे सीनियर मत कहो। हम किबू संप्रदाय से नहीं हैं, बस मुझे भाई ली कहकर बुलाएं। ली झान ने हाथ हिलाकर कहा। ठीक है, भाई ली। बुजुर्ग जू ने ऐसी मुस्कान दिखाई जिसे केवल वे दोनों ही समझ पाए। वे उत्तर पश्चिमी डॉन में किबू संप्रदाय से आए थे। लैंडलिंग मंडप के साथ लड़ाई के दौरान वे कुछ प्राकृतिक कीमती सामग्रियों के साथ सामान्य लोगों में छिपकर चले गए। 2 साल बाद उन्होंने सुना कि किबू संप्रदाय नष्ट हो गया। उन्हें कोई नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से सामने आने का साहस किया। मेरे लोग अक्षम थे, मुझे खुद यहाँ आना होगा और जाना होगा। बुजुर्ग जूली झान के पास बैठे और मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है, लेई त्यानान ने गलत काम किया। उसने 5 तत्वों की भट्टी छीन ली और दूसरे व्यक्ति को उधार दे दी। मुझे निर्देशक के पद पर बैठने की उनकी क्षमता पर कुछ संदेह है। लीजान ने अपना सिर हिलाया और लेई त्यानान के प्रति अवमानना दिखाई। लेई त्यानान हांगकांग के शीर्ष मार्शल कलाकारों की सूची में 11वें स्थान पर थे, इसलिए वह अच्छे थे। हालांकि ली झान सूची में 3रे स्थान पर थीं। शुरुआती वर्षों में एक के बाद एक भयंकर संघर्षों ने रैंकिंग तय की। लेई त्यानान निर्देशक की स्थिति में बहुत सहज हो सकते हैं। बुजुर्ग जू की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने कहा, क्या उन्हें लगता है कि क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोगों में से एक है, इसलिए वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे? हाल के वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कई निदेशक चले गए हैं। मैंने कुछ साल पहले उनके सामने 5 तत्वों वाली भट्टी बदलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। अब उसने इसे सीधे दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। क्या वह मुझे नीची दृष्टि से देखता है? उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हॉल में माहौल गर्मा गया। पैट्रियार्क ली और ली परिवार के वरिष्ठ जन दोनों चिंतित थे क्योंकि वे एल्डर जू के गुस्से को महसूस कर सकते थे। सौभाग्य से उसने गुरगुराहट के बाद कुछ नहीं किया, लेकिन वे जानते थे कि एल्डर जू शांत नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि उसके हाव भाव से मौत का आभास हो रहा था। क्या आप जानते हैं कि उसने भट्टी किसे उधार दी थी? लीजान ने एल्डर जू की ओर देखा और पूछा। बुजुर्ग जू ने उत्तर दिया, उसने इसे हांगकांग के प्रसिद्ध झांग हानयान को उधार दिया था। क्या उसे फिर से? पैट्रियार्क ली ने चिल्लाकर कहा। एल्डर जू को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने सीधा चेहरा रखा और कहा, वह झांग हानयान बेहद घमंडी है। मैंने किसी को मेरे बेटे के टूटे हुए पैर के बारे में उचित स्पष्टीकरण मांगने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो ली परिवार के नेता खुद आ सकते हैं। उन्होंने हमारे परिवार के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। लीजान अचानक हंसे और अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में अपनी उपलब्धि से बदल गया था। हांगकांग में एक नवागंतुक के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए कुछ क्रूर तरीकों का उपयोग करना पूरी तरह से भ्रमपूर्ण था। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकता। जाहिर है, ली झान खुद को कुछ लोगों में से एक मानते थे। अब वह अप्रसन्न लग रहा था। उनका रवैया पहले अस्पष्ट था, परंतु उन्होंने जो कहा वह सुना और मन में रखा। ली झान का इरादा स्थिति को बदलने का था। हालांकि वह ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज पर थे, इसलिए झांग हानयान भी थे। उसने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी थोड़ा अप्रत्याशित था और वह सफलता के प्रति बिल्कुल आश्वस्त नहीं था। वह अपने साथ लड़ने के लिए हांगकांग के शीर्ष मार्शल कलाकारों की सूची में से 2 लोगों को ढूंढ सकता था, लेकिन ग्रैंड मास्टर मध्य चरण में वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। उसने सोचा कि यह इसके लायक नहीं है। अब एल्डर जू की मदद से उसे पूरा भरोसा हो गया था। हालांकि एल्डर जू और हेकिंगटियन दोनों ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज की ताकत के करीब थे, एल्डर जू के पास एक गुप्त तरीका था जो लड़ाई में उस चरण में उनकी वास्तविक ताकत में सुधार कर सकता था। ली झान की राय में ये दोनों निश्चित रूप से झांग हानयान को हरा देंगे।
अब उसने अपने शत्रु को मारने का मन बना लिया था। इस बार मैं यहाँ सिर्फ लेई तियानान को मुझे 5 तत्वों की भट्टी देने के लिए मजबूर करने के लिए आया था। भट्टी के खजाने दुर्लभ हैं, इसलिए 5 तत्वों वाली भट्टी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके और झांग हानयान के बीच मनमुटाव होगा। उस स्थिति में आइए सीधे न्यू मून पर्वत पर जाएं और 5 तत्वों की भट्टी लें। अगर लेई तियानान और झांग हानयान को कोई समस्या है तो हम उनसे निपटेंगे। बुजुर्ग जू ने व्यंग्य से कहा। लीजान ने तिरछी नजर से देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। ऐसा लगता है कि हांगकांग में बहुत से लोग मेरे अस्तित्व के बारे में भूल गए हैं। ऐसे में उन्हें ये याद दिलाने का समय आ गया है कि हांगकांग का नेता कौन है। लीजान के ये शब्द कहने के बाद पैट्रियार्क ली और अन्य लोग उससे बेहद हैरान और आश्चर्यचकित हुए। उनके परिवार के नेता ने इसमें शामिल होने का फैसला किया, इसलिए हांगकांग में एक और तूफान आ रहा था। ली परिवार निश्चित रूप से हांगकांग में प्रसिद्धि हासिल करेगा। इस बीच हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लेई तियानान के कार्यालय में ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। अंदर आओ। लेई तियानान सोफे पर बैठी और कुछ दस्तावेजों को देखते हुए उत्तर दिया। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वह प्रोटेक्टर लिंक था। उन्होंने लेई तियानान को प्रणाम किया और कहा, निर्देशक लेई, मैंने अभी सुना है कि स्वर्गीय अमृत संप्रदाय के एल्डर जू हांगकांग में है। वह 5 तत्वों की भट्टी के लिए आए होंगे। संभवतः ग्रैंड मास्टर ली से मिलने के लिए प्रोटेक्टर डू द्वारा उन्हें सीधे ली कबीले के मनों में ले जाया गया था। वह ली झान से मिलने गया था। लेई तियानान बड़बड़ाया। अचानक उसने प्रोटेक्टर लेन की ओर देखा और कहा, अब माउंट न्यू मून पर जाओ। इसे भूल जाओ, मैं स्वयं चला जाऊंगा। अच्छा, तुम वहां क्यों जा रहे हो? रक्षक लेंग ने हैरानी से पूछा। 5 तत्वों की भट्टी न्यू मून पर्वत पर है। झांग हान और ली परिवार के बीच कुछ समय पहले थोड़ा मनमुटाव हुआ था। चूंकि एल्डर जू ली झान को खोजने गए थे, वे सीधे 5 तत्वों की भट्टी लेने जा सकते थे। यदि ली झान 5 तत्वों की भट्टी को बलपूर्वक ले लेता है तो पहाड़ पर मौजूद वे 2 आध्यात्मिक जानवर निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेई तियानान ने भौहें चढ़ा दी और जल्दी से बाहर चली गईं। लेई तियानान लंबे समय से उन 2 जानवरों को चाहता था और वह नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो। उन्होंने खतरे को भांप लिया था और उम्मीद जताई थी कि पहले ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। उसने कुछ देर सोचा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। वह पहले 5 तत्वों की भट्टी वापस लेगा और फिर एल्डर जू के पास जाएगा। पंचतत्व भट्टी का स्वामित्व वे बाद में तय कर सकते थे। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रक्षक लेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने जल्दी से उसका पीछा किया। वे जल्दी से नीचे गए और एक काली हवा में बैठ गए। जब वे न्यू मून बे की ओर जा रहे थे, एक लंबी सफेद बेंटले धीरे धीरे माउंट न्यू मून के तल पर रुक गई। अमावस्या पर्वत पर दहेई और छोटी हेई जंगल से बाहर आए। हिक दहेई को हिचकी आई, फिर वह मछली के तालाब में गई और चुल्लू भर पानी उठा लिया। गुरगल गुरगल कुछ घूंट पीने के बाद उसने गरारा किया और पानी उगल दिया। छोटी हेई ने भी थोड़ा पानी पिया। भोजन के बाद थोड़ा स्प्रिट पानी पीने से उनका जीवन बेहतर हो गया। अचानक छोटी हेई ने पहाड़ की चोटी पर एक तरफ देखा और पूरी तरह से सतर्क थी, धीमी आवाज में चिल्ला रही थी। बड़ा दहेई भ्रमित हो गया और उसने अपना सिर खुजलाया। क्या चल रहा है? छोटी हेई चिल्लाई और आगे भागी। अब दाहेई को समझ आया। दाहेई जानता था कि लिटिल हेई व्यक्त कर रहा था, हमारा एक दुश्मन है। एक पल में दहेई भयंकर लग रहा था, 4 पैरों से पहाड़ की चोटी तक दौड़ रहा था। पालतू क्षेत्र के कुत्ते बेचैन होने लगे और भौंकने लगे। कुछ ही देर में दाहेई और लिटिल हेई पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, फिर उन्होंने चारों ओर देखा और देखा कि 2 बूढ़े आदमी पास आ रहे थे। वे लापरवाही से चले, लेकिन छोटी हेई होशियार थी और उसे उनसे शीतलता का एहसास हुआ। छोटी हेई और दहेई आगे बढ़ते रहे। आदमियों और जानवरों के बीच की दूरी 20 मीटर से भी कम थी। बुजुर्ग जू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, ओह, क्या ये 2 स्वर्ग चरण के जानवर हैं? इतना खराब भी नहीं। पर्वत की रक्षा के लिए उन्हें 2 आत्मिक जानवर मिले। उनके पास 2 आत्मिक जानवर पाने की क्षमता है। लीजान ने हल्के से मुस्कुराया और दाहेई और लिटिल हेई की ओर देखा। उसने कहा, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलना चाहोगी? दहेई और लिटिल हेई ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वे अभी भी उन्हें सावधानी से देखते रहे। बुजुर्ग जू की नजर थंडर यांग पेड़ के नीचे 5 तत्वों की भट्टी पर टिकी थी, फिर उसने आंखें सिकोड़ लीं। मुझे पहले 5 तत्वों की भट्टी लेनी चाहिए। जैसे ही वह बोला, वह उधर चलने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह करीब आ पाता, हुश, एक आकृति ने 10 मीटर की दूरी पार कर ली। ये लिटिल हेई ही थी जिसने सीधे उसका रास्ता रोका और उसे घूरकर देखा। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर की ताकत वाले इस ग्रैंड मास्टर का सामना करने पर भी उसने हार नहीं मानी। उसके मन में यह उसके स्वामी का क्षेत्र था और उसका जन्म इसकी रक्षा के लिए हुआ था। बुजुर्ग जू ने क्रोधित होकर आत्मिक जानवर की उपेक्षा की। स्वर्गीय अमृत संप्रदाय में कुछ आत्मिक जानवर थे जो उसके लिए कुछ खास नहीं थे और वह उन्हें पसंद भी नहीं करता था। हा। लीजान अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ 2 कदम आगे बढ़े। उसने फिर कहा, आखिरी मौका है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? दहेई ने दहाड़ लगाई, यह एक इनकार था। आप काफी वफादार हैं, अफसोस की बात है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। लीजान ने आह भरी, उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। एक प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे उसकी हथेली में एकत्रित हो गई। लीजान के सामने दाहाई और लील हे दोनों को लगा कि उन्हें छीना जा रहा है, जो भयानक था। भले ही वे स्वर्ग स्तर पर मानवीय सम्मान रखते हों, वे विरोध करने में असमर्थ नहीं हो सकते। लेकिन वे एक विश्वास की रक्षा कर रहे थे। दहाई ने दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत जमीन पर एक कदम रखी और 13 इंच के 4 टुकड़े के निशान बनाए। उसी समय वह हवा में उछला और ली झान की दिशा में अपनी विशाल कम्युनिस्ट बन गई। सीधा के बाद ये 2.5 मीटर की पवेलियन तक पहुंच सका और भयंकर दृश्य लगा। यह अफसोस की बात है कि इसके सामने खड़े व्यक्ति लीजान थे, जो हांगकांग के मार्शल कलाकारों की सूची में 3रे स्थान पर थे। आपका साहसिक प्रयास है। लीजान ने अपना सिर हिलाया और दाहिनी को अपने बाएं हाथ से मारा। दहाई के आगे प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार जलते हुए 2 मीटर की मूर्ति के निशान में बदल दिया गया। इतने ही विशालकाय महल ने दहेई को बगल से मारा। थप्पड़। दहाई के लिए कोई प्रतिक्रिया समय नहीं था। विशाल ताड़ का निशान एक पल में उसके शरीर पर गिर गया और भीषण टक्कर से एक तेज तेज आवाज पैदा हुई। दहेई का विशाल शरीर किनारे से गिर गया और अनगिनत फूलों को कुचलते हुए 10 मीटर से अधिक गिरा दिया गया। वाह वाह वाह।
दहेई खून से लथपथ था और दर्द से कराह रहा था। इसके शरीर के दाहिनी ओर के बाल झुलसे हुए थे और खून की लगातार धारा बह रही थी। ओह, आपकी त्वचा बहुत कड़ी है। लीन झान ने दहेई को आश्चर्य से देखा, जो अब तक का पहला अनुभव था जो उसके बनिंग क्लाउड पाम की चपेट में आया था और जीवित था। यहाँ तक कि पास के बुजुर्ग जू ने भी दहेई को विश्वास से देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बनिंग क्लाउड पाम में बड़े मार्शल भाई की उपलब्धि लगभग चरम पर है और आप एक दृश्यमान समानता को गले लगाने के लिए कहते हैं अदृश्य शक्ति का उपयोग भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अदृश्य शक्ति से लोगों को सलाह लेने के लिए आपको साधारण स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगता है। ली जेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। दरअसल बनिंग क्लाउड पाम का अंतिम छिपा हुआ कार्ड नहीं था। उनके छोटे मार्शल भाई के बारे में कभी नहीं सोचा जा सका कि वह कितने ताकतवर थे। अचानक हंसना, चपटा करना, चपटा करना। अचानक एक कालातीत बिजली की चमक की तरह ली जान रेसिंग पैड पर। ये लिल है था। ली जान को ठंड लगने और स्थिर भाव से घूमते हुए लील ही ने अपने नुकीले दांतों को काटने के लिए अपना मुंह खोला और ली जान के गले पर झपट्टा मारा। हा हा हा। बुजुर्ग जू ने अनाप शनाप मजाक किया, अपनी हथेली हिलाई और शांति से बुदबुदाया, बबली भाई, मैं आपको नवनिर्मित थंडर शक्तिशाली कारीगर हूँ। इसके साथ एल्डर जू ने अपने हाथों से एक घेरा बनाया, अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को प्रशिक्षित किया और फिर आगे की ओर थपथपाया। उनकी गोलियों से 2 छोटे काले बवंडर निकले, जो 2 मीटर आगे बढ़े और एक साथ मिलकर एक छोटे बवंडर का रूप ले गए। 5 मीटर और आगे बढ़ने के बाद बिजली की रोशनी चमकने लगी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में हालांकि लिटिल हेई की गति बहुत तेज थी, लेकिन उसकी ताकत इतनी कमजोर थी कि उसके सामने लीजान का बचाव करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हमलावर को तिरस्कारपूर्वक देखते हुए लीजान ने अपनी उंगलियां बढ़ाईं और उन्हें थोड़ा हिलाया। इस पल जब एल्डर जू का थंडर ट्विस्टर बिजली की तरह बगल से आया, तो लिटिल हेई ने तुरंत इसका पता लगा लिया और चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसकी सोचने की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। स्लैम! थंडर ट्विस्टर ने लिटिल हेई को मारा और उसे किनारे कर दिया। लिटिल हेई ने लॉन के एक बड़े क्षेत्र को घुमाया और अंततः 30 मीटर दूर रुक गया। ओह वो! छोटी हेई का दाहिना पिछला पैर एक अजीब कोण पर झुक रहा था, लेकिन वह अभी भी डगमगाता हुआ खड़ा था। इसकी आंखों में अभिव्यक्ति अभी भी दृढ़ और ठंडी थी। अपनी सारी बची हुई ताकत इकट्ठा करके वह फिर से ली जान पर टूट पड़ा। हा, बड़े भाई, मैं तुम्हें एक और कौशल दिखाऊंगा, वाटर लॉर्ड्स, बड़े जू ने शांति से कहा और फिर अचानक लिटिल हेई की ओर दौड़ पड़े। 20 मीटर की दूरी पर बुजुर्ग जू ने अपने हाथों को आगे की ओर लहराया, जो तेज पंजे में बदल गया लग रहा था। अचानक एक पारभासी पानी का पर्दा कमल में इकट्ठा हो गया और लिटिल हेई पर हमला करने लगा। इस समय छोटी हेई धीमी आवाज में गुर्राने लगी। अपना मुंह खोलकर छोटी हेई ने जल कमल में एक छेद बनाया। बुजुर्ग जू ने भौहें सिकोड़ ली और कास्टिंग का इशारा किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। एक पल में शेष 70% कमल बर्फ के कांटे में बदल गया, जिसने अचानक लिटिल हेई के शरीर को छेद दिया। फटती आवाज के साथ जैसे ही लिटिल हेई वापस गिरी, बड़ी मात्रा में खून बह गया। रुकने से पहले वह लॉन पर 20 मीटर से अधिक दूरी तक दौड़ता रहा और लॉन पर छोड़ा गया खून चौंका देने वाला था। एल्डर मार्शल ब्रदर, मैंने ये चाल कीमिया की प्रक्रिया में बनाई है। आप इसकी शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? बुजुर्ग जू धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर चले गए और 5 तत्वों की भट्टी को प्रकाश की परत से ढक दिया। फिर 5 तत्वों वाली भट्टी को उसकी ओर खींच लिया गया और उसकी स्पेस रिंग में संग्रहित कर दिया गया। जब वह वापस आया तो उसने मुस्कुराते हुए ली जान से उपरोक्त प्रश्न पूछे। अभी तो इतना, आप हेवन स्टेज स्पिरिट जानवर को एक हमले से भी नहीं मार सकते। देखो, वे फिर से खड़े हो रहे हैं। ली जान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और दाही और लिटिल हेई को बहुत आगे नहीं जाने का इशारा किया। इस समय दहेई का लकवाग्रस्त शरीर ठीक होना शुरू हो गया था। हालांकि यह अभी भी जलन के दर्द से पीड़ित था, फिर भी यह फिर से हिल सकता था। छोटी हेई की हालत बदतर थी, लेकिन वह अभी भी कांपते हुए खड़ा था और ठंडी और दृढ़ आंखों से ली जान को घूरता रहा। ओह वो! दहेई गुस्से से दहाड़ते हुए ली जान पर झपटा। हालांकि लिटिल हेई का पैर टूट गया था, फिर भी वह दहेई से बहुत तेज थी। ये देखकर ली जान ने व्यंग्य किया। वह अब उनके साथ खेलने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और उन्हें एक चाल से मारने का फैसला किया। इस पल एल्डर जू ने उसे रोका और उच्च उत्साह में कहा, 1 मिनट रुकें एल्डर मार्शल ब्रदर। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कई नई चालें हैं और आशा है कि आपकी टिप्पणियां प्राप्त होंगी। ये सुनकर ली जान रुक गए और एल्डर जू को कुछ कदम आगे बढ़ते हुए और इशारा करते हुए देखा। इस चाल को इनविजिबल पियर्सिंग कहा जाता है और ये दुश्मनों को चुपचाप मारने पर केंद्रित है। बुजुर्ग जू ने एक चाल चली। दाही और लिटिल हेई नए घावों के साथ पीटे गए और फिर से हवा में उड़ गए, जिससे सामने के पहाड़ पर लॉन और फूलों का समुद्र अस्त व्यस्त हो गया। इस कदम को एविल चॉप कहा जाता है, जो रहस्य की विशेषता है। इस चाल को शैडो लेस एक्स कहा जाता है, जो सामूहिक विनाश की विशेषता है। इतने बड़े राक्षस से निपटने के लिए यह उपयुक्त है। ये कदम अगले मिनट में एल्डर जू ने कुल मिलाकर 7 या 8 चालें चली और हर कदम लॉन पर खून का एक नया निशान छोड़ देगा। जब छठी चाल की बात आई तो लिटिल हेई ने हिलने डुलने की क्षमता खो दी थी और उठ नहीं पा रही थी। जहां तक रक्षा क्षमता का सवाल है, दाही लिटिल हेई से बेहतर था। हालांकि उसके शरीर पर कई खून बहने वाले घाव थे, दहेई बार बार खड़ा होता रहा और बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मनों पर टूट पड़ा। 7वीं चाल, 8वीं चाल, दाही ने अकेले ही हमलों का विरोध किया। आखिरकार वह लिटिल हेई के सामने गिर गया, अभी भी अपनी भुजाओं से उसके शरीर को सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और वह जल्द ही ऊबड़-खाबड़ जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गया। चालों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। एल्डर मार्शल ब्रदर, चलो वापस चलते हैं। बुजुर्ग जू ने दहेई और लिटिल हेई पर एक नजर डाली। उसे लगा कि उनकी सांसें कमजोर हो रही हैं। उनके जाने के बाद दोनों राक्षस जल्द ही मर जाएंगे। इस पल हालांकि ली जान ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हालांकि आपने बहुत सारी चालें आजमाई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। आइए मैं आपको अपना एक अनोखा कौशल फ्लेम ड्रैगन चॉप दिखाता हूं, जो भूमिगत नस में रहने वाले एक ड्रैगन की आत्मा को अवशोषित करने के बाद बनाया गया था। मैं उन्हें चाल की 30% शक्ति से मार डालूंगा। जैसे ही ली जान की बात खत्म हुई, उसकी आंखों में एक सुनहरे ड्रैगन की छाया चमक उठी। उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति एक लहर की तरह बाहर निकल पड़ी। अगले ही पल उसके हाथ में एक हथेली के आकार की ड्रैगन छाया दिखाई दी। ड्रैगन की छाया बिजली की तरह आगे बढ़ी। 5 मीटर आगे बढ़ने के बाद ड्रैगन की छाया लगातार बढ़ती गई और साथ ही वह फ्लेम ड्रैगन की तरह जलने लगा। हालांकि आग ड्रैगन की छाया का हिस्सा लग रही थी, लेकिन इसकी घातकता वास्तविक आग से अधिक आश्चर्यजनक थी। दाही और लिटिल हेई दोनों ने भयानक संकट महसूस किया।
दाही गुस्से से भर गया और अपनी ताकत की आखिरी बूंद इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करने लगा और उठ खड़ा हुआ। हालांकि दही किनारे की ओर भाग सकता था, लेकिन लिटिल ही को, जो बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था और निकट आ रहे फ्लेम ड्रैगन को देखते हुए, दही दृढ़तापूर्वक लिटिल ही के सामने की ओर दौड़ा और हमले को रोकने की कोशिश की। ओह वो आखिरी गर्जना माउंट न्यू मून से होकर गुजरी। फ्लेम ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत से दही पर हमला किया, जिससे दही को गंभीर रूप से चोट पहुंची और यहां तक कि उसकी छाती, सिर और अंगों की मांसपेशियां भी उजागर हो गईं। ओह स्लैम! दाही का विशाल शरीर सीधे लिटिल ही के सामने गिर गया। दो सुप्रसिद्ध हेही शक्तियां मर रही थीं, अभी भी जिंदा। ली जान ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अप्रत्याशित रूप से फ्लेम ड्रैगन चॉप की 30% ऊर्जा उन्हें नहीं मार सकी। उनकी रक्षा अद्भुत है, बुजुर्ग जू ने आश्चर्य से कहा। ठीक है, चलते हैं। ली जान ने सूंघा और पहाड़ से नीचे की ओर जाने लगा। दाही और लिटिल ही के पास से गुजरते समय उसने उन्हें बिना सिर घुमाए एक जलता हुआ बादल ताड़ दिया। दाही और लिटिल ही को मारने के उद्देश्य से विशाल ताड़ का निशान आकाश से नीचे आया। उन दोनों ने अपने मालिक, परिचारिका और पहाड़ पर खेलते छोटे मालिक की छवियों को याद करते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। शायद वे अब पहाड़ पर नजर नहीं आएंगे। ओह ओह, वे हस्तरेखा के गिरने की प्रतीक्षा करते हुए कमजोर होकर रोते रहे। इस पल खड़खड़ाहट। अचानक ऊर्जा का एक झटका कहीं से आया, जलते हुए बादल पाम को उसके रास्ते से दूर फेंक दिया और उसके साथ जमीन पर गिर गया। धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए और हर जगह पत्थर बिखर गए। ली जान ने भौहें चढ़ा लीं और अपनी निगाहें दाहिनी ओर घुमा लीं। लेई त्यानान। उन्होंने ऊर्जा की दिशा में देखा और लेई त्यानान को बेहद तेज गति से उनकी ओर भागते हुए पाया। मरते हुए दाही और लिटिल ही को देखकर लेई त्यानान इतना क्रोधित था कि वह अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जैसा कि उसे डर था, हालांकि वह घर से जल्दी निकल गया, फिर भी वह बहुत देर से आया। ग्रैंड मास्टर ली, एल्डर जू, क्या आप बहुत दूर चले गए हैं? लेई त्यानान ने उनकी ओर घूर कर देखा। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? लीजान ने अचानक अपनी आंखें खोली, अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति फिर से इकट्ठी की और समस्या को हल करने के लिए बल प्रयोग करने के लिए तैयार थे। लेई त्यानान का चेहरा बदल गया। उसे एहसास हुआ कि गुस्से के कारण वह लगभग अपना दिमाग खो चुका था। यदि ली जान और एल्डर जू ने एक ही समय में उस पर हमला किया, तो वह शायद यहीं मर जाएगा। हताशा और असहायता में उन्होंने कहा, ग्रैंड मास्टर ली, एल्डर जू, हम 5 तत्वों की भट्टी के लिए शर्तों पर बातचीत कर सकते थे और आप इसे शांति से ले जा सकते थे। आपको 2 आत्मिक जानवरों को क्यों मारना चाहिए? यह अनुचित है। वे सिर्फ 2 जानवर हैं, ली जान ने व्यंग्य करते हुए कहा। यहाँ तक कि अगर झांग हान्यांग यहाँ होते तो भी मैं उन्हें उनके सामने मार डालूंगा। और आप, लेई त्यानान, जब झांग हान्यांग के अधीनस्थ ने मेरे परिवार के सदस्यों को धमकाया तो आप इससे दूर क्यों रहे? यदि आप मुझे इसके लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो मैं आपको निदेशक के पद से गायब कर दूंगा। लेई त्यानान गुस्से में थे और उनकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग जू, जिन्हें 5 तत्वों की भट्टी मिली थी और अब अच्छे मूड में थे, लेई त्यानान से लड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सुझाव दिया, वैसे आपको स्वर्गीय अमृत संप्रदाय को समझाना होगा कि आपने हमारी अनुमति के बिना 5 तत्वों की भट्टी को इतने लंबे समय तक क्यों रखा। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज दोपहर से पहले ली परिवार से मिलें और व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बताएं। बड़े मार्शल भाई। अंत में एल्डर जू ने ली जान की ओर देखा। ली जान ने इसके बारे में सोचा और फिर अपना हाथ घुमाया। ठीक है, मेरे 2 पुराने दोस्तों से मिलने का समय है। मैंने सुना है कि जांग हयांग वापस आ रही है। आज 2 के समय तुम उसके साथ मेरे घर जाना, अपनी सहज स्वीकृति करो और दंड मांगो। उसके बाद ली जान और एल्डर जू बिना वापस चले गए। लेई त्यानान, जो क्रोध से विस्फोट करने वाला था, बदनाम खड़ा रहा। इसी समय रक्षक लेंग जंगल की ओर से और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में प्रकट हुए। जब उसने देखा कि यहाँ क्या हुआ है तो रक्षक लेंग का चेहरा बदल गया। ली जान और एल्डर जू की नजर जब पड़ी तो उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। निदेशक, क्या हमें क्या करना चाहिए? रक्षक लेंग ने पूछा। मैं उन्हें उनकी अंतिम संस्कृति से बचने की कोशिश करूंगा। जितनी जल्दी हो सके जांग हान को सूचित करें, लेकिन अगर वह वापस आकर उनकी मदद नहीं कर पाता है तो वे। लेई त्यानान ने दहाई और लील हे को उदास देखा और फिर 8 औषधीय गोलियां खेलीं। इन सभी उपचारों में उनकी औषधीय गोलियां शामिल थीं, जिनमें 1 स्वर्ग श्रेणी की गोलियां और 7 पृथ्वी श्रेणी की गोलियां शामिल थीं। लेकिन वे मर रहे थे और ये गोलियां केवल उनकी मृत्यु में विलंबित हो सकती हैं। दही और लिटिल ही को गोलियां के बाद लेई त्यानान ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की शुरुआत की। दूसरी तरफ बॉसवर लेंग ने जल्दी ही जांग हान का नंबर डायल किया। उसने कई बार डायल किया। उनके 9वें प्रयास में फोन अंततः कनेक्ट हो गया। मास्टर झांग, आप अभी तक हांगकांग में क्या हैं? वह दहे और लिटिल है को देखते हुए उसे समझ नहीं आया कि जांग हान को ये कैसे सुना जाए, लेकिन आखिरकार उसने सच में सुझाव का निर्णय लिया। न्यू मून पर्वत पर 2 परमाणु जानवर मर रहे हैं और निर्देशक लेई उनकी मौत में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप यथाशीघ्र यहाँ आएं। बॉस्टर लेंग की बातें सुनने के बाद जांग हान ने सीधे फोन रखा। अफसोस, रक्षक लेंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी ओर पूर्वी जिले और न्यू मून के बीच एक बेस पर 10 से अधिक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। जांग हान और उसका दोस्त क्रमशः 10 से अधिक कारों में सवार थे। ड्राइविंग के 1 मिनट बाद जांग हान का मोबाइल फोन बजा। जब उसने उठाया और बशर लेंग ने फोन किया तो उसने कहा, उसने सुना तो जांग हान की आंखों में गुस्सा चमक उठा और कार का तूफान कम हो गया, लेकिन मोटरसाइकिल जल्द ही सामान्य हो गई। हालांकि जांग हान के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़ा हिमशैल बन गया है, अधिक से अधिक उदासीन और ठंडा हो गया है। वह अपने विध्वंसित और किसी तरह से हत्या के इरादे से अस्थिरता प्राप्त करने में लगभग शामिल हो गया। उनके बगल में जियान और मिंग मैंग अभी भी मध्यम आवाज में गा रहे थे। इस दृश्य में झांग हान को वापस लाया गया। अपने दोनों हाथ फैलाकर वह मिंग मैंग और जियान को गले लगा लिया। अचानक झांग हान ने आदेश दिया, तेजी से गाड़ी चलाओ। ठीक है। झाओ फैंग गलत थे। उन्होंने इसके बारे में सोचा, अपनी दिशा की ओर और टीम के केंद्र से आगे की ओर चले गए। तेजी से, जितना जल्दी संभव हो, माउंट न्यू मून तक, झांग हान ने मामूली आवाज में कहा। झाओ फैंग का चेहरा बदल दिया गया। रिक्वेस्ट व्यू मिरर में जांग हान के हाव भाव को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा हो गया हो। इसलिए वह एक्सीलेटर को जोर से ज्यादा और तेज गति से काट जा सकता था। तीव्र गति से आगे बढ़ाया गया।
उसी समय झांग हान ने अपनी पत्नी और बेटी को इतनी तेज गति से तीव्र महसूस करने से रोक दिया और उन्हें ये चित्र दिए कि कार पहले की तरह अस्वस्थ रूप से चल रही थी, अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्ति जारी की। क्या बात, क्या हुआ? जी यान को एक अशुभ पूर्वाभास हुआ था। उसने झांग हान की ओर देखा और पूछा। कुछ नहीं, झांग हान ने जबरदस्ती मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। झाओ फैंग की कार को तेज गति से चलते हुए देखें, आहू, टीचर लियू और उनके पीछे मौजूद अन्य सभी स्थिर रह गए लोग। यहाँ क्या दोष है? वे इतनी तेज गाड़ियां क्यों चला रहे हैं? वे गति बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते। स्वर से, ये बिल्कुल सीधी सड़क पर वे झाओ फैंग की गति के साथ चलने में असमर्थ थे। इसी तरह 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद टीम माउंट न्यू मून की तलहटी में विस्फोट। मैं ऊपर जाऊंगा, तुम मेरा विज्ञापन मत करो। झांग हान कार से बाहर निकला, थोड़ी देर के लिए झिझका और जी यान और मिंग मैन की ओर देखा। ओह क्यों, पापा, मैं बड़ी हे हाय और छोटी हे हे के साथ खेलना चाहती हूँ, मिंग मैन ने मुंह फुलाते हुए कहा। पापा को मोटे से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ती हुई देख उसने विनती करते हुए कहा, मुझे अब पापा पसंद नहीं है। उद्धरण। जी यान की अभिव्यक्ति थिकक गई। इस बार उसने पहले से ही कुछ अनुमान लगाया था। धमाके, अनोखा। जब सब लोग गाड़ियां छोड़ गए थे, जी यान ने वांग जिनपिंग और वांग मिंग को झांग हान के साथ पहाड़ पर चढ़ते देखा और वह मिंग मैन को अपनी जगह में लेकर जियांग के पास चला गया। तुमने इतनी जल्दी गाड़ी क्यों चलाई? आपने बहुत तेजी से काम किया है, जियांग ने शिकायत की और पहाड़ की ओर देखा। इससे पहले कि जियांग अपनी बात खत्म कर सके, जियांग ने कहा, पिताजी, मिंग मैन को पकड़ें और कुछ देर यहीं रुकें। फिलहाल पहाड़ पर मत जाओ। फिर उसने मिंग मैन को सांत्वना देते हुए कहा, मिंग मैन, यहीं दादाजी के साथ रहो। पापा और माँ जल्द ही वापस आएंगे। हम ठीक है, मिंग मैन ने अनिच्छा से सिर हिलाया। जब भी वह जियांग का गंभीर चेहरा देखती, छोटी लड़की बहुत आज्ञाकारी होती। जियांग के जंगल में जाने के बाद झाओ फैंग ने इसके बारे में सोचा और उसका पीछा किया। हालांकि अन्य लोग उत्सुक थे, फिर भी वे हिले नहीं, बल्कि आवश्यकतानुसार पहाड़ की तलहटी में चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। जियांग तेजी से दौड़ रहा था। वह जंगल के किनारे पर पहुंची, उसमें प्रवेश किया और फिर दूसरी ओर से निकल गई। जियांग रो पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सामने के पहाड़ को अस्त व्यस्त देखा और फूलों का समुद्र लगभग नष्ट हो गया था। माउंट न्यू मून की वर्तमान स्थिति देखकर वह असहज महसूस कर रही थी। हालांकि उसने जल्द ही दहेई और लिटिल हेई को थंडर यांग पेड़ के नीचे मरते हुए पाया। टकराना, मानो बिजली की चमक से मारा गया हो। जियांग कांप गया और स्तब्ध होकर दाहेई और लिटिल हेई के पास भागा। जब वह उनके पास आए और उनकी लगभग बंद आंखों को देखा, तो जियांग को इतना दुख हुआ कि उसके गालों पर आंसू बहने लगे। परिचारिका को देखने के बाद दहेई हमेशा की तरह थोड़ा थपथपाया, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाया। दहेई यह कहकर जियांग को सांत्वना दे रहा था, रो मत। ये दिखाने के इरादे से कि सब ठीक है, दहेई ने हमेशा की तरह दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन केवल हल्की सी आवाज निकाली। तभी उसका दाहिना हाथ फिर से जमीन पर गिर गया। अपनी सारी शक्ति खर्च करने के बाद दहेई ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। छोटी हेई की हालत और भी खराब थी, क्योंकि बाहरी उत्तेजना पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। अपनी रक्तरंजित आंखों से उन्हें देखते हुए झाओ फैंग को अभूतपूर्व क्रोध महसूस हुआ। झांग हान अभिव्यक्तिहीन खड़ा था और उसके आसपास की हर चीज उसके द्वारा छोड़ी गई ठंड से जमी हुई लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि वह दाहेई और लिटिल हेई की चोटों का निरीक्षण कर रहा था। झांग हान, क्या कोई और रास्ता है? मैं 20 मिनट तक रुक सकता हूँ। लेई त्यानान अभी भी अपने हाथों से दाहेई और लिटिल हेई के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति डाल रहा था, लेकिन वे दो अथाह गड्ढे लग रहे थे और लेई त्यानान के प्रयास नगण्य थे। ये सुनकर झांग हान ने अपनी आंखों की रोशनी वापस ले ली। लेई त्यानान को जवाब देने के बजाय उन्होंने वांग जानपिंग की ओर देखा और कहा, उन सभी चीजों को बाहर निकालो। ठीक है। वांग जानपिंग ने पर्वतों और नदियों के झंडे को बुलाया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। प्रकाश की एक चमक के साथ जमीन पर आध्यात्मिक खजाने का ढेर दिखाई दिया, साथ ही 5 मीटर ऊंचा नीला शांत बांस भी दिखाई दिया। चिंता मत करो। झांग हान जियांग के पास गया और उसे धीरे से गले लगाते हुए कहा, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। चिंता मत करो, पहाड़ भी ठीक हो जाएगा। पहले रेस्तरां में वापस जाओ और मैं दोपहर 2 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। तुम्हें उन्हें ठीक करना होगा। जियांग ने अपना मुंह ढक लिया और उसका गला घोंट दिया। मुझे पता है, वापस जाओ। झांग हान ने धीरे से जियांग की बांह को थपथपाया और फिर वांग जानपिंग और वांग मिंग की ओर देखा। तुम भी रेस्तरां में वापस जाओ और मेरे वापस आने से पहले मत जाना। ठीक है। वांग झानजोंग और अन्य लोग चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें लेई त्यानान से पता चला कि क्या हुआ था। वे जानते थे कि झांग हान के दुश्मन हांगकांग मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची के तीसरे मास्टर ली जान और हेवनली एलिक्सिर संप्रदाय के एल्डर जू थे। हो सकता है कि अन्य अज्ञात शत्रु भी मौके की प्रतीक्षा कर रहे हों, इसलिए उन्हें रेस्तरां में जियान, मिंग मैंग और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए वापस जाना पड़ा। अब पहाड़ पर केवल 3 लोग बचे थे, लेई त्यानान, रक्षक लिंग और झांग हान। जब प्रोटेक्टर लिंग कुछ पूछने ही वाला था तो उसने अचानक से एक आकृति को गुजरते हुए देखा। ये पता चला कि झांग हान अचानक 5 मीटर आगे बढ़ गया और प्राकृतिक कीमती सामग्रियों के ढेर तक पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के झांग हान ने नीले शांत बांस को पकड़ लिया और उसे थंडर यांग पेड़ की जड़ में दबा दिया। वह क्या कर रहा है? लेई त्यानान और रक्षक लिंग दोनों भ्रमित थे। क्या उसे इस समय उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? हालांकि अगले ही पल वे स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहों के नीचे नीली लौ के आकार के बांस ने अचानक क्यूई की धाराएं छोड़ दी। पवित्र वस्तु, वे सभी बांस से आकर्षित थे। दिव्य वस्तु। अचानक नीला शांत बांस नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से फीका और सिकुड़ने लगा और अंततः वह राख में बदल गया और हवा में बिखर गया। और भयानक ऊर्जा की धाराएं वज्र यांग वृक्ष द्वारा अवशोषित कर ली गईं। खड़खड़ाहट, पूरा थंडर यांग पेड़ कांप रहा था और उसका तना और शाखाएं सभी चमकने लगीं। इसी बीच पेड़ पर हल्की सी बिजली चमकी। उसी समय पूरे न्यू मून पर्वत के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं फैलने लगीं। थंडर यांग पेड़ के शीर्ष पर एक हाथ जितनी मोटी लकड़ी के टुकड़े पर एक नई नोक दिखाई दी और फिर यह धीरे धीरे 20 सेमी तक ऊपर की ओर बढ़ गई। झांग हान ने अपनी बाहें खोली और हवा में 5 मीटर ऊपर तैरने लगा। उसकी आंखें किसी दुष्ट अमर की भांति चमक रही थीं। क्रिस्टल पत्थर की नस। झांग हान के हाथों को दबाने से थंडर यांग पेड़ की ऊर्जा और माउंट न्यू मून के आसपास की आध्यात्मिक क्यूई दोनों जमीन में प्रवेश कर गईं और लगातार क्रिस्टल नस को पोषण दे रही थीं।
ताजी ऊर्जा के पोषण के तहत नस में क्रिस्टल तरल अधिक चिपचिपा हो गया। हालांकि ये ऊर्जाएं क्रिस्टल नस को आकार देने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वे झांग हान के लिए पर्याप्त थीं। अचानक थंडर यांग पेड़ की जड़ें चिपचिपे तरल को सोखने लगी। मूल ऊर्जा झांग हान की बाहों को पार करने के साथ गहरे हरे रंग की ऊर्जा गरजते यांग के पेड़ से एक धारा की तरह बहने लगी, जो लगातार दहेई और लिटिल हेई के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। थंडर यांग पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यह 500 वर्षों में थंडर यांग की लकड़ी बन सकता था। एक और विशेषता ये थी कि इस पेड़ का जीवन सार और मूल ऊर्जा बेहद मजबूत थी, जिससे ये कभी नहीं मरता था। माउंट न्यू मून में ऊर्जा की धाराएं बह रही थीं। सामने के पहाड़ पर लॉन और फूलों का समुद्र नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहा था और फिर से जीवन शक्ति से भर गया था। उसी समय अंगर क्रिस्टल अयस्क द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा दहेई और लिटिल हेई पर एकत्रित होने लगी। झांग हान जो करना चाहता था वह दहेई और लिटिल हेई को इन सभी ऊर्जाओं और थंडर यांग पेड़ की उत्पत्ति के साथ उच्च स्तर तक आगे बढ़ने में मदद करना चाहता था। वे भारी चोटों के कारण मर रहे थे और केवल आगे बढ़ने से ही वे जीवित रह सकते थे। क्या होगा अगर थंडर यांग पेड़ को उसकी मूल ऊर्जा प्रदान करने और क्रिस्टल स्टोन अयस्क को उन्नत करने के लिए चौथे चरण का नीला शांत बांस नहीं था? लेकिन कोई अगर नहीं था। दहेई और लिटिल हेई की अच्छी किस्मत को केवल उनकी नियति माना जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। दहेई और लिटिल हेई के शरीर में ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित होती रहीं। माउंट न्यू मून इतना छोटा था कि यदि क्रिस्टल अयस्क का निर्माण भी हुआ तो ये केवल 20,000 या 30,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल ही प्रदान कर सका। क्योंकि झांग हान ने क्रिस्टल अयस्क को पहले से अपग्रेड करने और आकार देने के लिए उसमें ऊर्जा डाली, इसकी ऊर्जा की उपयोग दर बहुत कम हो गई, जो सामान्य परिस्थितियों में केवल 10% थी। इसके अलावा ट्रांसफर स्टेशन के रूप में थंडर यांग ट्री के बिना इन ऊर्जाओं को अयस्क द्वारा कभी भी अवशोषित नहीं किया जा सकता था। इसलिए झांग हान ने इस बार अपने सभी अंडे एक टोकरी में रख दिए थे। हालांकि झांग हान ने उन क्रिस्टलों की परवाह नहीं की जो उनके बनने से पहले खाए गए थे, उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का एक हिस्सा कर्तव्यपूर्वक झांग हान के शरीर में धीरे धीरे प्रवाहित हुआ। जब ऊर्जा झांग हान के मध्याह्न रेखा में प्रवाहित हुई तो उन्होंने खजाना खोज सूत्रों को सक्रिय कर दिया, जो मध्याह्न रेखा के साथ प्रसारित होने लगे। 10 मिनट से भी कम समय में झांग हान बिल्डिंग बेस के शुरुआती स्तर से मध्य स्तर तक आगे बढ़ गया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की सघनता बहुत बढ़ गई थी, उसकी कुल मात्रा पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक हो गई थी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का समय भी तदनुसार बढ़ गया था। आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ उनकी आत्मिक अनुभूति भी उन्नत हो गई थी और उसकी स्कैनिंग रेंज 50 मीटर से बढ़कर 100 मीटर तक हो गई थी। उपरोक्त प्रगति के अलावा झांग हान में कोई अन्य विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। आखिरकार वह फाउंडेशन स्टेज की अवधि के भीतर ही उच्च स्तर तक आगे बढ़ गया था, जबकि केवल सहजता स्टेज में आगे बढ़ने से ही वह खुद को पूरी तरह से फिर से तैयार कर सका। बहती हुई ऊर्जा लेई तियानान के शरीर में भी वितरित हो गई। पालती मारकर बैठने से उन्होंने केवल 10 मिनट में अपनी थकी हुई आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। जब वह ठीक हो गया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, स्तब्ध रक्षक लेन को देखा और बुदबुदाया, यह एक खजाने की भूमि है। हे भगवान, उसके पास एक दिव्य वस्तु है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सुरक्षा समूह और नेता भेड़िए को प्रशिक्षित कर सकता था। यह आश्चर्यजनक है। देखिए निदेशक, ये ऊर्जाएं उनके शरीर में 20 मिनट से अधिक समय से लगातार प्रवाहित हो रही हैं और उनकी सांसें अब स्थिर हैं। लेकिन वे अभी तक जीवित नहीं हुए हैं। मास्टर झांग क्या कर रहा है? रक्षक लेंग ने असमंजस में पूछा। लेई तियानान ने दाहेई और लिटिल हेई को ध्यान से देखना शुरू किया। 10 मिनट बाद उन्होंने दाहेई और लिटिल हेई की धीमी आवाजें सुनी और उनमें क्यूई और ऊर्जा प्रवाहित होने का एहसास हुआ। लेई तियानान की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या वह उन्हें ग्रैंड मास्टर के चरण तक आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? वास्तव में रक्षक लेंग चौंका। हालांकि माउंट न्यू मून पर आने से पहले उन्होंने कुछ स्वर्ग चरण वाले आध्यात्मिक जानवरों को देखा था, यह उनके लिए ग्रैंड मास्टर स्पिरिट जानवर के जन्म को देखने का पहला मौका था। ग्रैंड मास्टर स्पिरिट बीस्ट्स, ये बहुत डरावना है। लेई तियानान को लगा कि दहेई और लिटिल हेई ठीक हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने झांग हान को उत्सुक आंखों से देखा और ऊंची आवाज में कहा, वे अपने बच्चों को कब जन्म देंगे? वे अपने बच्चों को कब जन्म देंगे? मुझे जानवरों से प्यार है, खासकर कुत्तों और गोरिल्लाओं से। झांग हान ने कोई जवाब नहीं दिया। रक्षक लेंग निर्देशक लेई के लिए शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने फुसफुसाकर कहा, निर्देशक, आप संकेत नहीं दे रहे हैं बल्कि व्यक्त कर रहे हैं। आइए बात करना बंद करें और प्रतीक्षा करें, लेई तियानान ने उत्तर दिया। वे झांग हान के पास चुपचाप इंतजार करने लगे। फिर आधा घंटा और बीत गया। लगातार बहती ऊर्जा ने लेई तियानान और प्रोटेक्टर लेंग को गंभीर बना दिया। बहुत अधिक ऊर्जा, क्या ये किसी दिव्य वस्तु की क्षमता है? उसी समय दाहेई और लिटिल हेई में परिवर्तन हुए थे। दहेई के शरीर में जैसे किसी ने पटाखे जला दिए हों, अंदर से चटकने की आवाज साफ आ रही थी। ध्वनि के साथ दहेई का आकार लगातार बढ़ता गया और जब तक इसकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं हो गई, तब तक इसका बढ़ना बंद नहीं हुआ। अचानक उसकी आंखें खुली और उनमें काली रोशनी चमक उठी। फिर उपस्थित सभी लोगों ने इसके द्वारा छोड़ी गई दबंग क्यूई को महसूस किया, जो एक ग्रैंड मास्टर की ताकत का प्रतिनिधित्व करता था। ग्रैंड मास्टर लेई तियानान और प्रोटेक्टर लेंग दोनों चौंक गए। फिर उन्होंने अपनी निगाहें लिटिल हेई की ओर घुमाई। छोटी हेई के शरीर का आकार भी थोड़ा बदल गया था। अब वह बेहतर अनुपात में और अधिक शक्तिशाली था और उसके तेज दांत तलवारों की 2 पंक्तियों की तरह चमक रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके दांत खजाना है? रक्षक लेंग डर गया और वह मुस्कुराया। उसने 2 ग्रैंड मास्टर स्पिरिट जानवरों की आगे बढ़ने की प्रक्रिया देखी थी और अभी भी सदमे में था। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूं तो इसके दांत लगभग स्वर्ग श्रेणी के खजाने के स्तर पर हैं, लेई तियानान ने गंभीरता से कहा। अचानक छोटी हेई ने अपनी आंखें खोली। इस समय एक धारा की तरह उनमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। दहेई और लिटिल हेई ने एक दूसरे को देखा और फिर थोड़ा भ्रमित महसूस करते हुए बाएं और दाएं देखा। वो दहेई ने अपना सिर खुजलाया और भौंकना शुरू कर दिया। वाह, मैं फिर से आगे बढ़ गया हूँ। आप कैसे हैं? ओह, छोटी हेई ने अपनी बड़ी जीभ बाहर निकाली और जवाब दिया। मैं भी आगे बढ़ गया हूँ। यहाँ आओ। जब वे जश्न मनाने वाले थे, झांग हान धीरे से जमीन पर उतरे और उन्हें बुलाया। हालांकि वह पहले से कहीं अधिक शांत था, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। ओह, दहेई ने अपना सिर खुजलाया और लिटिल हेई के साथ झांग हान के पास गया। 3 मीटर लंबा दहेई जमीन पर बैठा होने पर भी झांग हान से लंबा था। छोटी हेई पहले की तरह झांग हान के सामने बैठी थी, अपनी बड़ी जीभ बाहर निकाले हुए थी, अपनी पूंछ को दाएं बाएं हिला रही थी और स्पष्ट आंखों से झांग हान को देख रही थी। जाहिर है, ये बहुत खुश था।
तक पहुंच झांग हान ने गंभीरता से कहा। ओह, दहेई ने मुंह फेरा और ध्यान से अपना दाहिना हाथ झांग हान की ओर बढ़ाया। छोटी हेई ने भी अपने पंजे आगे बढ़ाए। ये दृश्य देखकर लेई तियानान और प्रोटेक्टर लिंग दंग रह गए और भूल गए कि वे क्या कहना चाहते थे। टकराना, टकराना, दोनों पंजों से दो दबी दबी आवाजें आईं। ऐसा लग रहा था मानो किसी का हाथ लग गया हो। ओह! दाहेई बड़ी भक्ति के साथ प्रदर्शन कर रहा था, उस दर्द के कारण रोने का नाटक कर रहा था जो अस्तित्व में नहीं था। छोटी हेई, जो अधिक ईमानदार थी, अपनी जीभ बाहर निकालती रही, लेकिन उसने अपनी पूंछ हिलाना बंद कर दिया। अब वह झांग हान की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वह सचमुच गुस्से में है। क्या आप जानते हैं कि आपने क्या गलत किया? झांग हान ने गहरी आवाज में पूछा। ओह, उह, दहेई ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और चिल्लाते हुए अपने हाथ और पैर हिलाए। हाँ, क्योंकि मैं उनसे हार गया था। दहेई के गंभीर रवैये को देखकर झांग हान अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका और मुस्कुराया। जब आप जानते थे कि आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो आपने उनके खिलाफ लड़ाई क्यों की? क्या तुम भाग नहीं सकते थे? झांग हान ने पूछा। एक कृषक के लिए यह अपमानजनक नहीं था कि जब वह हारने वाला हो तो भाग जाए, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक सामान्य सिद्धांत भी था। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ता रहे जब तक कि वह अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए उत्सुक न हो। झांग हान द्वारा शिक्षित होने के बाद दहेई को अन्याय महसूस हुआ और वह चुप हो गया। उसी समय उसने झांग हान को पहाड़ दिखाने के लिए इधर उधर इशारा किया। वे यहाँ चीजें हड़पने के लिए आए थे। ये पर्वत मेरे स्वामी का है। अगर कुछ भी खो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा दोबारा कभी मत करना। झांग हान ने आह भरते हुए कहा, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ। फिर वह मुड़ा और थंडर यांग पेड़ की ओर देखा। उसने जो कहा उसे सुनकर लेई तियानान और उसके पीछे रक्षक लेंग लगभग गिर पड़े, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अब तुम कमजोर हो गए हो, ग्रैंड मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यदि आप कमजोर होते तो आपके दूर रहने के दौरान मौके का इंतजार करने के बजाय ली कुन को दंडित करने के बाद ली झान ने बिना किसी हिचकिचाहट के आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी होती। कृपया निष्पक्षता से अपना मूल्यांकन करें। झांग हान थंडर यांग पेड़ के सामने खड़ा था और वे उसकी अभिव्यक्ति के बजाय केवल उसकी पीठ देख सकते थे। तभी उन्होंने झांग हान की उदासीन आवाज को ये कहते हुए सुना, क्या आप जानते हैं कि मेरी आचार संहिता क्या हुआ करती थी? लेई तियानान और रक्षक लेंग ने दाहेई और लिटिल हेई के साथ अपना सिर हिलाया, यह नहीं जानते हुए कि झांग हान किससे बात कर रहा था। थोड़ी सी मदद बहुत अधिक लाभ लाती है और इसके विपरीत भी। इस वाक्य का अर्थ यह है कि मैं अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूँ और सही और गलत के लिए मेरे अपने मानदंड और समाधान हैं। तो अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अपना बदला लो। जब झांग हान ने ये शब्द खत्म किए तो उसने अचानक अपनी बाहें फैला दी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपने सभी एक्यू पॉइंट्स पर लगातार प्रभाव डालते हुए झांग हान ने एक अद्वितीय कौशल विकसित किया। आत्मा एकत्रित करने वाला एक्यू पॉइंट। उनके पूरे शरीर पर 720 स्थिर या गतिशील एक्यू पॉइंट थे और अब वे आत्मचेतना के 720 स्थान बनते दिख रहे थे। थंडर यांग पेड़ अधिक तीव्रता से हिल रहा था और गुफा के तल पर स्पिरिट क्रिस्टल खदान से ऊर्जा लगातार पेड़ द्वारा अवशोषित की जा रही थी, जो फिर एक विस्तृत नदी की तरह झांग हान के एक्यू पॉइंट में उड़ गई। लेई तियानान और रक्षक लेंग बहुत डरे हुए थे। क्या यह क्या है? रक्षक लेंग चौंका। जब उसके शरीर में इतनी ऊर्जा उमड़ रही थी तो उसने झांग हान की भावनाओं की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। क्या उसे डर नहीं है कि उसका शरीर फट जाएगा या बहुत अधिक ऊर्जा के साथ फट भी जाएगा? यहाँ तक कि लेई तियानान ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं और झांग हान को डर और चिंता से देखा, न जाने या समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रहा था। लेकिन वह जानता था कि झांग हान कुछ बड़ा करने जा रहा है। ऊर्जा का अवशोषण 1 मिनट तक चला। अचानक ऊर्जा परिवहन बंद हो गया और थंडर यांग पेड़ की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। इससे पता चला कि नीले शांत बांस का प्रभाव खत्म हो चुका था। गुफा के तल पर क्रिस्टल अयस्क की मात्रा आधी हो गई थी। झांग हान ने अनुमान लगाया कि इस बार उसने निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के 1300 टुकड़ों की ऊर्जा खपत की थी। निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के 1300 टुकड़ों के साथ झांग हान बिल्डिंग बेस के मध्य स्तर तक आगे बढ़े, जबकि दहेई और लिटिल हेई ग्रैंड मास्टर स्तर तक आगे बढ़े। फिर उसने स्पिरिट गैदरिंग एक्यू पॉइंट को सक्रिय करने के लिए फिर से सैकड़ों क्रिस्टल पत्थरों का सेवन किया। इसलिए उन्होंने निस्संदेह एक बड़ी कीमत चुकाई। यदि इन ऊर्जाओं का उपभोग नहीं किया गया तो वे भविष्य में 13,000 से अधिक क्रिस्टलों का पोषण करेंगे। सहजता चरण से नीचे के साधकों के लिए क्रिस्टल पत्थर उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। चलो चलें। झांग हान ने दाहेई और लिटिल हेई की ओर देखा और शांति से कहा, फिर उत्तर की ओर चला गया। स्पिरिट गैदरिंग एक्यू पॉइंट का प्रभावी समय सीमित था और झांग हान के पास केवल 1 घंटा था। यदि वह 1 घंटे के बाद अपने शरीर में ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देता तो इससे उसके शरीर को नुकसान होता। इसलिए झांग हान ने मोर्चा संभाला और कुछ ही सेकंड में लेई तियानान के दृश्य क्षेत्र को छोड़ दिया। निर्देशक, वह क्या करने जा रहा है? रक्षक लेंग ने पूछा। वह बदला लेने के लिए ली परिवार के घर में घुसने जा रहा है। लेई तियानान ने भौहें चढ़ा दी और जल्दी से आदेश दिया, जल्दी करो, अपने आदमियों को ली परिवार के पास के इलाके में जाने और भीड़ को हटाने के लिए सूचित करो। लेई तियानान द्वारा व्यवस्था करने के बाद उसने जल्दी से झांग हान का पीछा किया और पहाड़ छोड़ दिया। वह झांग हान को बदला लेने से नहीं रोकने वाला था। हालांकि अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर्स के बीच लड़ाई में अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति थी और एक बार जब उन्होंने अपने युद्ध के मैदान को ली कबीले के मनों के बाहर स्थानांतरित कर दिया, जो शहर के केंद्र में बनाया गया था, तो वे अनिवार्य रूप से निर्दोषों को हताहत करेंगे। लोग और अन्य अनावश्यक नकारात्मक प्रभाव। झांग हान, बहुत जल्दबाजी मत करो। आइए इसके बारे में बात करें। झांग हान द्वारा लाए गए उत्पीड़न की भावना से भयभीत होकर लेई तियानान ने चिंता के साथ उसका पीछा किया। इस प्रकार रक्षक लेंग स्तब्ध होकर पहाड़ में रह गया। लेई तियानान की पीठ को देखते हुए उसने अपना सेल फोन निकाला और जल्दी से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से संपर्क किया। अब तुरंत आसपास के सभी लोगों को निकालने और सड़कों को नियंत्रित करने के लिए किसी को ली कबीले की जागीर में भेजें। प्रथम स्तरीय आपातकालीन योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कर्मियों को भेजने के लिए पुलिस स्टेशन को सूचित करें। मैं दोहराता हूं, किसी को ली कबीले के मनों में जल्दी से भेजो। प्रथम स्तरीय आपातकालीन योजना। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। ये खबर फोर्स 12 तूफान की तरह एक पल में हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय में फैल गई। सभी विभागों के कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। टेलीफोन लगातार बजता रहा और हमर एक के बाद एक ली कबीले के मनों के लिए मुख्यालय छोड़ रहे थे। उसी समय जियानशा जिले के पुलिस स्टेशन ने 90% से अधिक पुलिसकारों को जुटाया और सायरन की आवाज पूरी सड़क पर गूंज उठी।
प्रथम स्तरीय आपातकालीन योजना, ऐसा कई वर्षों में नहीं हुआ। कई वरिष्ठ सदस्य इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने 10 साल पहले प्रथम श्रेणी पुलिस बल का अनुभव किया था। उन्हें याद आया कि आखिरी आपातकालीन योजना 10 साल पहले शुरू की गई थी, जब 9 मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स ने एक दूसरे से लड़ाई की थी और पूर्वजी परिवार की हवेली को धराशायी कर दिया था। क्या इस बार भी ली परिवार के साथ वही होने वाला है? वे अपना कलेजा मुंह में रखकर कांप रहे थे। युवा पुलिसकर्मियों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने प्रथम स्तरीय आपातकालीन योजना का अनुभव किया था। वे भ्रमित थे और न जाने क्यों अधिकारी इतने घबराए हुए थे। उसी समय आसपास के मार्शल कलाकारों ने इन असामान्य गतिविधियों को देखा और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रोटेक्टर लेन को भी 5 कॉल आई। फिलहाल वह जंगल में भाग रहा था, लेकिन फिर भी वह सामने झांग हान को नहीं पकड़ सका। फोन कॉल प्राप्त करने के बाद रक्षक लेंग ने विचार किया और उत्तर दिया, ग्रैंड मास्टर झांग ली परिवार से मिलने जा रहे हैं और मुझे डर है कि एक भयंकर लड़ाई होगी। टकराना। जिन लोगों ने ये खबर सुनी वे ऐसे चौंक गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। भयंकर झांग ली परिवार के यहाँ जा रहा है। लीजान हांगकांग में मार्शल कलाकारों की सूची में तीसरे स्थान पर सुपर मास्टर हैं। अगर उनमें भीषण लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? भयंकर झांग या ली जान? इस खबर ने उन्हें इतना डरा दिया कि वे सांस लेना ही भूल गए। अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर्स के बीच कई वर्षों में लड़ाई नहीं हुई थी। वे सभी अपने दोस्तों को फोन करने लगे और उन्हें खबर बताने लगे। तो खबर तेजी से फैल गई। हालांकि सीमित समय के कारण पूरे मार्शल आर्ट जगत में समाचार जानने वाले लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। जिस किसी को भी खबर पता चली वह तुरंत ली कबीले की जागीर की ओर दौड़ पड़ा। बेशक वे इस अद्भुत लड़ाई के गवाह बनना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे ये खबर फैलती गई ये और अधिक अतिरंजित होती गई। क्या कहा आपने? भयंकर झांग बदला लेने के लिए ली परिवार के पास जा रहा है। हिस ग्रैंड मास्टर झांग ली परिवार में किसी को मारने जा रहे हैं। अरे बाप रे, ग्रैंड मास्टर झांग ली परिवार का सफाया करने जा रहे हैं। अंत में जिन लोगों ने ये खबर सुनी उन्हें बताया गया कि झांग हान ली कबीले की जागीर में जा रहा था और वह उन्हें मिटा देना चाहता था। इस प्रकार बहुत से लोग भयभीत हो गए और ली कबीले की जागीर की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कुछ बहुत तेज थे। हालांकि जैसे ही वे जागीर के पास पहुंचे उन्होंने पाया कि सड़कें खाली थीं और पूरी तरह से अवरुद्ध थीं और इस प्रकार वे आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन जागीर के पीछे एक पहाड़ था और उन्होंने बहुत से लोगों को उससे नीचे भागते देखा। पुलिस की कोई नाकाबंदी नहीं थी, इसलिए घटनास्थल पर मौजूद मार्शल कलाकार एक के बाद एक लंबा चक्कर लगाकर ली कबीले की जागीर के करीब पहुंच गए। इस पल ली कबीले के मनों में मुख्य घर के बैठक कक्ष में 18 वरिष्ठ सदस्य और 2 या 3 कनिष्ठ सदस्य थे। ली जान और एल्डर जू मेजबान सीटों पर बैठे थे और उनके बगल में 3 वृद्ध पुरुष उनकी बातचीत सुन रहे थे। बगल में ली कुन बहुत उत्साहित था। धिक्कार है, उन्होंने मुझे धमकाने की हिम्मत की और आखिरकार उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन केवल 2 आत्मिक जानवरों को मारना बहुत दयालु है। झाओ फैंग, जिसने मुझे मारा उसे भी मरना चाहिए। लीकुन अब बहुत अच्छे मूड में थे। प्रशंसा के साथ ली जान को देखते हुए और फिर अपने बगल के लोगों पर नजर डालते हुए लीकुन ने खुद से कहा, मेरे दूसरे दादा हांगकांग में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। एल्डर जू के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। उनके बाद वाले ग्रैंड मास्टर यांग प्रतीत होते हैं, जो सूची में 12वें स्थान पर हैं। दाईं ओर ग्रैंड मास्टर मा हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट सूची में 16वें स्थान पर हैं। फिर सूची में 9वें स्थान पर ग्रैंड मास्टर वो हैं। उनमें से कोई भी अकेले झांग हानयांग को आसानी से हरा सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जो अभी अभी हांगकांग आया है, आपकी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस बार आपके 2 आत्मिक जानवर मर गए। अगली बार यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम ही मरोगे। लीकुन की आंखों में नाराजगी की झलक थी। लीकुन उस एहसास को कभी नहीं भूलेंगे जब उनका पैर टूटा था। उसे बचपन से कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए वह झांग हान से बेहद नफरत करता था। ये सच है कि झांग हानयांग कुछ ज्यादा ही घमंडी है। क्या वह सोचता है कि वह अपनी उग्रता के साथ हांगकांग में मजबूती से खड़ा रह सकता है? ग्रैंड मास्टर वू ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, जब मैंने अपनी बंद दरवाजे की खेती पूरी कर ली तो मैंने उसके बारे में सुना और उसे सबक सिखाना चाहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई ली पहले कार्रवाई करेंगे। हाँ, ली जान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन वह हाल ही में इतनी दूर चला गया और एल्डर जू को नाराज कर दिया, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। यदि वह आज पहले वापस आ गया होता तो केवल 2 आत्मिक जानवरों को मारने से यह मामला हल नहीं होता। हमने एक संदेश छोड़ा है। आज दोपहर से पहले उसे और लेई तियानान को क्षमा मांगने आना होगा। बुजुर्ग जू ने खर्राटे लेते हुए कहा, अगर वह हमसे सम्मानपूर्वक माफी मांगने आता है तो हम उसकी जान बख्श सकते हैं, अन्यथा। अचानक करीब 30 साल का एक आदमी हॉल में आया। वह घबरा गया और घबरा गया। बुजुर्ग जू ने बात करना बंद कर दिया और दूसरों के साथ उस आदमी की ओर देखा। उस आदमी ने तुरंत कहा, यह भयानक है। झांग हानयांग और लेई तियानान यहाँ आ रहे हैं और मैंने सुना है कि झांग हानयांग ली परिवार का सफाया करने जा रहे हैं। ली जान की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी, जिससे पूरे हॉल का तापमान कम हो गया। वह पागल है। बुजुर्ग जू ने अपनी कुर्सी पीट दी। ली परिवार के सदस्यों के चेहरे बार बार बदलते रहे। ली परिवार का सफाया कर दो। क्या दिवास्वप्न है? ग्रैंड मास्टर वू ने उपहास किया और कहा, झांग हानयांग को जीने की कोई इच्छा नहीं है। क्या खबर पक्की है? पैट्रियार्क ली ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उस आदमी ने झट से प्रणाम किया और कहा, हाँ, खबर पक्की है और फैल रही है। इसके अलावा जियांतांग जिले में किसी ने झांग हानयांग, लेई तियानान और 2 आत्मिक जानवरों को देखा। क्या? बुजुर्ग जू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूछा, वे 2 आत्मिक जानवर मरे नहीं हैं? वह चौंक गया और सोचने लगा कि किस स्तर का अमृत 2 मरते हुए आत्मिक जानवरों को बचा सकता है। अचानक ली जान अचानक शांत भाव के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन जिस तरह से उसने दूर से देखा उसके अनुसार वह इस बार किसी को मारना चाहता था। चूंकि वे आ रहे हैं, चलो मुख्य प्रांगण में उनका इंतजार करें। जैसे ही उन्होंने ये कहा वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मुख्य प्रांगण में, इसका मतलब है कि वह झांग हानयांग को मारने के लिए कृतसंकल्प है। कुर्सियां बाहर हटाओ, पैट्रियार्क ली ने एक तरफ के नौकरों से कहा। दोनों आदमी बाहर निकले और 2 मिनट में 1 दर्जन कुर्सियां रख दी। ली जान और अन्य लोग बाहर गए, बैठ गए और पीछे के पहाड़ को देखा। उन्होंने 60 से 70 मार्शल कलाकारों को पहाड़ पर इंतजार करते देखा। ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जो खबर उन्होंने अभी सुनी है वह सच होनी चाहिए। झांग हानयांग ली परिवार का सफाया करने आ रहा है। ये कैसा मजाक है?
ली परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों ने उपहास किया। ली परिवार गहरे प्रभाव और अन्य परिवारों के भय और सम्मान के साथ 100 वर्षों से अधिक समय से हांगकांग में रह रहा था। उनके विचार में झांग हानयांग की योजना सिर्फ एक कल्पना थी और वह आज मरने के लिए अभिशप्त था। चतुर्भुज निवास शैली का मुख्य घर ली कबीले के मनों के केंद्र में बनाया गया था, जो महल की तरह दिखने वाले घरों और दीवारों के घेरे से घिरा हुआ था। जब ली जान और अन्य लोग बाहर आंगन में गए तो कुछ ही दूरी पर पहाड़ी पर भीड़ में कई लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्य से जोर से कहा, ग्रैंड मास्टर यांग, ग्रैंड मास्टर मा, ग्रैंड मास्टर वो, हे भगवान, मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची में 12वें, 16वें और 9वें स्थान पर हैं। ग्रैंड मास्टर ली तीसरे स्थान पर हैं। क्या वह स्वर्गीय अमृत संप्रदाय का बुजुर्ग जू है? कितना मजबूत समूह है। अगर उन्होंने अपने पैर पटक दिए तो वे हांगकांग में भूकंप ला देंगे। जो कोई भी उन्हें चुनौती देने का साहस करेगा वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। ये बहुत भयानक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोगों के चेहरे डर से बदल गए और यहाँ तक कि कई लोगों को अपने पैर कांपते हुए महसूस हुए। कौन मजबूत था? ताकतवर को बस कमजोरों पर दबाव महसूस कराना चाहिए। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने स्वीकार किया कि वे यार्ड में इन ग्रैंड मास्टर्स के सामने कमजोर थे। क्या हम एक पीढ़ी के ग्रैंड मास्टर फियर्स झांग की मृत्यु के गवाह बनने जा रहे हैं? क्यूई शक्ति मंच पर कुछ मार्शल कलाकारों की आवाजें कांप रही थीं। एक ही समय पर रेस्टोरेंट की पहली मंजिल भी लोगों से भरी हुई थी। ज़िकियांग और जू जिन्यू ने कई बार रेस्तरां के अंदर और बाहर ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह बहुत ताज़ा और अनोखा था। झाओ फैंग और वांग मिंग कुछ चिंताओं के साथ खिड़की के सामने बैठे थे। जियान, ज़िकियांग और रोंग जियाक्सिन सोफे पर बैठे थे। मिंग मैंग बीच में खिलौनों से खेल रही थी। वांग झानजोंग और अन्य लोग पियानो के सामने कुर्सियों पर बैठे थे, हर समय बाहर देख रहे थे। माउंट न्यू मून की स्थिति ने उन्हें सतर्क कर दिया। यदि कोई शत्रु सामने आता तो वे उससे सीधे युद्ध करने निकल पड़ते। रेस्टोरेंट का माहौल थोड़ा शांत था। डिंग, अचानक झाओ फैंग का सेल फोन बजा। फोन रखने के बाद जटिल मनोदशा में उसने अपनी रक्तरंजित आंखें सिकोड़ लीं और वर्तमान स्थिति के बारे में तेजी से सोचने लगा। उन्हें ये जानकर राहत मिली कि दाही और लिटिल ही ठीक हो गए हैं। लेकिन साथ ही वह और भी अधिक घबरा गया था क्योंकि झांग हान बदला लेने के लिए ली परिवार के पास जा रहा था। अभी अभी फोन पर हुई बातचीत से उसे पता चला कि वहां कई ग्रैंड मास्टर्स झांग हान का इंतजार कर रहे थे। झाओ फैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। कोई खबर? जियान उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा। कुछ बातें मुझे पहले अपने मालिक को बतानी होंगी। झाओ फैंग ने इसके बारे में सोचा, फिर उठकर रेस्तरां से बाहर चला गया। जियान ने बिना एक शब्द कहे उसका पीछा किया। जब झाओ फैंग ने झांग हान को फोन किया और उसे सब कुछ बताया तो पीले चेहरे वाले जियान ने फोन छीन लिया और कांपती आवाज में कहा, वापस आओ झांग हान। उनमें से बहुत सारे हैं। क्या हम उन्हें चुनौती नहीं दे सकते? वास्तव में क्या आपको यकीन है? तुम कसम खाओ, आप कब लौटेंगे? आपको समय पर वापस आना होगा। मैं तुम्हें कोई दुर्घटना नहीं होने दूंगा। मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। कुछ शब्दों के बाद फोन काट दिया गया और जियान को थोड़ी राहत मिली। मैडम, मेरे मालिक ने क्या कहा? झाओ फैंग ने जल्दी से पूछा। जियान ने अपने होंठ भींचे और कहा, उसने कहा था कि वह 10,000% आश्वस्त था। दाही और लिटिल ही अब ठीक हैं और वह 1 बजे से पहले वापस आ जाएंगे। अफसोस। झाओ फैंग ने राहत की सांस ली और कहा, चूंकि मास्टर ने ऐसा कहा है, वह जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। चिंता मत करो मैडम, अब 11:30 बजे हैं और हमें 12 बजे तक उनकी खबर मिलनी चाहिए। मेरा एक दोस्त ली कबीले की जागीर के पास है और अगर कुछ भी होगा तो वह मुझे तुरंत बताएगा। अच्छा ऐसा है। डॉट 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 डॉट। जब झांग हान को झाओ फैंग का फोन आया तो वह पहाड़ के पास जंगल से बाहर चला गया। उसके पीछे दाही और लिटिल ही भी थे। वह 5 मिनट में ली कबीले के मनों में होगा। जियान को आश्वासन देने के बाद उसने फोन रख दिया। फिर उसने गति बढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनके सामने केंद्रीय व्यापार जिला था, लेकिन अब सड़कें खाली थीं। लेकिन सड़क के दोनों ओर बहुत से लोग इमारतों के अंदर से नीचे की ओर देख रहे थे। क्या बात, क्या बात, क्या वे कोई फिल्म बना रहे हैं? वहां गोरिल्ला कैसे हो सकता है? धिक्कार है, ये बहुत बड़ा है। क्या यह एक सहारा है? इतनी बड़ी प्रजाति नहीं हो सकती। खूब चर्चा हुई, लेकिन लंच ब्रेक था इसलिए कम ही लोगों ने खिड़की पर यह नजारा देखा। अपने सामने ली परिवार का स्थान देखकर ली तियानान ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। वह पूरे रास्ते झांग हान को मनाता रहा, लेकिन झांग हान ने उसकी ओर बिना सोचे समझे सिर हिलाने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि झांग हान बदला लेने के लिए कृतसंकल्प था। वे पागल हैं। उन्होंने 5 तत्वों की भट्टी ही क्यों नहीं ले ली? उन्होंने लड़ाई क्यों की? ली तियानान ली जान और एल्डर जू के बारे में शिकायत करती रहीं। झांग हान, उनमें से बहुत सारे हैं। आइए पहले पीछे हटें। यदि आप वास्तव में उसे चुनौती देना चाहते हैं तो क्या आप उसके साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? यहाँ मत लड़ो। उनमें से बहुत सारे हैं और हम जीत नहीं सकते। आइए एक अपॉइंटमेंट लें और मैं उन्हें विफल करने के लिए कुछ मददगार ढूंढूंगा। तो फिर आप ली जान से लड़ सकते हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली तियानान आखिरी प्रयास कर रहा था, लेकिन जल्द ही वे ली परिवार के सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गए। अपनी स्थिति दिखाने के लिए ली परिवार ने आर्क दी ट्रायम्फ के एक छोटे संस्करण में अपना द्वार बनाया। गेट के सामने 2 स्वर्ग चरण के स्वामी और 2 पृथ्वी चरण के स्वामी खड़े थे। सभी झांग हान को ठंडी आंखों से देख रहे थे। जब तक झांग हान गेट से केवल 10 मीटर की दूरी पर था तब तक उनमें से एक ने कहा, हमारा मालिक मुख्य घर में है, आप मेरे साथ आओ। आमतौर पर यदि ली तियानान या अन्य अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर्स ली परिवार से मिलने आते थे तो वे उनका सावधानीपूर्वक स्वागत करते थे। लेकिन इस समय जागीर में मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची के शीर्ष पर कई स्वामी थे, इसलिए वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके सामने मौजूद दोनों लोग शायद ली परिवार से माफी मांगने आए थे। इसके अलावा भले ही ये स्वामी बाद में लड़ें, लेकिन उनके जैसे किसी को भी चोट पहुंचाना असंभव था। लेकिन कभी कभी सभी नियमों का कोई मतलब नहीं हो सकता है और उन्होंने झांग हान के इरादे को गलत समझा। झांग हान नकली आर्क दी ट्रायम्फ में उकेरे गए पात्रों को देख रहा था, जिसमें लिखा था ली कबीले का मनो। ली तियानान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। झांग हान, फिर से सोचो, मेरा वादा है तुमसे। अचानक झांग हान ने ली तियानान की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और शांति से कहा, मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। अफसोस। ली तियानान ने एक लंबी सांस ली और बस इतना कहना चाहती थी, यह अच्छा है। अगले ही पल, छोटी ही जाओ, झांग हान ने अचानक आदेश दिया।
स्विश, 4 क्यूई शक्ति स्वामियों को केवल उनके सामने एक काली छाया चमकती हुई महसूस हुई और फिर उनके शरीर धीरे धीरे ठंडे हो गए। इससे पहले कि वे पूरी तरह होश खो बैठते, उन्होंने बाईं ओर भयंकर कुत्ते को देखा। धमाके, 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 धमाके। वे चारों एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। ओह वो! दहेई ने दहाड़ लगाई, 2 कदम आगे छलांग लगाई, 5 मीटर ऊपर छलांग लगाई और नकली आग दी ट्रायम्फ के ऊपरी हिस्से से टकराया। बूम! इस मौके से भव्य गेट टूट गया और धूल उड़ने लगी। फिर झांग हान आगे बढ़े। दाहेई और लिटिल हेई ने उसका पीछा किया। लेई त्यानान स्तब्ध खड़ा रह गया। आपने कहा था कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या आपका यह मतलब है? उनकी अभिव्यक्ति कई बार बदली और अंततः उन्होंने अपना मन बना लिया। मुझे परवाह नहीं है। लेई त्यानान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और झांग हान का पीछा किया। एक बार के लिए मैं केंद्रीय क्षेत्र की सुरक्षा और अपनी तर्कसंगतता को एक तरफ रखना चाहता हूं। यदि कोई अन्य विकल्प नहीं है तो आइए अच्छी लड़ाई करें। उसे यकीन था कि वह और झांग हान सुरक्षित लौट आएंगे। मुख्य घर की सड़क पर कोई सुरक्षा नहीं थी। मुख्य घर के सभी लोगों ने गेट से आने वाली आवाज सुनी थी। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। वो आ रहा है, तो वह सचमुच लड़ना चाहता है। आवाज के अनुसार उन्हें पता चल गया कि गेट तोड़ दिया गया है। आवाज सुनते ही ली झांग का चेहरा उदास हो गया और झांग हान अब उसकी नजर में एक मरा हुआ आदमी था। लेकिन वह नहीं उठा, इसके बजाय वह झांग हान द्वारा अपना सिर फंदे में डालने का इंतजार कर रहा था। सभी लोग मुख्य घर के सामने वाले दरवाजे की ओर देख रहे थे। जागीर के पीछे पहाड़ी पर कई लोगों ने देखा कि क्या हुआ था। बहुत खूब, वह वास्तव में ली परिवार को धराशायी करना चाहता है। वह वास्तव में फियर्स झांग उपनाम का हकदार है, लेकिन बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। वह अफसोस, किसी ने ग्रैंड मास्टर झांग की संभावित विफलता पर आहें भरना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे उनकी आंखें और मुंह डर के मारे खुल गए, मानो किसी अदृश्य हाथ से उनका गला घोंट दिया गया हो। वह कौन सी चाल चल रहा है? डॉट डॉट डॉट। जल्द ही झांग हान ने मुख्य घर के सामने वाले दरवाजे तक रास्ता दिखाया। जब ली झान ने व्यंग्य किया और कुछ कहने ही वाला था तो उसने देखा कि झांग हान ने अपनी बाहें फैला दी हैं और फिर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठकर जमीन से 10 मीटर ऊपर तैर रहा है। झांग हान ने कुछ नहीं कहा। जब वह हवा में थे तो उनकी आंखें चमकने लगीं। अचानक 17 कार्ड प्रकट हुए। झांग हान के शरीर के सभी एक्यूपॉइंट्स में संग्रहित शक्ति लगातार कार्डों में प्रवाहित होने लगी, जिससे कार्ड उसकी आंखों की तरह चमकने लगे। फिर कार्ड एक एक करके चले गए और मुख्य घर को घेर लिया। कियान आरेख 3 लंबी लाइनें, कुन आरेख 6 छोटी लाइनें, जैन आरेख ऊपर 4 छोटी रेखाएं और नीचे एक लंबी रेखा, जनरल आरेख ऊपर एक लंबी रेखा और नीचे 4 छोटी रेखाएं, ली आरेख बीच में 2 लंबी रेखाएं और 2 छोटी रेखाएं, कान आरेख 4 छोटी रेखाएं और बीच में एक लंबी रेखा। जैसे ही कार्ड गिरे, एक पारदर्शी ऊर्जा दीवार दिखाई दी और घर को घेर लिया। हम एक सारणी, ली झान ने भौहें चढ़ा दी। आप मौत को दावत दे रहे हैं। ली झान खड़े हुए और बर्निंग क्लाउड पाम से झांग हान पर हमला किया। झांग हान पर एक बड़ा जलता हुआ हाथ टूटा। जब जलती हुई हथेली झांग हान से 5 मीटर दूर थी तो वह अचानक नष्ट हो गई, जैसे कि उसे किसी चीज ने निगल लिया हो। आक्रमण करना, ग्रैंड मास्टर वू दहाड़े। उपस्थित सभी मार्शल कलाकारों ने अलग अलग चालों से झांग हान पर हमला करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उनके हमलों में निहित ऊर्जा प्रकाश दीवार द्वारा अवशोषित कर ली गई और पारदर्शी दीवार अधिक ठोस हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि झांग हान उतना कमजोर नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। अचानक वह बार ड्रैगन कार्ड मुख्य घर के ऊपर क्षैतिज रूप से तैरता रहा। उसी समय झांग हान ने धीमी आवाज में गाना शुरू किया, प्रकृति का नियम मर चुका है और सूर्य और चंद्रमा दोनों मुझसे डरते हैं। मैं परिलोक और पाताललोक में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता हूं और छोड़ सकता हूं। मैं सर्वशक्तिमान अमर हूं जो हर चीज को नियंत्रित करता है। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। चारों ओर हल्की नीली लहरें फैली हुई थी, जिनके बीच एक क्रूर अजगर देखा जा सकता था। क्या वह भी जादुई कला में माहिर है? बुजुर्ग जू ने भौहें चढ़ा दी। हा हा हा, झांग हानयांग, क्या आपको लगता है कि आप कुछ जादुई कलाओं से हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं? अनुभवहीन, एक उपहास के साथ ग्रैंड मास्टर वो अचानक आगे बढ़े और झांग हान की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वह झांग हान से केवल 5 मीटर की दूरी पर था तब भी झांग हान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे लगा कि उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े की जा रही है। ग्रैंड मास्टर वो दर्द से चिल्लाए और जल्दी से वापस आए। जब वह एक निश्चित दूरी तक पीछे हट गया तो झुनझुनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने आश्चर्य से झांग हान की ओर देखा। आत्मा की शक्ति, तो फिर देखते हैं वह क्या चालें चल सकता है। ली झान ने दुर्भावना से कहा, ताड़ के आकार की लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला और उसे कुचल दिया। उनमें से 20 तुरंत नीली रोशनी से घिरे हुए थे। उनकी राय में कोई सरनी या किसी भी प्रकार की जादुई कलाएं उन्हें केवल थोड़ी परेशानी ही पहुंचा सकती हैं। अचानक झांग हान की आंखें हीरे जैसी चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। अब वह एक भयानक आत्माभक्षी जादूगर की तरह लग रहा था। यहां तक कि लेई त्यानान भी दंग रह गए। यह क्या कदम है? ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। क्या झांग हान वास्तव में ली झान और उपस्थित सभी मास्टर्स को हरा सकता है? अगर वह जीत गया तो वह चमत्कार कर देगा, लेकिन वह फिर से गलत था, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आप बहुत अच्छे हैं। अचानक झांग हान ने ली झान और अन्य लोगों की ओर देखा और अलौकिक स्वर में कहा। कोई हवा नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे और जो असामान्य क्यूई वह छोड़ रहा था वह दूसरी दुनिया से आती हुई प्रतीत हो रही थी। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा किया है, झांग हान ने कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सही का निशान लगाना। अचानक रक्तसार की एक बूंद उसके माथे से उड़ गई और बार ड्रैगन कार्ड में गायब हो गई। उसी समय उसके शरीर के एक्यूपॉइंट में संग्रहित ऊर्जा विशाल लहरों की तरह बार ड्रैगन कार्ड में उमड़ पड़ी। झांग हान ने अपना दाहिना हाथ उसके सामने रखा, उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली एक साथ और ऊपर की ओर थी। वह दिव्य स्वर में मंत्रोच्चार करने लगा। मैं आत्मा उपभोक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आदेश देने के लिए निषिद्ध मंत्रों का उपयोग कर रहा हूं। राक्षसों और कल्पित बौनों की आत्माओं को बुलाओ। अज्ञात मृतकों की आत्माओं को बुलाओ। पाताल में भटक रही आत्माओं को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी रहस्यमय बड़बड़ाहट के साथ साथ रोशनी की दीवार पर खून फैलने लगा। उसी समय मुख्य आवासीय क्षेत्र को बंद करने के लिए एक रहस्यमय शक्ति थी। यहां तक कि ली परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की नजर में भी आसमान और सूरज खूनी हो गए। उनमें दहशत फैल गई। झांग हान हवा में तैरने लगा, कास्टिंग का इशारा करते हुए उसकी आंखें चमक उठी।
खूनी दीवार के पीछे वह एक राक्षस जैसा लग रहा था। ली जान और अन्य लोग अधिक से अधिक असहज होते जा रहे थे। पैट्रियार्क ली कुन और कुछ निचले स्तर के मार्शल आर्टिस्ट पहले ही इस भयानक दृश्य से डर गए थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि ली जान और सूची के कई अन्य शीर्ष स्वामी भी इस दृश्य के सामने असहाय थे, जिससे वे धीरे धीरे हताश महसूस करने लगे। जब प्रतिद्वंद्वी हमला कर रहा था तो वे केवल देख सकते थे, जो बहुत निराशाजनक था। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर वू भी डरे हुए थे क्योंकि झांग हान से बहुत अधिक ऊर्जा निकल रही थी। मुझे डर है कि चरम स्तर के ग्रैंड मास्टर की सारी ताकत के साथ इतनी सारी ऊर्जा एक झटके में इकट्ठा की जा सकती है। बुजुर्ग जू का चेहरा पीला पड़ गया था। यदि शिखर स्तर के ग्रैंड मास्टर की पूरी ताकत के साथ उन पर ऐसा हमला किया गया तो उनमें से कम आधे लोग मारे जाएंगे। ये सिर्फ वे ही नहीं थे जो हैरान थे, पहाड़ी पर युद्ध देख रही भीड़ अधिक भयभीत थी। यह क्या कदम है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह इतना भयानक है कि ग्रैंड मास्टर ली सहित उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। वह भयंकर झांक कहलाने के योग्य है। वह कैसा विश्व हिला देने वाला हमला कर रहा है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ली परिवार के करीबी थे। उन्होंने भौहें चढ़ा ली और ठंडे स्वर में कहा, भले ही यह हमला अजीब है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ली और अन्य को मारना असंभव है। इसके विपरीत झांग हानयांग ने अपनी ऊर्जा लगभग समाप्त कर ली है और जब प्रकाश दीवार गायब हो जाएगी तो वह मृत्यु के करीब होगा। उनकी बातें सुनकर भीड़ घबरा गई। ऐसा लगता है कि इस युद्ध में एक पक्ष अवश्य मरेगा। मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन झांग हानयांग अब सूची में 5 शीर्ष मास्टर्स को पीछे छोड़ रहा है, जो उसके लिए मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब पहाड़ी पर भीड़ इस लड़ाई के बारे में बात कर रही थी, ली त्यानान सदमे में झांग हान के पीछे था। बाएं और दाएं देखने पर उसने प्रोटेक्टर लेन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और उसे अचानक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका मिल गया। कितना भयानक कदम है, एक सरनी और जादू कला के मिश्रण की तरह। अब वह किसी जादू का प्रयोग करता नजर आ रहा है। यह क्या बदतमीजी है। ली त्यानान की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। हालांकि वह जानता था कि रक्षक लेंग चालों को नहीं समझता है, वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। क्या ग्रैंड मास्टर झांग अकेले 5 शीर्ष मास्टर्स को दबा रहे हैं? रक्षक लेंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। झांग हान को देखकर, जो हवा में ऊंची उड़ान भर रहा था, रक्षक लेंग लगभग उसकी पूजा करना चाहता था। झांग हान अनंत शक्ति वाले एक सम्राट की तरह था, जिससे वह अनजाने में कांप उठता था। मैं उसके कदम को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह किसी तरह के हमले की प्रस्तावना है, शायद कोई धरती हिला देने वाला जादू है। ली त्यानान ने झांग हान को घूरते हुए उत्तर दिया, ये कितना शक्तिशाली हमला है। मुझे लगभग आश्चर्य हो रहा है कि क्या वह एक राक्षस है जो लंबे समय से जीवित है। ली त्यानान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई में झांग हान की मदद करने में असमर्थ, वह केवल प्रकाश दीवार के गायब होने का इंतजार कर सकता था और फिर अवसरों की तलाश कर सकता था। वह नहीं जानता था कि उसने सच का अनुमान लगा लिया है। इस समय झांग हान का हमला अभी भी लोड हो रहा था। उनके सभी प्रतिबिंब बिंदुओं में संग्रहित आध्यात्मिक शक्ति निरंतर एकत्रित हो रही थी। इस कदम को ब्लड शॉक प्लूटो इनकेंटेशन नाम दिया गया। एक साधक के लिए उसे कम से कम इस मंत्र का उपयोग करने के लिए अमृत चरण तक पहुंचने की आवश्यकता थी। लेकिन झांग हान की खेती की समझ सामान्य कृषकों से कहीं अधिक थी। स्पिरिट गैदरिंग एक्यूपॉइंट की मदद से उन्होंने एक अमृत चरण कल्टीवेटर के समान ऊर्जा संग्रहित की थी और बमुश्किल फिर भी सफलतापूर्वक मंत्र का उपयोग किया था। सबसे पहले यह एक ड्रैगन लॉकिंग एरे था। फिर उन्होंने किंग मिंग स्टील को कास्ट करने के लिए फ्लड ड्रैगन कार्ड का इस्तेमाल किया। इन 2 चालों का उद्देश्य लोगों को मुख्य घर में फंसाना था, जबकि ब्लड शॉक प्लूटो मंत्र उसकी वास्तविक हत्या वाली चाल थी। इस समय मुख्य आवास में खून की दीवार से लहर को महसूस करते हुए उपस्थित सभी ग्रैंड मास्टर्स के भाव बेहद गंभीर हो गए। वे नहीं जानते थे कि झांग हान क्या कर रहा था। अज्ञात भयानक है। ली जान को अचानक संकट आने का एहसास हुआ और उसने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आइए खून की दीवार को तोड़ने के लिए उस पर एक साथ हमला करें, उसने अचानक कहा। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक ऊर्जा विस्फोट हो रहा था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ड्रैगन की सुनहरी आत्मा के साथ मिलकर बाहर निकल रही थी। उसने पूरी ताकत से एक फ्लेम ड्रैगन चॉप को रोशनी वाली दीवार पर फेंका। झिझक के साथ उसके बगल में मौजूद एल्डर जू ने दोनों हाथों से हवा में 2 अर्धवृत्त खींचे और फिर उन्हें पार करते हुए थंडर ट्विस्टर बनाया। इस बार ट्विस्टर माउंट न्यू मून पर बनाए गए ट्विस्टर से 10 गुना बड़ा था। जाहिर है तब वह अपनी ताकत छिपा रहा था। मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची में 9वें रैंक के मास्टर के रूप में ग्रैंड मास्टर वू ली झांग के शिविर में कुछ अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर्स में से एक थे। बेशक वह मजबूत था। ग्रैंड मास्टर वू के दाहिने हाथ में प्रकाश की एक चमक थी और फिर वह लाल लटकन के साथ एक काले भाले में बदल गई। उसने भाला लिया और उसे आगे बढ़ाया। खड़खड़ाहट, भाले से बिजली की एक चमक निकली। उनके आगे ग्रैंड मास्टर मा और ग्रैंड मास्टर यांग ने भी चौतरफा हमला बोला। 5 भयानक हमले एक के बाद एक झांग हान की ओर बढ़ते गए। इस मामले में सामान्य अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर्स इन हमलों से बचने के लिए जो कर रहे थे उसे रोक देंगे, लेकिन झांग हान अभी भी अभिव्यक्तिहीन था, जैसे कि उसने उन्हें देखा ही न हो। उसकी आंखें इतनी चमक रही थीं कि कोई नहीं बता सकता था कि वह कहां देख रहा है। ली जान और अन्य लोगों द्वारा हमले का ये दौर शुरू करने के बाद उन्होंने पाया कि झांग हान ने उनकी ओर देखा तक नहीं। तथापि दहेई उनसे क्रोधित हो गया। ओह वो दहेई ने क्रूर भाव के साथ हमलावरों को घूरते हुए, दहाड़ते हुए और उन्हें अपने विशाल दांत दिखाते हुए देखा। फिर अपने शरीर की हरकत के साथ उन सभी हमलों के आने से पहले ही उसने छलांग लगा दी। विज, वह 10 मीटर ऊपर उछला, अपनी विशाल मुट्ठी फैलाई और कई हमलों का सामना करने वाला था। लेकिन अगले ही पल वे सभी हमले खून की दीवार पर प्रहार करते हैं, जिससे वह कांप उठती है। फिर उन हमलों की भयावह ऊर्जा रक्त दीवार द्वारा अवशोषित कर ली गई। खून की दीवार का रंग थोड़ा और गहरा हो गया और संयोग से उस पर काले कोहरे की कुछ किरणें देखी जा सकती थी। ओह, दाही जमीन पर उतरा, झांग हान की ओर देखा और असमंजस में अपना सिर खुजलाया। मास्टर अद्भुत है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पहाड़ पर हर कोई स्तब्ध था। ये किस तरह का कदम है? एक सरनी या कुछ और? वह बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर ली और अन्य लोगों के हमलों का दौर भी उन्होंने आसानी से हल कर लिया। इससे वे हैरान हो गए। इसके अलावा भले ही यह एक सरनी है, हालांकि यह ऐसा प्रभाव प्राप्त कर सकता है, संबंधित सरनी को इतनी जल्दी व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है।
लेई त्यानान भी इसे समझ नहीं सका। ये कौन सी चाल है जो स्वामी के सभी हमलों को अवशोषित कर लेती है? ये सवाल ली जान और अन्य लोगों को भी परेशान कर रहा था। उन सभी ने झांग हान को बड़ी सतर्कता से देखा। हमारी ऊर्जा फिर से अवशोषित हो गई है, इसलिए हम उस पर हमला नहीं कर सकते। बुजुर्ग जू ने भौहें सिकोड़कर कहा, लगातार हमलों से उसकी व्यूह रचना मजबूत होगी। हमें रुकने और इंतजार करने की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं। ग्रैंड मास्टर मा ने उदास चेहरे के साथ झांग हान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि वह झांसा दे रहा है। ये व्यूह आक्रामक नहीं है, वह केवल दिखावा कर रहा है। लड़के, जब तुम्हारी खून की दीवार गायब हो जाएगी तो तुम मर जाओगे। ग्रैंड मास्टर वू ने व्यंग्य किया। हालांकि वह झांग हान का मजाक उड़ा रहा था, फिर भी वह झांग हान की हरकतों के प्रति सतर्क था। रक्त दीवार के अस्तित्व के बावजूद उनकी आवाजें अभी भी सामान्य रूप से प्रसारित की जा सकती हैं। लेई त्यानान का चेहरा सख्त हो गया। उसने भावुक होकर आह भरी। एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं का सिद्धांत मार्शल कलाकारों के बीच भी समान रूप से प्रभावी था। ली जान, ग्रैंड मास्टर वू और उनके शिविर के अन्य लोगों का स्वभाव वास्तव में वही सड़ा हुआ स्वाद था। हालांकि लेई त्यानान को भी चिंता होने लगी। वह जानता था कि खून की दीवार गायब होने के बाद धरती हिला देने वाला युद्ध होगा। हालांकि इस समय झांग हान की भुजाएं अचानक दोनों तरफ फैल गईं और उसकी धीमी आवाज आसमान से आती हुई प्रतीत हुई। रक्त आघात प्लूटो मंत्र। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। खून की दीवार अचानक चमकदार लाल रोशनी में बदल गई, जिसने पूरे मुख्य आवासीय क्षेत्र को कवर कर लिया। आखिरकार वह हमला करना शुरू कर रहा है। ली जान और अन्य लोगों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। झांग हान को घूरते समय वे अधिक सतर्क थे और अपनी आंखें झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके चारों ओर की रोशनी वाली दीवार अभी भी वहीं थी। यदि झांग हान उन पर हमला करना चाहता था तो उसे पहले उस प्रकाश दीवार को तोड़ना होगा जो उसने स्थापित की थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, जल्द ही 10 सेकंड बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ली जान की निगाहें अभी भी अपनी सतर्कता में ढील दिए बिना झांग हान पर टिकी हुई थीं। लेकिन 20 सेकंड बाद, इसे परेशान करना बंद करो। बुजुर्ग जू ने गुस्से में कहा, झांग हान यांग, जब तुम्हारी खून की दीवार टूट जाएगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। वास्तव में झांग हान की आंखों की रोशनी गायब हो गई थी। वह अभी भी हवा में तैर रहा था, शांति से मुख्य निवास में लोगों को देख रहा था और फिर उन्हें एक मजाकिया मुस्कान दी। मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। आप, बुजुर्ग जू विस्फोट करने वाला था। ली जान का चेहरा और अधिक उदास हो गया जब उसने ठंडे स्वर में कहा, चाहे सरनी में कितनी भी ऊर्जा हो, वह भी सीमित है। आप हमें केवल अस्थायी रूप से फंसा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात खत्म हो, चाचा, बड़े भय से कांपती हुई चीख पीछे से आई। अंकल, मुझे क्या हो रहा है? मेरी तरफ देखो, अंकल, मेरी मदद करो। हंसना, चपटा करना, चपटा करना। लीजान और अन्य लोगों ने एक पल में अपना सिर घुमाया, पीछे देखा और एक भयानक दृश्य देखा। पैट्रियार्क ली जान की ओर दौड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां ऐसे उग रही थी मानो जीवित हों। उसके हाथ धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे। उसके बाल नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सफेद हो रहे थे। उसका सीधा शरीर धीरे धीरे झुक रहा था। 1 कदम, 2 कदम। वह केवल 5 कदम आगे चला और अब वह 90 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। जब उसने छठा कदम आगे बढ़ाया, मौत की गंध ने उसे ढक लिया। वह जमीन पर गिर गया, लीजान की ओर देखा और बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज में चिल्लाया, अंकल, मदद करो। आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी त्वचा बहुत तेजी से सिकुड़ रही थी। कुछ ही सेकंड में 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी मृत हड्डियों के ढेर में बदल गया था। फिर मृत हड्डियां पाउडर में बदल गईं और धीरे धीरे नष्ट हो गईं। हिस, बुजुर्ग जू ने अपने दिल को अपने मुंह में महसूस करते हुए हौंकते हुए कहा। वह दूसरों की ओर देखने लगा। ली परिवार के अधिकांश सदस्य विलाप कर रहे थे क्योंकि जो लोग पैट्रियार्क ली के समान उम्र के थे वे मृत हड्डियों में बदल गए थे और उसी तरह नष्ट हो गए थे। लीकुन और 2 अन्य युवा भी 90 की उम्र में बूढ़े हो गए थे। वह और ली जान देख रहा था और रो रहा था, दादाजी, मेरी मदद करो। दादाजी, मेरी मदद करो। ली जान का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। इस समय भयानक दृश्य देखकर मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची में तीसरे स्थान पर रहने वाले मास्टर ली जान भयभीत हो गए। ली जान ने ली कुन के शरीर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति भेजने की कोशिश की, लेकिन ये केवल ली कुन की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सका। उसके सामने वह युवक तेजी से मृत हड्डियों के ढेर में बदल गया और फिर नष्ट हो गया। यह ली जान भयानक लग रही थी। शेष 2 वृद्ध युवक जमीन पर लंगड़ाते हुए ली जान के पास पहुंच रहे थे और धीमी आवाज में चिल्ला रहे थे, मेरी मदद करो, दादाजी। बजना। लीजान पीछे हटे और अपने पीछे की कुर्सी को नीचे गिरा दिया। अपने जीवन में पहली बार लीजान को डर महसूस हुआ। वह असहाय होकर खड़ा रहा और देखता रहा कि दोनों युवक मृत हड्डियां बन गए हैं। वह कैसे संभव है? लीजान के हाथ कांप रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? बुजुर्ग जू का चेहरा पीला पड़ गया था और वह अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कौन सा जादू किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति को इस तरह से छीन सकता है? मेरी ताकत। अचानक ग्रैंड मास्टर वू का चेहरा बहुत बदल गया और वह भयभीत होकर चिल्लाया, मैं बीच के चरण में गिर गया। अन्य 4 चौंक गए और खुद की जांच करने लगे, लेकिन पाया कि उनकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। वे अब शांत नहीं रह सकते थे। मुख्य निवास के सभी ग्रैंड मास्टर्स दहशत में थे। जल्दी करो, रक्षा, ग्रैंड मास्टर मा चिल्लाया। सभी ने सुरक्षात्मक प्रभाव वाले अपने हथियार और खजाने निकाल लिए। लीजान ने जो बिलो पत्ता निकाला वह नीली रोशनी में बदल गया और उसके चारों ओर लिपट गया। अन्य लोगों ने उसका अनुसरण किया और तुरंत अपने स्वयं के सुरक्षात्मक अवरोधों को सक्रिय कर दिया। हर तरफ रोशनी थी। सुरक्षात्मक खजाने के सक्रिय होने के बाद उनमें से केवल 5 जीवित थे। उन्होंने एक दूसरे को उसी घबराहट भरी नजर से देखा। वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता है। अगले ही पल लीजान का चेहरा पीला पड़ गया। रक्षा इस पर काम नहीं करती, बुजुर्ग जू ने अचानक कांपती आवाज में कहा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी ताकत अभी भी तेजी से कम हो रही थी, जैसे कि उसे एक अकथनीय शक्ति द्वारा अवशोषित किया जा रहा हो। वे अपने बचाव के लिए हर तरह की चीजों का इस्तेमाल करते रहे। 1 मिनट बाद ली जान, जो बेहद पीले दिख रहे थे, ने घोषणा की, मैं बीच के चरण में आ गया हूँ। यह बुजुर्ग जू अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने झांग हान की ओर देखा और जोर से कहा, ग्रैंड मास्टर झांग, हम बातचीत कर सकते हैं। कृपया जितनी जल्दी हो सके खून की दीवार को हटा दें। हम आपके नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। हम तुम्हें 5 तत्वों की भट्टी देंगे। तुम्हें सब कुछ दे दो। उसने बेतहाशा झांग हान से अपनी जान बख्शने की भीख मांगी।
वह जानता था कि यदि उनकी ताकत घटती रही तो झांग हयांग उन सभी को आसानी से मार सकता है। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में उनके लिए घबराना असंभव था। जब एल्डरजू की आवाज पूरे मुख्य निवास में गूंज रही थी तो पीछे पहाड़ी पर दर्शकों की संख्या 200 से अधिक हो गई थी और बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर हर कोई भयानक सन्नाटे में डूब गया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। प्रकृति के नियमों के इस उल्लंघन ने उन्हें भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। यदि वे मुख्य निवास में होते तो वे पहले ही उन 10 सामान्य मार्शल कलाकारों की तरह हड्डियों और पाउडर में बदल चुके होते। यह लेई त्यानान और रक्षक लेंग अनजाने में पीछे हट गए। उन्हें लगा कि उनके हाथ कांप रहे हैं और उनके पैर नर्म हो गए हैं। वे अब झांग हान को शैतान को देखने के भाव से देख रहे थे। हे भगवान! लेई त्यानान ने मुख्य निवास की ओर एकटक देखा। झांग हान ने एल्डरजू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी और उनकी उदासीन आंखों ने ली जान और अन्य लोगों को निराशा की खाई में धकेल दिया। मुझे विश्वास नहीं होता। यह महसूस करते हुए कि वह शुरुआती चरण में गिर गया था, ग्रैंड मास्टर मा ने अपना दिमाग खो दिया और बेतहाशा दहाड़ने लगा। वह आगे बढ़ा और एक ही समय में कई हमले किए। ये देखकर लीजान और अन्य लोगों ने तुरंत उसके नेतृत्व का अनुसरण किया और पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वे खून की दीवार के करीब पहुंचे तो वे अपनी आत्मा का फटना सहन नहीं कर सके। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद लीजान और अन्य लोगों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उनमें से एक वापस नहीं आया, ग्रैंड मास्टर मा। वह भी दर्द से कराहता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह बहुत जीना चाहता था। वह खून की दीवार के पास आ रहा था। जैसे ही उसकी हथेली खून की दीवार को छूने वाली थी, वह ऐसे दहाड़ा जैसे उस पर हमला किया गया हो। फिर वह पीछे की ओर उड़ गया और बिना आवाज के ली जान के सामने गिर गया। ग्रैंड मास्टर मा, लीजान ने जल्दी से उसकी बांह को छुआ। जब उन्होंने ग्रैंड मास्टर मा को बैठे हुए देखा तो उन्हें राहत मिली। हालांकि अगले ही पल, तुम मूर्ख हो। ग्रैंड मास्टर मा ने लीजान की ओर इशारा किया और हंसे। लीजान ने स्तब्ध होकर उसकी ओर देखा। तुम एक मूर्ख हो, आप भी। ग्रैंड मास्टर मा ने ग्रैंड मास्टर वू और एल्डरजू की ओर इशारा किया। वह पागल है। ग्रैंड मास्टर वू ने आश्चर्यचकित अविश्वास की स्थिति में अपनी आंखें व्यापक रूप से खोलीं। लीजान भी भयभीत होकर खून की दीवार को देख रही थी। यह क्या बदतमीजी है। इसने न केवल एक मार्शल आर्ट मास्टर की आत्मा को नुकसान पहुंचाया और उन्हें मूर्ख बना दिया, बल्कि उनकी ऊर्जा को भी अवशोषित कर लिया और उन्हें कमजोर कर दिया। ये क्या था? ग्रैंड मास्टर मा के अलावा बाकी चारों ने एक दूसरे को देखा और अपना मन बना लिया। जाना, स्विश। वे आगे बढ़े और खून की दीवार पर पागल हमलों का एक नया दौर शुरू किया। इस दौरान आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे केवल रक्त दीवार में विभिन्न गतिविधियों की चकाचौंध रोशनी देख सकते थे। ये बहुत भयानक है। पहाड़ी पर मौजूद भीड़ आश्चर्य से हौंफने लगी। क्या ग्रैंड मास्टर झांग ली जान सहित 5 मास्टर्स का दमन कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि वह इन 5 लोगों को अकेले ही मारकर खुद को लीजेंड बनाना चाहता है। वह अमर है। केवल अमर लोगों में ही ऐसी क्षमता होती है। कई लोगों ने झांग हान को ऐसे देखा जैसे वे किसी अमर को देख रहे हों। वे झांग हान की ताकत को समझ नहीं सके, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस कदम की कीमत चुकानी पड़ेगी और झांग हान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबकी निगाहों में खून की दीवार में हमला 10 मिनट तक चला। अंत में ली जान और अन्य लोगों ने पाया कि वे स्वर्ग मंच के स्वामी बन गए हैं। वे लगभग दहाड़ रहे थे, मुझे बाहर जाने दो। झांग हान यांग। अंत में 2 मिनट के बाद जब वे पृथ्वी मंच के स्वामी बन गए तो झांग हान ने सांस छोड़ी। वह मुड़ा और शांति से दहेई और उसके पीछे लिटिल हेई को देखा। फिर उसने रोशनी की दीवार में खून फैलाने के लिए अपना हाथ लहराया। आगे बढ़ो, झांग हान ने स्पष्ट रूप से कहा। दहेई डर गया और उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, ये खतरनाक है। मुझे चोट लगने का डर है। झांग हान इससे खुश था। छोटी हेई ने भयंकर अभिव्यक्ति के साथ बाएं और दाएं देखा और फिर वह मुख्य निवास में कूद गई और तेजी से बढ़ती काली छाया में बदल गई। जब ये ग्रैंड मास्टर मा के पास से गुजरा, जो अभी भी बेतहाशा उछल कूद कर रहा था, तो उसके शरीर से खूनी धुंध फूट पड़ी और फिर वह जमीन पर गिर गया। ग्रैंड मास्टर मा आज मारे जाने वाले मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची के पहले शीर्ष मास्टर बन गए। दाहेई को प्रोत्साहित किया गया। यह मुख्य घर में घुस गया और सीधे ली जान पर चला गया। ली जान ने दाहेई की ओर देखा, जो 3 मीटर लंबा था। वह असमंजस में था। क्या यह केवल 2.5 मीटर लंबा नहीं था? क्या यह मरना नहीं था? यह अब पूरी तरह से कैसे ठीक हो गया है, यहाँ तक कि 3 मीटर ऊंचा भी हो गया है। लीजान ने दहेई को अपनी ओर आते हुए देखा। मैं अब एक अर्थ स्टेज मार्शल आर्टिस्ट हूँ और झांग हानयांग का विरोध करने में असमर्थ हूँ। वैसे भी मैं मरने जा रहा हूँ। जानवर को मेरे साथ क्यों नहीं जाने दिया? लीजान की हथेली में एक खंजर चुपचाप दिखाई दिया। उसने खंजर को अपनी बांह के पीछे छिपा लिया और दहेई पर झपटा। जब वह दहेई के पास पहुंचा तो उसने खंजर उठाया, बुरी तरह मुस्कुराया और पागलपन से दहाड़ता हुआ बोला, नरक में जाओ। हालांकि अगले ही पल, क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। उसने अपने खंजर को दहेई द्वारा केवल एक झटके से चूर चूर होते देखा। विशाल मुक्का रुका नहीं, बल्कि उसकी छाती पर लगा। पफ! लीजान पीछे की ओर उड़ी और फिर 15 मीटर दूर जमीन पर गिर गई। उसने खून उगल दिया और दहेई को भयभीत कांपते हुए देखा। अब आप एक ग्रैंड मास्टर हैं। वह कैसे संभव है? बुजुर्ग जू ने अजीब सी चीख निकाली और पीछे हटता रहा। वह निराशा से कांप रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। हमने कर लिया। नहीं, अभी भी मौका है। जब तक मैं झांग हानयांग से मुझे माफ करने के लिए कह सकता हूँ। जब उसने अपनी नजर झांग हान की ओर घुमाई और कुछ कहने ही वाला था तो उसके अनकहे शब्द चीख में बदल गए। उन्हें अपने बाएं घुटने में ठंडक महसूस हुई, जिसके बाद असहनीय दर्द हुआ। वह लड़खड़ा गया, गिर गया, दाहिनी ओर देखा और पाया कि भयंकर कुत्ते के पंजे में से एक ने उसके घुटने को छेद दिया था। फटती आवाज के साथ छोटी हेई ने अपने पंजे नुकीले नाखूनों से फैलाए, बड़े जू के जोड़ों पर दबाव डाला और आसानी से उन्हें अंदर घुसा दिया, जैसे कि उसकी हड्डियां और मांस सिर्फ नरम टोफू थे। उसी समय कुत्ते ने अपने नुकीले दांत दिखाए और बुजुर्ग जू की गर्दन के पास आता रहा। उनके सामने दहेई लीजान की ओर कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, जो लगातार जमीन पर पीछे की ओर रेंग रहा था। लीजान की पुतलियों में दाहेई की निरंतर बढ़ती आकृति प्रतिबिंबित हो रही थी। यहाँ मत आओ। नहीं, झांग हानयांग, मेरी जान बख्श दो। मैं हमेशा के लिए आपका गुलाम बन सकता हूँ। मुझे जाने दो। लीजान ने झांग हान को पागलपन से देखा और लगभग गुर्राते हुए उपरोक्त शब्द कहे।
हालांकि झांग हान अभी भी आकाश में तैर रहा था और ली जान को उदासीनता से देख रहा था, जैसे कि उसने ली जान की दहाड़ नहीं सुनी हो। झांग हान की नजरों के अनुसार ली जान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे घास का एक तिनका समझा जा रहा हो। ये कैसे संभव है? ली जान ने हताशा में दहेई की ओर देखा और उसका मन उथल पुथल में था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैं कैसे असफल हो सकता हूँ? मैं, जैसे ही वह सोच रहा था, उसका पैर दहेई ने पकड़ लिया। अगले ही पल उसे आसमान घूमता हुआ महसूस हुआ। उसका शरीर ऊपर की ओर झूल गया और जमीन के दूसरी ओर जोर से टकराया। इस प्रकार से धमाके 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 धमाके। आगे जो हुआ वह दाहेई द्वारा झाओ फैंग और प्रशिक्षक लियू को धमकाने के समान था, लेकिन इस बार यह अलग मात्रा में बल का प्रयोग कर रहा था। हवा में फैली खूनी धुंध ने यह साबित कर दिया। पहाड़ी पर लोग पीले पड़ गए। फंसे हुए जानवर की लड़ाई, ये फंसे हुए जानवर की लड़ाई है, किसी ने कांपती आवाज में कहा। ये फंसे हुए जानवरों की लड़ाई नहीं है, बल्कि शुद्ध यातना है। झांग हानयांग बहुत मजबूत है। पूरी पहाड़ी पर एक वृद्ध आवाज गूंज उठी। भीड़ ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके चेहरे थोड़े बदल गए। ग्रैंड मास्टर फैंग, ये फैंग रुशान था, जो भविष्य बताने में विशेषज्ञता रखने वाला एक ग्रैंड मास्टर था। फैंग रुशान की भयावह अभिव्यक्ति को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि झांग हानयांग को उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली होना होगा। एल्डर फैंग, झांग हानयांग, वह एक अधेड़ उम्र का आदमी फैंग रुशान के पास गया, प्रणाम किया और फिर संदेह से पूछा, क्या वह ग्रैंड मास्टर स्टेज के शिखर पर है? ग्रैंड मास्टर चरण का शिखर? हिस उपस्थित कई लोग आश्चर्य से हौंफने लगे। इन शब्दों के अर्थ उन्हें डराने के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें लगा कि यह सब उचित लग रहा है। शिखर। फैंग रुशान ने आदरपूर्वक झांग हान की ओर देखा और धीरे से कहा, शिखर पर एक ग्रैंड मास्टर के अलावा कौन ली जान और 4 अन्य मास्टर्स को बड़ी श्रेष्ठता के साथ हरा सकता है? केवल सबसे क्रूर ड्रैगन ही लहरों को चुनौती देने और नदी पार करने की हिम्मत करेगा, और ग्रैंड मास्टर झांग। फैंग रुशान ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन हर कोई समझ गया कि उसका मतलब क्या था। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि झांग हानयांग एक पीक ग्रैंड मास्टर थे, एक शिखर ग्रैंड मास्टर। अधिकांश लोगों ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और झांग हान को सम्मानपूर्वक देखा। हांगकांग में केवल 2 पीक ग्रैंड मास्टर्स थे। मार्शल आर्टिस्ट सूची में प्रथम स्थान पर जी वुशुंग और दूसरे स्थान पर मो चेंगफेंग हैं। लेकिन वे दोनों ग्रैंड मास्टर्स थे जो 50 साल पहले प्रसिद्ध हो गए थे, और वे लगभग 30 वर्षों तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए थे। विश्वसनीय समाचारों के अनुसार वे अभी भी हांगकांग की रखवाली कर रहे थे और तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कि कोई धरती हिलाने वाली घटना न हो। पिछले 10 वर्षों में ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट की सूची में हमेशा पहले और दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि ली जान तीसरे स्थान पर थे, लेकिन उनके और पहले 2 के बीच ताकत में असमानता बहुत स्पष्ट थी। लेकिन आज मार्शल आर्ट जगत को उम्मीद नहीं थी कि रैंकिंग सूची में तीसरा स्थान बदल जाएगा, और झांग हानयांग ने सबसे शक्तिशाली और होनहार युवा मास्टर के रूप में खुद को हांगकांग में शिखर स्तर पर तीसरा ग्रैंड मास्टर बना लिया। कई लोगों की डरावनी निगाहों के नीचे ली मैनर में एक तरफा लड़ाई चल रही थी। यह एक नरसंहार है। एक व्यक्ति जिसने ली जान का समर्थन किया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ग्रैंड मास्टर ली और अन्य को मारने के लिए झांग हानयांग को यहां पहुंचने में 20 मिनट से भी कम समय लगा। यह उसे विश्वास था कि ली जान जीतेगी। इसके अलावा भले ही ली जान जीत जाए, उन्हें आज एक भयंकर युद्ध देखने को मिलेगा। लेकिन उन्हें ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। ये कैसे हुआ? उनकी अभिव्यक्ति देखकर उनके आसपास के लोगों ने बिना कोई टिप्पणी किए मौन मुस्कान का आदान प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में झांग हानयांग का समर्थन किया और लंबे समय तक उस आदमी का खंडन करना चाहते थे, लेकिन ली जान के प्रभाव के कारण उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अब भले ही उनके पास बोलने का मौका था, वे कुछ भी कहने में बहुत हैरान थे। इसके अलावा वे गरीब आदमी को धमकाना नहीं चाहते थे। अभी 2 मिनट ही हुए थे कि रोशनी की दीवार पर लगा खून का रंग गायब हो गया, लेकिन दीवार के 5 ग्रैंड मास्टर मर चुके थे। मुख्य निवास के अलावा ली कबीले की जागीर शांतिपूर्ण नहीं थी। ली परिवार के सदस्य, गार्ड समूह और अन्य लोग मुख्य निवास को देखते हुए पास में इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि अंदर लड़ाई चल रही है, लेकिन वे हर समय विशिष्ट स्थिति नहीं देख सकते थे। वे केवल आकाश में नीचे तैरते हुए आदमी को देख सकते थे, लेकिन यह उन्हें डर से कांपने के लिए पर्याप्त था। उसी समय झांग हान ने उन पर ध्यान दिया। झांग हान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी भावना के स्वर में कहा, ली परिवार के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही झांग हान ने बोलना समाप्त किया, मुख्य निवास के चारों ओर रोशनी अचानक फैल गई और अंदर से बाहर तक पूरी जागीर में फैल गई। प्रकाश दीवार में निहित ऊर्जा मूल ऊर्जा का लगभग 5% थी, लेकिन ये 5% ली कबीले की पूरी जागीर को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त था। झांग हान ने जो कहा, उसे सुनकर दाही की आंखें तेजी से चमकने लगीं। ओह वो, उसने अपनी बड़ी मुट्ठी घुमाई और उत्साह से अपनी छाती पिटी। किसी भी स्थिति में यह अपने मालिक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धमाके 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 धमाके। ली कबीले की पूरी जागीर में एक धीमी आवाज गूंज रही थी। ओह वो, हालांकि लिटिल हेई का रोना अभी भी भेड़िए जैसा था, उसके रोने में निहित मानवीय मनोदशा ने हर किसी को इसका तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं की। यह कोई साधारण पालतू जानवर नहीं था, बल्कि एक ग्रैंड मास्टर स्पिरिट जानवर था। केवल मिंग मैंग के सामने लिटिल हेई अक्सर पालतू कुत्ते की तरह भौंकती थी। वह जानता था कि जब वह दुश्मन पर भौंकेगा तो वह उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन भीड़ का ध्यान 2 हेई शक्तियों पर नहीं था। वे सभी जागीर के चारों ओर धीरे धीरे प्रकाश को देख रहे थे, जो नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य था। झांग हान की बातें सुनकर वे सभी घबरा गए। झांग हानयांग वास्तव में ली परिवार को खत्म करना चाहता है। हिस, अरे बाप रे, एक बार जब ली परिवार नष्ट हो गया तो इससे हांगकांग में भूकंप आ सकता है। वह बहुत भयानक था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पहाड़ी पर भीड़ में हंगामा मच गया। लेई त्यानान, जो झांग हान से बहुत पीछे नहीं था, आश्चर्यचकित था। क्या ली परिवार के विनाश का कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? लेई त्यानान झांग हान के पास पहुंचे और कुछ कहना चाहते थे। फिर उसने झांग हान की शांत अभिव्यक्ति देखी, इसलिए उसने हार मान ली। अंततः उसे पता चला कि झांग हान का उपनाम भयंकर झांग क्यों था, क्योंकि एक बार जब उसने दृढ़ प्रयास किया तो ये बहुत डरावना होगा। अचानक, बस काफी है, दूर से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई। सभी ने मुड़कर देखा तो एक काली आकृति बहुत तेजी से ली मैनर की ओर जा रही थी। वह एक पेड़ की चोटी पर रुका और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और फिर एक हथेली के आकार का, तारे के आकार का डाट धीरे धीरे जागीर में उड़ गया। जब डाट प्रकाश की दीवार से टकराया तो प्रकाश की दीवार की ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित होने लगी। झांग हान ने उसकी ओर देखा।
फिर झांग हान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आगे की ओर थपथपाया। शेष ऊर्जा 5 मीटर ऊंचे हैंड ऑफ अर्थ किलिंग इंटेंट में बदल गई। विशाल हाथ ने घूमते हुए काले बादल की तरह डार्ट को रोका और उसे वापस मारा और पेड़ के शीर्ष पर बैठे बूढ़े व्यक्ति पर हमला किया। उधर सादे कपड़ों में मौजूद वृद्ध शांत रहा। जब पृथ्वी को मारने के इरादे का हाथ उसके पास आया तो उसने अपनी भुजाओं में कुछ ताकत इकट्ठी की और उन्हें बाहर की ओर घुमाया और फिर विशाल हाथ टूट गया और धीरे धीरे गायब हो गया। बिल्डिंग बेस का अंतिम चरण। झांग हान ने बूढ़े व्यक्ति को देखा और उसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। बिल्डिंग बेस के अंतिम चरण में एक कृषक झांग हान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। हालांकि झांग हान अभी अभी बिल्डिंग बेस के मध्य चरण में आगे बढ़ा था और मध्य चरण और अंतिम चरण के बीच ताकत में बड़ी असमानता थी। झांग हान के पास 10 इंच का डेंटियन था जो उसके लिए ताकत के अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा वह एक अति उत्तम बिल्डिंग बेस कल्टीवेटर के रूप में अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। वृद्ध व्यक्ति द्वारा झांग हान के हाथ से पृथ्वी को मारने के इरादे को अवरुद्ध करने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, जहां भी संभव हो उदार रहें। रुकें ग्रैंड मास्टर झांग, ये काफी है। कौन है ये? पहाड़ पर हर कोई भ्रमित था। हालांकि फैंग रुशान सहित मार्शल कलाकारों की पुरानी पीढ़ी ने आश्चर्य में अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। ग्रैंड मास्टर मो, लेई त्यानान आपका स्वागत कर रहे हैं। अचानक लेई त्यानान कुछ कदम आगे बढ़े और दूर खड़े वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम किया। उसकी बातें सुनकर पहाड़ी पर मौजूद सभी लोग कांपने से खुद को नहीं रोक सके। एम मो चेंगफेंग, मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाले ग्रैंड मास्टर। वह इस लड़ाई के लिए फिर से जनता के सामने आए हैं। यह आश्चर्यजनक है। कई लोगों ने केवल मो चेंगफेंग की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था लेकिन उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। इस समय उसे खेतों में काम कर रहे लोगों की भांति सादे कपड़ों में देखकर वे चौंक गए। झांग हान, ये लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम पीछे हट जाएं? लेई त्यानान ने झांग हान की ओर देखा और फुसफुसाए। झांग हान ने लेई त्यानान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुड़कर सामने दूर खड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और शांति से कहा, मैं हमेशा वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। जैसे ही झांग हान की उंगलियां हिली, मुख्य निवास के चारों ओर बिखरे हुए कांच धीरे धीरे ऊपर उठे और उसके चारों ओर घूमने लगे। क्षेत्र में तापमान तेजी से गिरा। इस दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया। क्या झांग हानयांग मो चेंगफेंग के खिलाफ लड़ने जा रहा है? अगर ऐसा है तो हम आज दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई देख सकते हैं। अफसोस, मो चेंगफेंग ने आह भरी और झांग हान की ओर उड़ गया। वे शुरू करने जा रहे हैं। यहां तक कि लेई त्यानान को भी अपना दिल अपने मुंह में महसूस हुआ। हालांकि मो चेंगफेंग झांग हान से 20 मीटर दूर रुक गए। वह एक घर की छत पर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। अब जबकि ली जान मारा गया है, मैं चाहता हूं कि आप उसके परिवार को माफ कर दें। और मैं आपसे वादा करता हूं, हांगकांग में कोई और ली परिवार नहीं होगा। आप मेरे साथ सहमत नहीं है? हंसना, चपटा करना। सभी की निगाहें झांग हान पर टिकी थीं। वह भी शांत और मौन था। इस पल उन्होंने देखा कि मो चेंगफेंग के होंठ थोड़े खुल और बंद हो रहे थे, जैसे वह कुछ कह रहा हो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। गुप्त ध्वनि संचरण। क्या बोल रहा था? हर कोई अविश्वास से उस दृश्य को देख रहा था, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वे केवल यही जानते थे कि झांग हानयांग और मो चेंगफेंग शायद नहीं लड़ेंगे। मो चेंगफेंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद झांग हान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने मो चेंगफेंग की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उसके बाद झांग हान जमीन पर उतरा और फिर द हेई और लिटिल हेई के साथ चला गया। जब झांग हान ली कबीले के मनों के सामने वाले गेट की ओर चले तो लेई त्यानन ने कुछ देखने के लिए आगे बढ़ाया लेकिन अंत में वह मान ली हार गया। वह झांग हान के साथ नहीं था क्योंकि उसे उस मानसिक विकार से निजात नहीं मिला था। इस समय हर कोई इन 3 प्रतिमाओं को देख रहा था जिसमें मो चेंगफेंग भी शामिल थे। हांगकांग का उदय हुआ युवा फेयस झांग के कई खिलाड़ियों के बाद बिना किसी बाधा के हांगकांग की मार्शल कलाकार सूची में तीसरा मास्टर बन गया था। ये निराशाजनक था। झांग हान की प्रेरणा की ओर देखते हुए मो चेंगफेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, घुमा और बुदबुदाते चले गए। अगर वह वास्तव में कुछ करना चाहता है तो कोई भी उसका साथी नहीं बन सकता। अपनी टिप्पणी समाप्त होने के बाद मो चेंगफेंग चले गए। उसने अपने पैर की टीम को एक के बाद एक छत की ओर इशारा किया और प्रतिक्रिया बल के साथ वापस तैरने लगा। उसकी गति धीमी रही लेकिन वास्तव में ये बहुत तेज थी और कुछ सेकंड बाद ग्रैंड मास्टर की सभी झलकियां ओझल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने परामर्श में काम करने के लिए जल्दी से वापस जा रही हो। केवल ली त्यान और रक्षक लेंग ने अपनी टिप्पणी दी। लेई त्यानान स्तब्ध रह गया और फिर उसे अचानक समझ आया कि मो चेंगफेंग का क्या मतलब है। मो चेंगफेंग का मतलब था कि जांग हैंग मार्शल आर्ट की दुनिया में एक उच्च स्थान हासिल करने में सक्षम थी, लेकिन उन्होंने न्यू मुंबई में घर पर रहकर पिता की उपाधि प्राप्त करना पसंद किया। यहां तक कि मो चेंगफेंग ने भी जांग हान की भावना की प्रशंसा की, जो काफी हद तक उनके जैसा ही था। उसी समय लेई त्यानान थोड़ा छोटा था। कब झांग हान बड़ा मेरा सर्वश्रेष्ठ मास्टर बन गया? शायद वह हमेशा अधिक शक्तिशाली थी। मैंने पिछले बार कहा था कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। शायद ये उसका एक मजाक है। और अधिक लेई त्यानान ने इसके बारे में सोचा कि उसे और अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए उनका ध्यान मुख्य आवास की बस्ती की ओर चला गया। ली जान मार्शल आर्टिस्ट सूची में तीसरे स्थान पर, ग्रैंड मास्टर वू 9वें, ग्रैंड मास्टर मा 16वें, हेवनली एलिक्सिर संप्रदाय के एल्डर जू और असर जू, उनके कई शिष्य पैट्रियार्क ली और परिवार के वरिष्ठ सदस्य ली त्यानान को सिरदर्द महसूस हुआ, इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ का स्केल और अपनी कनपटी पर मालिश करना शुरू कर दिया। बचाव लेंग ने अचंभित बार अपनी उंगलियां फैलाईं, गणना की और फिर आश्चर्य से लेई त्यान की ओर देखा। निदेशक, अब आप हांगकांग में मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 में हैं। बधाई हो। आपके पास अभी भी इसके बारे में सलाहकार का समय क्या है? अपने आदमियों को अंदर आने दो। ली त्यानान ने उसे गौर कर देखा। ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। डिफेंडर लिंग ने तुरंत अपना मोबाइल फोन आउटलुक बनाया और चला गया। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया और मैं टॉप 10 में आ गया। सूची में शीर्ष 20 में से 4 एक दिन में मारे गए। यह आश्चर्यजनक है। लेई त्यान अचंभित बढ़ाया। पहाड़ी पर मौजूद 200 से ज्यादा लोग अभी तक वहां से नहीं निकले थे। वे अभी भी कुछ ऐसा हुआ था कि उसकी फैक्ट्री डूब गई थी। पीछे मुड़कर देखने पर ग्रैंड मास्टर झांग ने उस दिन अपनी अधिकांश ताकत माउंट युनडिंग पर छिपा दी थी, एक मार्शल कलाकार ने कहा, जिसने माउंट युनडिंग पर लड़ाई भी देखी थी।
हाहा, अचानक 20 साल के एक आदमी ने व्यंग्य किया और प्रशंसा भरे लहजे में कहा, ग्रैंडमास्टर झांग बस एक शांत जीवन जीना चाहते थे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, इसलिए उन्होंने बाहर आकर अपने लिए एक साफ भूमि के लिए लड़ने का फैसला किया और अब ठीक है, फियस झांग के नाम से जाना जाता है। वह कितना उत्कृष्ट व्यक्ति है और हमें उसका आदर करना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। वह 3 महीने से भी कम समय में हांगकांग के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनने के लिए इतना शक्तिशाली है। लीजान और मास्टर वु दोनों ग्रैंड मास्टर स्तर के अंतिम चरण में थे और ग्रैंड मास्टर मा और ग्रैंड मास्टर यांग हे क्विंगटिन प्लस एल्डर जू से अधिक मजबूत हैं। मुझे डर है कि अधिकांश मार्शल कलाकार इससे भयभीत हो जाएंगे उन पांचों की दृष्टि। हालांकि झांग हानयांग, वह स्वयं यहां आया और अपने अद्वितीय कौशल से उन्हें मार डाला। वह कितना भयंकर आदमी है। ग्रैंड मास्टर फैंग, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि मास्टर झांग चरम स्तर पर है? अचानक फैंग रुशान के पास खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। हंसना, चपटा करना, चपटा करना। आसपास के सभी लोगों ने फैंग रुशान को देखा। इन संदेहों का सामना करते हुए फैंग रुशान ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, यदि वह चरम पर नहीं होते तो क्या ग्रैंड मास्टर मो ऐसी टिप्पणी करते? हांगकांग में अब कोई ली परिवार नहीं है और ली परिवार का गायब होना एक और किंवदंती के जन्म का प्रतीक है। ये कहने के बाद फैंग रुशान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। आज के बाद झांग हानयांग का हांगकांग के हर मार्शल कलाकार द्वारा सम्मान किया जाएगा और उसका नाम हुआ राष्ट्र के मार्शल आर्ट जगत में सुना जाएगा। उनके शब्दों ने सभी दर्शकों को चुप करा दिया। हांगकांग में हर मार्शल कलाकार उसका सम्मान करेगा और उसका नाम हुआ राष्ट्र के मार्शल आर्ट जगत में सुना जाएगा। ये यहाँ हर किसी का सपना था। वे एक किंवदंती के प्रसिद्ध होने की प्रक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। फैंग रुशान फिर मुड़ा और चला गया। भीड़ में 20 साल का एक युवा मार्शल आर्टिस्ट, उसकी आंखें चमक रही थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और एक फोन नंबर डायल किया। नमस्ते भाई फैंग, मास्टर झांग की खबर, वह बहुत अद्भुत है। उसने अकेले ही ली परिवार को खत्म कर दिया और 5 ग्रैंड मास्टर्स को मार डाला। उसका इरादा पूरे ली परिवार को नष्ट करने का था, लेकिन रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद मो चेंगफेंग ने उसे रोक दिया, जिसने बहुत ही दोस्ताना चर्चा के माध्यम से उसे छोड़ने के लिए मना लिया। इसके अलावा मो चेंगफेंग ने घोषणा की कि अब हांगकांग में कोई ली परिवार नहीं है। मैं भी आपके सुरक्षा समूह में शामिल होना चाहता हूं, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? नमस्ते 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 नमस्ते। धिक्कार है, उसने फोन क्यों काट दिया? युवक ने अपने मोबाइल फोन की ओर देखा, अपने होंठ सिकोड़ लिए और आंखें घुमा लीं। उसने 1 या 2 घंटे में फिर से कॉल करने की योजना बनाई और फिर रात में या कल भी अगर उसे दोबारा मना कर दिया गया तो कॉल करने की योजना बनाई। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक उन्होंने हार नहीं मानी, वे सफल होंगे। दूसरी ओर झाओ फैंग ने फोन रख दिया क्योंकि उसे अपने मालिक का फोन आया था। झाओ फैंग ने अभी अभी खबर सुनी थी और अभी तक इसे पचा नहीं पाया था। उसने फोन का जवाब देने में जल्दबाजी की और झांग हान के साथ कुछ बातें करने के बाद फोन रख दिया। फिर वह खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए जियान की ओर देखा। मैडम, मास्टर ने कहा कि वह 1 घंटे में वापस आ जाएगा और उसने मुझसे हॉटपॉट के लिए कुछ सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा। अफसोस। जियान ने राहत की लंबी सांस ली, मुस्कुराई, अपना हाथ लहराया और कहा, तो फिर आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है। झाओ फैंग ने सिर हिलाया, आहू और एल्डरमेन को इकट्ठा करने के लिए हाथ हिलाया और वे सामग्री तैयार करने के लिए बाहर चले गए। वांग झानजोंग और अन्य, जो खिड़की के पास बैठे थे, खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए सोफे के एक तरफ आ गए। फिर वे बैठ गए और खुशी से बातें करने लगे। हॉल का माहौल अचानक जीवंत हो गया। मेंग मैंग ने अपने हाथ से खिलौना नीचे रखा, अपनी छोटी हथेली फैलाई, मां के पैर को थपथपाया और बुदबुदाया, मैडम, हम दोपहर को हॉटपॉट खाएंगे, क्या आप खुश हैं? आप क्या कह रहे हैं? जियान खुश हुआ और आश्चर्य से मेंग मैंग की ओर देखा। मेंग मैंग, जू जिन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम का मतलब एक मास्टर की पत्नी है, जो मां से अलग है। इसलिए आप अपनी मां को ऐसा नहीं कह सकते। मास्टर क्या है? मेंग मैंग ने उत्सुकता से पूछा। एक गुरु, एक शिक्षक के समान होता है, लेकिन आप उसके करीब महसूस करेंगे। जिकियांग ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया। तो मां मैडम नहीं है। मां, हम दोपहर को हॉटपॉट खा रहे हैं। मैंने काफी समय से पापा के व्यंजन नहीं खाए हैं। मेंग मैंग की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी। जिकियांग का मुंह थोड़ा हिल गया। हालांकि वह जानता था कि मेंग मैंग सिर्फ भोलेपन से अपने वास्तविक विचार व्यक्त कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह अपने स्वयं के खाना पकाने से मेंग मैंग पर अच्छा प्रभाव डालने में विफल रही थी। छोटी लड़की की आंखों में उम्मीद देखकर जियान भी मुस्कुराया। रेस्तरां में माहौल और अधिक सक्रिय होता जा रहा था। ये सब उस समाचार के कारण था जो उन्हें अभी प्राप्त हुआ था। झांग हान सुरक्षित लौट आए। एक ही समय पर ली कबीले की जागीर में पहाड़ पर मौजूद लोग एक के बाद एक चले गए और अपने दोस्तों को आश्चर्यजनक समाचार की सूचना देने के लिए अपने मोबाइल फोन निकाले। इससे जल्द ही हड़कंप मच गया। हालांकि ले तियानान इतने व्यस्त नहीं थे कि उन्हें नुकसान हो। ली परिवार के शेष सदस्य चौक में एकत्र हुए थे और वे रक्षक लेन के निर्देशों का पालन कर रहे थे। ले तियानान ने उनकी जमा राशि के बारे में नहीं पूछा, लेकिन ली परिवार की सभी अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। फिर उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों का अनुसरण करते हुए रात 8 बजे से पहले हांगकांग छोड़ने का आदेश दिया। उन्हें अभी पता चला कि ली जान और अन्य लोग मारे गए थे और वे सभी भ्रमित हो गए। लेकिन इस वक्त ऐसी व्यवस्था सुनकर कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाने की हिम्मत जुटाई। हमारी संपत्ति क्यों जब्त करें? क्योंकि उनकी बचत वास्तविक संपत्ति की तुलना में बहुत कम थी। इस स्थिति का सामना करते हुए रक्षक लेन को थोड़ा गुस्सा आया। ली परिवार के सदस्यों ने उसकी बात नहीं मानी और वे सिर्फ अपनी संपत्ति वापस पाना चाहते थे। अंत में जब रक्षक लेंग अपने मूड पर नियंत्रण खोने वाला था, ले तियानान 2 कदम आगे बढ़ा, उस आदमी की ओर देखा जो सबसे अधिक शोर कर रहा था और अपना हाथ लहराया। स्लैम! उस आदमी को थप्पड़ मारा गया और वह 20 मीटर से अधिक दूर तक उड़ गया, फिर जमीन पर गिर गया और आवाज निकालने में असमर्थ हो गया। अगर मास्टर मो नहीं आए तो आप सभी मर जाएंगे। यह मास्टर मो ही थे जिन्होंने आपको हांगकांग छोड़ने का मौका दिया। ले तियानान ने शांत भीड़ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, फिर से शोर मचाओ, मार डालो। अवज्ञाकारी, मार डालो। जो 8 बजे से पहले न निकले, मार डालो। उसकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंज उठी। हालांकि कुछ लोग अभी भी असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। ली परिवार का पतन कई कारकों के कारण हुआ। ले तियानान को पता था कि कभी-कभी सिर्फ युवा पीढ़ी ही नहीं, बल्कि पुरानी पीढ़ी के लिए भी परेशानी का कारण बनती है। जल्द ही चौक पर मौजूद लोगों ने अपने बैग पैक करने के प्रोटेक्टर लेन के आदेश का पालन किया। इस समय ले तियानान ने रक्षक लेन को एक हरे रंग की अंगूठी सौंपी और कहा, ये सभी मुख्य निवास में 5 लोगों के सामान हैं।
बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन उनमें से कुछ उपयोगी होने चाहिए, जिनमें 5 तत्वों वाली भट्टी भी शामिल है। अब जाओ और इसे झांग हान को दे दो और उससे कहो। लेई त्यानान ने प्रोटेक्टर लेन की ओर तिरछी नजर से देखते हुए कहा, उसे बताएं कि अब से 5 तत्वों वाली भट्टी उसकी होगी, लेकिन कीमिया उत्पादों की संख्या जिसे उसने पहले वादा किया था, उसे कम नहीं किया जा सकता है। हाँ, निदेशक, रक्षक लेंग ने अंगूठी ली और चला गया। उसने सोचा कि यहाँ रहने से बेहतर है कि सामान पहुंचा दिया जाए। लेई त्यानान को अब झांग हान से कुछ भी कहने में शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके अलावा झांग हान के चरित्र के अनुसार यदि लेई त्यानान ने उसे फिर से परेशान किया तो वह लेई त्यानान के लिए अमृत बनाने से भी इनकार कर सकता है। करीब 40 मिनट बाद ये खबर सुनामी की तरह पूरे हांगकांग में फैलने लगी। लियू किंगफेंग लोंगचेंग जिले में अपने विला में थे। वह लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था, जबकि जियो लिंग उसके सामने बैठा था। उसके हाथ में एक टैबलेट कंप्यूटर था और वह उसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सभी कंपनियों की स्थिति बता रहा था। लियू किंगफेंग सुनते हुए चाय पी रहे थे। अकस्मात लियू किंगफेंग का गार्ड जल्दी से अंदर आया और भयभीत होकर चिल्लाया, बड़ी खबर! ग्रैंड मास्टर ने अकेले ही ली जान, मास्टर वू, मास्टर मा, मास्टर यांग और एल्डर जू को मार डाला। बस एक अजीब चाल के साथ। वह बहुत क्रूर है और यह पता चला कि वह एक पीक ग्रैंड मास्टर है। यहाँ तक कि मो चेंगफेंग भी सामने आए और उन्हें ली परिवार के बाकी सदस्यों को छोड़ देने के लिए मना लिया। पफ! लियू किंगफेंग के मुंह में चाय जियो लिंग पर छिड़की गई थी। क्या कहा आपने? लियू किंगफेंग ने असमंजस में गार्ड की ओर देखा। जियो लिंग ने शांति से टिश्यू का एक टुकड़ा निकाला और उसके चेहरे और कपड़ों से चाय पोंछ दी। वह मार्शल आर्ट की दुनिया के विशिष्ट मामलों को नहीं जानती थी, लेकिन वह जानती थी कि चेयरमैन लियू ने पहले कभी चाय का छिड़काव नहीं किया था। हालांकि जब से उन्हें ग्रैंड मास्टर झांग के बारे में पता चला, उन्होंने इसे एक से अधिक बार स्प्रे किया था। खबर की पुष्टि हो गई है। मास्टर झांग, एक ही समय पर कई बड़े परिवार वालों को पहली बार खबर मिली। उनमें से सबसे अधिक चमत्कारी ली परिवार की समान स्थिति वाले अन्य 3 परिवार थे। क्या हो रहा है? ली परिवार के सदस्य, जो कल भी बहुत सक्रिय थे, आज मर गए। झांग हन्यान कितना शक्तिशाली है। वह पूरी ली फैमिली को नष्ट कर देता है। दूसरे विचार से भयंकर भय पैदा हो गया। चारों परिवार की सेना में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। 84 झांग हन्यान ली परिवार को नष्ट किया जा सकता है, उसके अन्य परिवार को भी नष्ट किया जा सकता है। परिणामस्वरूप अन्य परिजनों ने तत्काल एक आपातकालीन बैठक पासपोर्ट प्राप्त किया। सबसे पहले वे सिर्फ जांग हान को एक उभरते सितारे के रूप में मानते थे और ली परिवार की तरह जांग हान से उन्हें होने वाले खतरे का एहसास नहीं था। आखिरकार हर युग अपने आप में पुरुषों को प्रतिभा प्रदान करता है और मार्शल आर्ट की दुनिया के लिए एक नई प्रतिभा का होना आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन यह आश्चर्यजनक और आश्चर्य की बात थी कि वह ली परिवार को नष्ट कर सकता था। अब वह युवा हांगकांग में तीसरे शिखर चरण के ग्रैंड मास्टर थे और उनका प्रभाव निश्चित रूप से पहले से अलग था। इस बदलाव के कारण कई परिवारों ने एक आपातकालीन बैठक की, जिसका विषय वस्तु समान थी, अब से ग्रैंड मास्टर झांग को झटका न दें। चू परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्य इस समय रात्रि भोज करा रहे थे और हाल के व्यावसायिक मामलों के बारे में बात कर रहे थे। अचानक पारिवारिक काम पर रखा गया मार्शल रेस्कर आया और उन्हें ये खबर सुनाई दी। पूरे कमरे में छात्रा की छाया हो गई थी। पिन डालने की आवाज सुनने के लिए ये काफी शांत था। 3 सेकंड बाद 2 चॉपस्टिक की जमीन पर डाली की आवाज ने उन्हें वापस सच में ला दिया। वास्तव में, पैट्रियार्क चू ने कंपाती आवाज में कहा, ये सच है, कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। सकारात्मक उत्तर आश्चर्यचकित वरिष्ठ मंडल का समूह फिर से मौन हो गया। थोड़ी देर के बाद पैट्रिका चू ने डर के साथ कहा, हम जांग हन्यान को उकसाने के बजाय सूची के अंदर मार्शल कलाकारों को नाराज करना पसंद करेंगे। वह बहुत भयानक है। यह अविश्वसनीय है कि ली परिवार, जो पिछले 100 वर्षों में गहरी नींव में समा गया था, अचानक नष्ट हो गया। वह ली परिवार है। इसका मतलब यह नहीं है कि हांगकांग के पास जांग हानयांग में किसी भी परिवार को नष्ट करने की शक्ति है। आप ऐसा नहीं कह सकते। चू परिवार के बुजुर्ग मार्शल कलाकार ने अपना सिर हिलाया और भारी है। झांग हयांग एक मजबूत आदमी के रूप में जब बाहर निकलेगा तो उसकी हर आंख पर नजर रखेगा और वह किसी भी व्यावसायिक परिवार को माने बिना कमजोर से नष्ट नहीं कर सकता है। ऐसा हुआ कि ली झान और अन्य लोगों ने उन्हें नाराज कर दिया। अन्यथा ग्रैंड मास्टर मो चेनफेंग ने युद्ध के बाद उसे ठीक करने के बजाय कार्रवाई करने से पहले ही उसे रोक दिया था। क्या अद्भुत समाचार है, हुई। पैट्रिक चू ने चूहुई की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा एक दोस्त है जो ग्रैंड मास्टर झांग के साथ अच्छे संबंध हैं, है ना? हाँ, चूहुई ने थोड़ा कठोर बार सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोस्टरमैन क्रोएशिया ऐसा करेगा कि वह एक ही दिन में ली फैमिली को नष्ट कर देगा और सभी मार्शल कलाकारों को नष्ट कर देगा। ये बहुत अच्छा है। अपने मित्र से संपर्क करें और उसके साथ बातचीत करें। मैं अपने खाली समय में मास्टर झांग से मिलना चाहता हूँ, पैट्रियार्क चू ने प्रारंभिक रूप से कहा। ठीक है, मैं अब उनसे पूछूंगी, चूहुई ने कहा, और फिर वह खड़ा हो गया और बाहर जाने के लिए फोन करने लगा। पैट्रियार्क चू ने हाथ हिलाया और कहा, बस उसे यहीं बुलाओ। चूहुई को आश्चर्य हुआ और फिर वह बैठी और सीधे हाउ का फोन मिलाया। संयोग से सिंगापुर में लियांग परिवार के मुख्य निवास में 20 से अधिक लोग थे जो लियांग हाउ की मां का जन्मदिन मना रहे थे। मां, आज आपका जन्मदिन प्रमाण पत्र के बाद मैं कल अपनी सीट के लिए हांगकांग वापस जाऊंगा, लियांग मिंग की ने कहा। नहीं, आप नहीं कर सकते, फादर लियांग ने मना कर दिया और कहा, तुम्हें आखिरी बार घर आए कितने समय हो गए? और जैसे ही आप वापस आना चाहते हैं, क्या आप बाहर जा रहे हैं? इससे पहले कि आप बेवकूफ बनकर बाहर जा सकें, आपको पसंद आएगा कम से कम 1 महीने तक घर पर रहना होगा। इसके अवलोकन के बाद फादर लियांग ने लियांग हाउ की ओर देखा और कहा, वैसे हाउ, तुमने अभी क्या कहा? ठीक है, मैं। लियांग हाउ को कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह हांगकांग भी जाना चाहता था और अभी कई चाचाओं ने उन्हें फिर से कई कंपनियों का कार्यभार संभालने और उनके लिए नए दौर की योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब उसके सिर में दर्द था और वह छुट्टियां मनाने के लिए हांगकांग में छिपना चाहता था। उनकी राय में ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके चाचा आलसी थे और आराम करना चाहते थे, अन्यथा वे बेहतर कर सकते थे। वह नहीं जानता था कि उसके सभी वरिष्ठ उसे विकसित करने की योजना बना रहे थे। लियांग परिवार के सबसे प्रतिभाशाली युवक और अगले मुखिया के उम्मीदवार के रूप में लियांग हाउ उत्कृष्ट थे, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि इसी समय लियांग हाउ का मोबाइल फोन बज उठा। क्षमा करें, मैं पहले ये कॉल उठाऊंगा। वह उठकर फोन का जवाब देने के लिए एक तरफ गया और फिर उसका चेहरा बदल गया। वह एक तरफ खड़ा रहा और बहुत देर तक चुप रहा। फिर वह मेज पर वापस गया, भीड़ को देखा और धीरे से कहा, पिताजी, मैंने अभी सुना है कि ग्रैंड मास्टर झांग हान हांगकांग लौट आए हैं और ली परिवार को नष्ट कर दिया है।
उसने केवल एक झटके में मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची में तीसरे स्थान पर रहने वाले मास्टर ली जान को मार डाला, साथ ही 9वें और एल्डर जू को भी मार डाला। तभी दूसरी रैंक के ग्रैंड मास्टर मो चेंगफेंग उसे रोकने के लिए सामने आए। हालांकि वे नहीं जानते कि मास्टर मो ने क्या कहा, लेकिन उन्हें यकीन है कि झांग हान अब एक शिखर स्तर का ग्रैंड मास्टर है। क्या वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए? एक शिखर मंच ग्रैंड मास्टर। वे जानते थे कि अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर और शिखर चरण के ग्रैंड मास्टर की ताकत के साथ साथ उनके कद और प्रभाव में भी बड़ी असमानता थी। इसके बाद सभी हंगामा करने लगे। 10 मिनट बाद पैट्रियार्क लियांग ने लियांग मिंग की और लियांग हाओ को देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है कि आप ग्रैंड मास्टर झांग से दोस्ती कर सकते हैं। आपने वास्तव में परिवार के लिए योगदान दिया है। हाँ, लियांग मिंग की ने भावहीन होकर व्यंग्य किया। आपका क्या मामला है? फादर लियांग ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, आपने मुझे याद दिला दिया है, इसलिए मैं हांगकांग नहीं जाऊंगा। बॉस का पहला शिष्य झाओ फैंग मेरा पीछा कर रहा है और मैं हर दिन उससे परेशान हूँ। कल उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हांगकांग कब वापस आऊंगा। वह बहुत परेशान करने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं घर पर ही रहूं, लियांग मिंग ने शिकायत की। उनके शब्दों ने लियांग परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों को प्रेरित किया। झाओ फैंग मिंग का पीछा कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह सिंगापुर में थे तो वह हमेशा मिंग के साथ दिखाई देते थे। पहला शिष्य हिस, ठीक है पिंग। लियांग मिंग के सबसे बड़े चाचा ने अपना गला साफ किया और लियांग मिंग की मां की ओर देखकर मुस्कुराए। क्या मिंग 24 साल की है? जब हम उसकी उम्र के थे तब हमारे बच्चे थे। वह शादी की उम्र तक पहुंच गई है और मुझे लगता है कि हमें उसे और अधिक बाहर जाने देना चाहिए। शायद वह अपने दूसरे आधे से मिल सके। क्या आप सहमत हैं? लियांग मिंग के सबसे बड़े चाचा ने बात पूरी की और भीड़ की ओर देखा। कुछ लोगों ने चुपचाप सोचा, उसने लियांग मिंग को इतने औपचारिक लहजे में कैसे याद दिलाया? अद्भुत। लेकिन सही तौर पर वे फिर भी मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए कहा, आप सही हैं। उसे अधिक बार बाहर जाना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए। यह मां लियांग ने झिझक से पिता लियांग की ओर देखा। फादर लियांग चुप थे और कुछ देर सोचते रहे। उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है मिंग, तुम बड़ी हो गई हो। अगर तुम चाहो तो जाओ। मैं झाओ फैंग से कई बार मिल चुका हूं और मेरी पहली धारणा उनके बारे में अच्छी है। लेकिन आखिरकार हमारा उसके साथ बहुत कम संपर्क रहा है और यह मामला केवल आप ही तय कर सकते हैं, बाहरी कारकों से नहीं। आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है और मैं आपका समर्थन करूंगा। पिताजी, मुझे पता है कि मुझे उसके बारे में और जानने की जरूरत है। वह एक अच्छा आदमी है, हालांकि वह बॉस जितना अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें एक अलग आकर्षण है। चिंता न करें पिताजी, मैं मुख्य रूप से बॉस द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ, लियांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, आप किससे झूठ बोल रहे हैं? आप सिंगापुर में कौन से व्यंजन नहीं खा सकते? कई बुजुर्ग अपनी हंसी नहीं रोक सके। वे सभी लियांग मिंग को पसंद करते थे, जो जीवंत, प्यारी और अलग विचारों वाली थी। इसलिए कमरे में माहौल फिर से जीवंत हो गया और कई बुजुर्गों ने लियांग हाओ के लिए अपनी उम्मीदें व्यक्त की। लियांग हाओ ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए लियांग मिंग पर एक नजर डाली, जो कैंडी खाने वाली बिल्ली की तरह लग रही थी, और फिर कहा, पिताजी, माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह क्या है? जी यांग के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं और उसके माध्यम से मुझे झांग ली नाम की एक लड़की के बारे में पता चला। लियांग हाओ ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे वह लड़की पसंद है और मैं उसका पीछा कर रहा हूं, हालांकि मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूं। झांग ली कौन है? हर कोई थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसे लगा कि यह नाम उनका परिचित है। वह झांग हान की बहन है। लियांग हाओ ने कंधे उचकाए और कहा, उसके माता पिता की बेटी। पफ। लियांग हाओ के सबसे बड़े चाचा ने चावल का दलिया मुंह से बाहर निकाला, कुछ बार खांसे, लियांग हाओ की प्रशंसा का इशारा किया और उसके चेहरे पर प्रशंसा के साथ कहा, अच्छा, तुम सच में अच्छे हो। इस समय कई अन्य बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, कंपनी का व्यवसाय महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि प्रतिभाशाली लियांग हाओ से निपटना इसके लायक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हाओ को खूबसूरत दुनिया देखने के लिए बाहर जाने दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मंजूरी का एक और दौर आया। इस बार लियांग फू ने तुरंत उत्तर दिया। लियांग हाओ, आप वास्तव में उत्कृष्ट हैं और आपकी उम्र शादी करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस बार आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हैसियत के मामले में हम उनसे कम हैं। वैसे भी हमें बताएं कि आपके पास क्या कमी है और मैं पहले आपके बैंक खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर करूंगा। फादर लियांग ने जो कहा उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा दिए। वे सभी मौन प्रशंसा में थे। क्या अद्भुत तरीका है। जी परिवार की जियान झांग हान की पत्नी है और वह अपने परिवार के लिए बहुत सारे लाभ लेकर आई। हालांकि जियान जी परिवार में एकमात्र विशेष व्यक्ति है और हमारे लियांग परिवार में कम से कम 2 हैं। एक पहला शिष्य और एक बहन, ये काफी अच्छा है। इस प्रकार उन्होंने खुशी से निर्णय लिया कि लियांग हाओ और उसकी बहन को कल हांगकांग के लिए रवाना होना चाहिए। डॉट डॉट डॉट। जिहांग में कुछ वांग यहाँ रुके, अपना पारिवारिक व्यवसाय निपटाया और यहाँ से जाने की योजना बनाई। जब उन्हें ये खबर पता चली तो वे और अधिक आश्वस्त हो गए और उन्होंने इसे कई दोस्तों को बताया। तो ये खबर शिहांग में भी फैल रही थी, रहस्यमय कोहरे संप्रदाय में। जियांग केटियन को पता था कि वांग परिवार खाली होने जा रहा है और वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उन्हें जाने दिया जाए या नहीं। आखिरकार उनके पास पर्वत और नदियों का झंडा था, जो उनके संप्रदाय का सबसे मूल्यवान खजाना था। हालांकि वह अपना वादा निभाएगा और आधे साल तक वांग परिवार के साथ किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह वांग परिवार को पहाड़ों और नदियों के झंडे के साथ जिहांग छोड़ने नहीं देगा। इस समय मिस्टिकल फॉग सेक्ट के पिछले पहाड़ में मलबे के बीच प्रकाश की किरणें लगातार उड़ रही थीं। जियांग किटियन सरनी के मंच पर खड़ा था, एक के बाद एक 4 प्रतीकों का निर्माण दिखा रहा था। 4 सिंबल फॉर्मेशन का 2 बार उपयोग करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और झांग हान के एरे बनाने के तरीके की नकल करना शुरू कर दिया। कई सरनी झंडे उड़ने के बाद उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी आंखें खोली और आह भरी। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। झांग हान की सरनी मेरी वर्तमान खेती से सीखने के लिए बहुत गहन है। वह आश्चर्य से बड़बड़ाया, झांग हानयांग की व्यू रचना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक है। 4 सिंबल फॉर्मेशन में बहुत सारी खामियां हैं, जिन पर मुझे गर्व है। मैंने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। झांग हानयांग कितना राक्षस है। हालांकि वे दुश्मन थे, जियांग केटियन ने झांग हान की ताकत को पहचाना और अपनी कमियों का पता लगाया। उन्होंने सरनी कौशल सीखने का फैसला किया और आशा की कि एक दिन वह इस क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। ये सच है कि कार्य में उत्कृष्टता परिश्रम से ही संभव है और कोई भी कार्य सोच विचार कर करने से ही सिद्ध होता है।
किसी संप्रदाय का प्रत्येक मुखिया एक बुद्धिमान व्यक्ति था। यू बुवेई एक अविश्वसनीय संप्रदाय प्रमुख था जिससे झांग हान एक बार मिले थे, जिनके संप्रदाय को स्टैंडर्ड बाय संप्रदाय कहा जाता था। लेकिन वह जानता था कि बिल्डिंग बेस स्टेज क्या है, जिसने झांग हान को आश्वस्त किया कि वह जितना दिखावा करता था उससे कहीं अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था। अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर के रूप में जियांग किटियनेरे का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वह अभी भी कुछ उच्च स्तरीय सिद्धांतों और कौशल को समझ नहीं पाए थे। इसलिए वह 2 दिन और 2 रात से यहीं खड़ा था। जब वह आखिरी बार 4 सिंबल फॉर्मेशन का अभ्यास करने वाले थे तो उन्होंने संप्रदाय के पहले बुजुर्ग को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। जियांग किटियन रुका और अप्रसन्नता से पूछा, क्या हुआ? संप्रदाय प्रमुख, मुझे हांगकांग से समाचार मिला है। झांग हानयांग ने अकेले ही रैंकिंग सूची में 3रे स्थान पर रहने वाले मास्टर ली झान, सूची में 9वें स्थान पर ग्रैंड मास्टर वू और 12वें स्थान पर रहने वाले ग्रैंड मास्टर वू को मार डाला। उसने उन सभी को केवल एक ही झटके में मार डाला, जिसे कहा जाता था अजीब चाल, और कोई भी इसे समझ नहीं सका। तभी मो चेंगफेंग ने आकर उसे रोका। उन्हें यकीन है कि झांग हानयांग अब ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर है। शिखर? जियांग किटियन आश्चर्य से शांत हो गया। 3 सेकंड बाद उसे अपनी आवाज मिल गई। मो चेंगफेंग के प्रकट होने के बाद से ये सच होना चाहिए। ठीक है, हमारे आदमियों को वापस बुलाओ जो वान परिवार की निगरानी कर रहे हैं। जियांग किटियन ने अपना सिर घुमाया, अपने हाथ घुमाए और 4 प्रतीकों के निर्माण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हाँ, बुजुर्ग ने सिर हिलाया, फुसफुसाया और चला गया। वह जानता था कि संप्रदाय प्रमुख उदास था क्योंकि पिछली बार वह झांग हानयांग से केवल एक झटके में हार गया था। ये समझ में आने योग्य था क्योंकि वह अपने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में किसी और से आसानी से हार गया था। शर्म की बात थी। एक ही समय पर शांगजिंग में झांग परिवार की जागीर में पैट्रियार्क झांग 6 प्रमुख सदस्यों के साथ सम्मेलन कक्ष में बैठे कुछ बात कर रहे थे जब उन्हें अचानक खबर मिली। हांगकांग की मार्शल आर्ट दुनिया बहुत कुछ बदलने वाली है। मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 में से 4 मारे गए। यह आश्चर्यजनक है, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाकर कहा। भयंकर झांग हानयांग शायद हांगकांग में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मार्शल कलाकार है। वास्तव में जब झांग गुआंग्यो अभी भी झांग परिवार में था, हम तेजी से विकास कर रहे थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में भी हमारा बहुत प्रभाव था। कितने अफसोस की बात है, एक अन्य गंजा अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। झांग गुआंग्यो एक प्रतिभावान और नायक थे, लेकिन वह कुलपति बनने के लिए उपयुक्त नहीं थे। पैट्रियार्क झांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि हमारे बुजुर्गों ने कभी इस बारे में बात नहीं की, हम यह नहीं भूल सकते कि झांग गुआंग्यो की पहचान में कुछ गड़बड़ है। यह अफसोस की बात है कि झांग हान उनके साथ नहीं रह सकते और उनके पास नहीं है होनहार संतान। जहां तक झांग हान की बात है, मेरे पास उसके बारे में कुछ खबरें हैं। लगभग 30 साल के एक अन्य व्यक्ति ने कहा, उसने माउंट लैंगजिंग पर लियू फैंग की कार जीती और उसे बेच दिया। फिर वह एक बच्चे के साथ हांगकांग चले गए। हो सकता है कि वह हांगकांग छोड़ने के बाद जीवित रह सके। आइए इस बारे में बात करना बंद करें और पिछले विषय पर वापस आएं। क्या हम इस बार झाओ परिवार के साथ सहयोग करेंगे? पैट्रियार्क झांग ने अपने हाथ लहराए। उन्होंने सिर्फ झांग हानयांग का नाम सुना था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह कौन था। उनकी नजरों में वह उनसे कोसों दूर सिर्फ एक डर पैदा करने वाला मार्शल आर्टिस्ट था और हितों के मामले में उनके साथ जुड़ा नहीं होगा। दूसरी ओर चेन परिवार की जागीर के पीछे पुराने आंगन में छोटे सफेद बालों वाला एक वृद्ध व्यक्ति कुछ कबूतरों को दाना खिला रहा था। हालांकि वह एक साधारण बूढ़े आदमी की तरह दिखता था, वह अपने उपनाम चान कबीले के सरदार से प्रसिद्ध था। शांगजिंग के अभिभावकों में से एक के रूप में वह मो चेंगफेंग सहित अधिकांश ग्रैंड मास्टर से बेहतर जाने जाते थे और यहां तक कि कई विदेशी मार्शल कलाकार भी जानते थे कि शांगजिंग में चान कबीले का एक सरदार था और वे उससे डरते थे। मास्टर, मैंने अभी सुना है कि हांगकांग के मार्शल आर्ट जगत में झांग हानयांग नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है। अचानक परिवार का एक सदस्य अंदर आया। ग्रैंड मास्टर का चरम चरण। उसकी क्या उम्र है? वृद्ध व्यक्ति को समाचार में रुचि महसूस हुई। ऐसा कहा जाता है कि वह 26 साल का है, लेकिन मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह कहीं से आ गया हो, आदमी ने उत्तर दिया। दिलचस्प। यह अच्छा है कि किंग के पास एक प्रतिस्पर्धी होगा, अन्यथा वह अपने समकालीनों के बीच अद्वितीय होने के कारण अकेलापन महसूस करेगा। वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उन सभी ने कहा कि सम्राट किंग उत्तर में प्रतिभावान थे और झांग हानयांग दक्षिण में भयंकर व्यक्ति थे और उनकी तुलना एक दूसरे से की जा सकती है। लेकिन झांग हानयांग को अपने दुश्मन की जान बख्शना पसंद नहीं है और मुझे डर है कि जब वे एक दिन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। आदमी झिझका। बूढ़े व्यक्ति ने प्रश्न का उत्तर दिए बिना अपना हाथ बढ़ाया और उसे थोड़ा हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति के अनुसार वह व्यक्ति जानता था कि उसे सम्राट किंग पर भरोसा है। उसी समय लिनहाई, शेनज़ेन, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम आदि सहित कई स्थानों पर इसी तरह की चीजें हो रही थीं। सभी मार्शल कलाकार धीरे धीरे नाम जानने लगे, झांग हानयांग। हर कोई हांगकांग में मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग सूची में 17वीं रैंक के पूर्व मास्टर झांग हानयांग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो अब सूची में 3रे स्थान पर होने के लिए प्रसिद्ध थे। वह एक शिखर स्तर के ग्रैंड मास्टर थे जो हांगकांग की मार्शल आर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्होंने केवल एक झटके में 5 ग्रैंड मास्टर्स को मार डाला था। पूरा स्वर्गीय अमृत संप्रदाय परेशान था। बुजुर्ग जू की हांगकांग में मृत्यु हो गई और यहां तक कि संप्रदाय प्रमुख ने भी इसके बारे में सुना। लेकिन जब उसे इसका कारण पता चला तो वह चुप हो गया और इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा मामला अनसुलझे रहकर निपट गया। इस बीच झांग हान, दाहेई और लिटिल हेई एक सैन्य वाहन की गाड़ी में बैठे थे। वाहन अभी अभी साउथ आइलैंड में दाखिल हुआ था और समुद्र के पास एक पहाड़ी सड़क पर था। रुको, झांग हान को अचानक कुछ अजीब लगा और उसने ड्राइवर को आदेश दिया। ड्राइवर धीरे से सड़क के किनारे रुका और झांग हान की ओर देखा। यहाँ थोड़ी देर रुको, झांग हान ने कहा। ठीक है, ड्राइवर ने सिर हिलाया। फिर झांग हान ने पिछला दरवाजा खोला और तेजी से पहाड़ पर जंगल में गायब हो गया। पहाड़ी ऊंची नहीं थी और इसका क्षेत्रफल माउंट न्यू मून के समान था, इसलिए झांग हान कुछ ही सेकंड में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। एक विशाल चट्टान पर मो चेंगफेंग खड़ा होकर पास की खाड़ी को देख रहा था। आप सबसे पहले समुद्र में सूर्योदय देख सकते हैं और रात में तारों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। मो चेंगफेंग ने झांग हान के आगमन को महसूस किया और धीरे से कहा, 50 साल पहले यहाँ का दृश्य अधिक सुंदर था। झांग हान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह विशाल चट्टान के पास गया और नीचे खाड़ी की ओर देखा। 3 सेकंड के बाद मो चेंगफेंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आप झांग गुआंग्यो के बेटे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कम समय में मार्शल आर्ट में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे।
ऐसा लगता है कि आप एक और सफलता हासिल करने से ज्यादा दूर नहीं हैं। मैं आप में गिरावट की प्रवृत्ति क्यों देख रहा हूँ? झांग हान ने उस पर एक नजर डाली और शांति से पूछा। ली परिवार के मुख्य निवास में झांग हान ने अपनी आत्मा की भावना से मो चेंगफेंग की स्थिति की जांच की थी। उन्होंने मो चेंगफेंग की आत्मा की कुछ अनुभूति को महसूस किया था और जानते थे कि वह सहजता चरण से बहुत दूर नहीं थे। मो चेंगफेंग ने आश्चर्य से झांग हान की ओर देखा। मैं बहुत दूर नहीं हूँ, लेकिन ये पहुंच योग्य नहीं है। आइए काम पर लग जाओ, झांग हान ने सीधे कहा। किंग जेन जी एक विश्व भाईचारे से आए हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं जानते। उसने आपके पिता को मारने की वैकल्पिक कोशिश की और चांद कबीले के सरदार ने उसे रोक दिया। बाद में किंग जेन जी होंग और भाई जी से मिलने आए, इसलिए मुझे उसका पता चल गया। मो चेंगफेंग ने अपनी एकल सिकोड़ लीन में कहा। किंग जेन जी का पूर्व नाम कांग बुफान था और वह कुंजूवल में विंस्नो स्कूल के आंतरिक द्वारपाल के शिष्य बने थे। तुमने मुझे गलतियां नहीं सुनाई। उस समय उनके पास एक अंतिम चरण के ग्रैंड मास्टर की सेना थी, लेकिन वह विंस्नो स्कूल के केवल एक आंतरिक द्वार शिष्य थे। क्या आप हुआ राष्ट्र में वर्ल्ड लेट्स के बारे में जानते हैं? मो चेंगफेंग ने पूछा। नहीं, झांग हान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हुआ राष्ट्र में 5 स्थिर विश्व हैं, अर्थात उत्तर पूर्व में मिस्टिकल मार्शल वर्ल्ड, उत्तर पश्चिम में सेवन हार्मनी वर्ल्ड, दक्षिण पूर्व में सेंट सेरेन वर्ल्ड, दक्षिण पश्चिम में विच हिडन वर्ल्ड और केंद्र में कुंजू वर्ल्ड। मो चेंगफेंग की आंखों में अस्पष्टता की झलक दिखाई दी और उन्होंने धीरे से कहा, 5 विश्वों में अनगिनत संप्रदाय हैं, मजबूत और कमजोर, लेकिन कुछ ही शीर्ष संप्रदाय हैं। प्रत्येक संप्रदाय का 5 विश्वपतियों पर कुछ निश्चित प्रभाव है और विंस्नो स्कूल उनमें से एक था। इसका मुख्य संप्रदाय सेंट सेरेन वर्ल्ड में स्थित है और अन्य 4 विश्वमंडलों में इसके उप संप्रदाय हैं, जो उन्हें बेहद शक्तिशाली बनाता है। हर संप्रदाय में ग्रैंड मास्टर का प्रारंभिक चरण बाहरी शिष्यों के लिए प्रवेश स्तर का मूल्यांकन है। तब वे किसी संप्रदाय के आधिकारिक शिष्य बन सकते हैं। केवल जब वे दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे किसी गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं। और केवल जब कोई पृथ्वी लोक में प्रवेश कर लेता है तो वह संप्रदाय में कोई पद धारण कर सकता है। सामान्यतया केवल एक संप्रदाय के वरिष्ठ और नेता ही स्वर्ग लोक तक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग क्षेत्र क्या है? झांग हान ने टोक दिया। ये पहली बार था जब उसने इन लोगों के बारे में सुना था। वह नहीं जानता था कि वे क्या थे। कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे उजाड़ स्थान थे और चरणों के अलग अलग नाम थे। बुदाओ ग्रैंड मास्टर फाउंडेशन स्टेज के लगभग बराबर था। तो ईश्वरीय क्षेत्र सहजता क्षेत्र था। क्या पृथ्वी क्षेत्र अमृत चरण के बराबर था? और स्वर्ग क्षेत्र युआन यंग चरण था? यदि हाँ, तो लोग कैसे कह सकते हैं कि यह पृथ्वी के मार्शल कलाकारों के लिए एक अंतिम युग था? मैंने इसके बारे में केवल सुना है। मो चेंगफेंग ने अपने होंठ भींचे। उसने भी नहीं देखा था। उसने कुछ देर सोचा और उसे बताया कि वह क्या जानता है। मार्शल कलाकारों की एक और शक्ति प्रतीत होती है जो स्वर्ग क्षेत्र में है, वे इसे मनोविश्लेषण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। झांग हान समझ गया कि उसका क्या मतलब है। दैवीय क्षेत्र, पृथ्वी क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र लगभग पूर्व, मध्य और उत्तर जन्मजात चरणों के अनुरूप थे। हालांकि वे ऊंचे नहीं थे, फिर भी भले ही ये दिव्य क्षेत्र में सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी था, उसे 2 बार सोचने की जरूरत थी और उसे यकीन नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। झांग हान को अपनी ताकत का पता था। वह बिल्डिंग बेस के ठीक बीच में था। ब्लड शॉक प्लूटो मंत्र के कारण वह अगले 1 या 2 महीनों में प्रगति नहीं कर सका। उन्होंने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे कम लागत ली, जो पूरी तरह से स्वीकार्य थी। अब वह एक ग्रैंड मास्टर से लड़ सकता था, लेकिन दैवीय क्षेत्र में दूसरे मास्टर को संभालना थोड़ा मुश्किल था। वैसे भी दिव्य क्षेत्र को भूमि अमर भी कहा जाता है, जो कि उच्चतम क्षेत्र है जिसे पृथ्वी का मुख्य महाद्वीप तोड़ सकता है। ऊर्ध्व दिशा में लोग संसार में प्रवेश के लिए केवल प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्रियों पर ही निर्भर रह सकते थे। लेकिन भले ही कोई दैवीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, प्रतिभाएं अपरिहार्य हैं। अकेले रहने देखिए, यह एक समाप्त होने वाला युग है। दुनिया में अनगिनत सहायक स्थान हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन परिलोक को तोड़ दिया गया और अनगिनत संसारों में बदल दिया गया, इसलिए लोग आमतौर पर उन्हें प्राचीन अवशेष कहते थे। एक स्थिर विश्वलेट एक दुर्लभ खजाना है, अर्थात एक एस क्लास अवशेष। आमतौर पर एफ स्तर के अवशेष से एस स्तर के अवशेष तक विभिन्न संसाधन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एस स्तरीय अवशेष में एक दिव्य वस्तु एक चमत्कार है और यहाँ तक कि कुछ शीर्ष स्तरीय संप्रदायों में भी ये पुरस्कारों में से एक था। जाहिर है, विंस्नो स्कूल उन शीर्ष संप्रदायों में से एक है। अब क्या आप विंस्नो स्कूल की स्थिति जानते हैं? मो चेंगफेंग ने कहा और झांग हान की ओर देखा। वह देखना चाहता था कि वह कितना आश्चर्यचकित है। तथापि झांग हान ने बस सिर हिलाया और शांत दिखे। ओह, उसने कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ शीर्ष संप्रदायों को हराया था। उन संप्रदायों को तो छोड़ ही दे जो 10,000 गुना कमजोर थे। झांग हान की ताकत अभी भी प्रवेश स्तर पर थी और वह बेहतर जानता था। वह बाहरी चीजों को शांति से देख सकता था, ये जानते हुए कि उसके पास ताकत नहीं है और वह कब तैयार होगा। वह झांग हान था। झांग हान की अभिव्यक्ति देखकर मो चेंगफेंग दंग रह गए। उसने मेरी बात नहीं सुनी, या वह बहुत आश्चर्यचकित है। मो चेंगफेंग फुसफुसाए, अब क्या आप निश्चित रूप से विंस्नो स्कूल की स्थिति के बारे में जानते हैं? झांग हान ने उस पर नजर डाली और कहा, क्या आप मेरे माता पिता को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मो चेंगफेंग की आंखें थोड़ी कांप उठी। उन्होंने 2 सेकंड बाद एक गहरी सांस ली और कहा, झांग गुआंग्यो, आपके पिता कुंजू वर्ल्ड में हेवनली नाइट संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में से एक थे। स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय कुंजू विश्व में मजबूत था, लेकिन ये सिर्फ कुंजू विश्व में था, जिसकी व्यापक ताकत विंस्नो स्कूल की तुलना में बहुत कम थी। मुझे नहीं पता कि किंग जेनजी आपके पिता के खिलाफ क्यों गए, लेकिन मुझे पता है कि आपके पिता स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय में वापस चले गए और किंग जेनजी दक्षिण पूर्व में सेंट सेरेन वर्ल्ड के मुख्य संप्रदाय में लग रहे थे। 5 वर्ल्ड लेट्स, कोई कुनलून वर्ल्ड क्यों नहीं है? झांग हान ने अचानक पूछा। क्या आप कुनलून भूलभुलैया क्रेटर के बारे में बात कर रहे हैं? ये दुनिया के 3 सबसे प्रसिद्ध डेडलैंड्स में से एक है। अगर मैं वहां जाऊं भी तो शायद मैं जिंदा बाहर ना आ सकूं। मो चेंगफेंग की आंखों में अचानक डर की झलक दिखाई दी और उन्होंने कहा, 3 डेडलैंड है, कुनलून भूलभुलैया क्रेटर, बरमूडा ट्रायंगल के केंद्र में आतंकी द्वीप और इंडोनेशिया में मृतकों की हड्डियों की गुफा। वहां अनगिनत गुरुओं की मृत्यु हुई है, जिनमें से अधिकांश दिव्य क्षेत्र में थे। 3 डेडलैंड्स पर बेतरतीब ढंग से मत जाओ। इन स्थानों के अलावा 8 खतरे वाले स्थान हैं, जो सभी बेहद अजीब हैं, लेकिन वे डेडलैंड्स की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित हैं। मो चेंगफेंग शांत हो गए, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, और 3 डेडलैंड हमेशा दिखाई नहीं देते हैं। वे शांतिपूर्ण पहाड़ हो सकते हैं और फिर अगले सेकंड में अप्रत्याशित परिवर्तन से गुजर सकते हैं। वहां क्या छिपा है, यह कोई नहीं बता सकता। शैतान की तरह आपको कभी पता नहीं चलता कि आपने उसे कब जगाया है।
विश्वव्यापी बंद होने से पहले विंड स्नो स्कूल के बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों ने हेवनली नाइट संप्रदाय को नष्ट करने के लिए कुंजू विश्व में जाने की योजना बनाई थी। वे जाने के लिए तैयार थे, तभी भूलभुलैया क्रेटर के कोहरे ने कई अजीब चरित्र प्रदर्शित किए। वर्ल्ड लेक का द्वार एक दिन में बंद कर दिया गया और ग्रैंड मास्टर पीक के ऊपर के अधिकांश मार्शल कलाकारों ने वर्ल्ड लेक में प्रवेश किया। तब से आधे साल पहले तक किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया था, जब दुनिया भर में थोड़ा उतार चढ़ाव था। ऐसा लगता है कि एक साल से भी कम समय में ये दोबारा खुलेगा। अब आप बमुश्किल 30 वर्ष के हैं, अभी भी बहुत युवा हैं और अपने जीवन के चरम पर हैं। इसका मतलब है कि आप भविष्य में निश्चित रूप से दिव्य लोक में पहुंच जाएंगे। आपको याद रखना चाहिए कि चाहे कितने भी संसार हों, ये संसार ही मुख्य संसार है। इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन आपकी ताकत जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, ये दुनिया आपको उतनी ही मजबूती से दबा देगी। यहाँ रहने का मतलब है कि आप अपनी ताकत में सुधार नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आपकी उपलब्धियां भी खराब हो सकती हैं। यही कारण है कि मार्शल आर्ट की दुनिया अब शांतिपूर्ण है। आपके पास महान प्रतिभा है और आपको याद रखना चाहिए कि यह एक कठिन प्रक्रिया है। रेत साफ होने के बाद ही चमकता हुआ सोना सामने आएगा। मो चेंगफेंग झांग हान के बारे में बहुत सोचते थे, इसलिए उन्होंने ये शब्द ईमानदारी से कहे। उसे देर हो गई है, मुझे वापस जाना चाहिए। झांग हान ने समय देखा और जाने के लिए मुड़ा। मो चेंगफेंग असमंजस में पड़ गए। इस बच्चे का क्या मामला है? मैंने जो कहा उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। क्या ये रहस्य सभी को ज्ञात है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अभी तक बात पूरी नहीं की है। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मो चेंगफेंग ने जल्दी से पूछा। वह झांग हान को अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए राजी करना चाहता था, जो दक्षिण पश्चिम में विच्छेदनवल था। लेकिन झांग हान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मो चेंगफेंग के सवाल पर झांग हान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि तेजी से नीचे चला गया। उसके शब्द दूर से आए। बच्चों की देखभाल और रेत साफ होने के बाद ही चमकता हुआ सोना सामने आएगा। ये वाक्य आप पर अधिक सटीक बैठता है। एक बार जब वेली परिवार के मुख्य निवास में थे, मो चेंगफेंग ने झांग हान को किंग जेन जेड के बारे में कुछ जानकारी दी थी और उसे रुकने के लिए कहा था। अब उसे और जानकारी मिल गई। मो चेंगफेंग के एक वाक्य ने झांग हान को प्रभावित किया था, जो ये था कि मुख्य दुनिया ने उसकी खेती को दबा दिया था। क्या यह ऐसी जगह है जहां आत्माओं का जाना वर्जित है? अगर ऐसा है तो कितना मजा आएगा। झांग हान की आंखें हल्की सी झुक गईं। उसने अपना सिर हिलाया और इन बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसे डेडलाइंस की परवाह नहीं थी। अब उसे बस वर्ल्ड लेक के गेट खुलने का इंतजार करना था। इस अवधि के दौरान वह पूर्णकालिक पिता बन सकता है। संसार का द्वार खुलने से पहले किसी ने उसे दोबारा भड़काने का साहस नहीं किया। वह दूसरों को चेतावनी देने के लिए ली परिवार को नष्ट करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को उसने जीवित छोड़ दिया। इनके माध्यम से उन्हें कुछ उपयोगी जानकारी मिली, जो उनके लिए फायदे का सौदा था। कार में वापस झांग हान ने ड्राइवर की ओर देखा और कहा, तेजी से चलाओ। जी श्रीमान। कार स्टार्ट हुई और तेजी से न्यू मून बे की ओर चली गई। ओह 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 ओह। दहेई कूद गया और चिल्लाया, मास्टर आप कहाँ थे? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। छोटी हेई ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और दहेई की ओर देखा। आपकी चापलूसी बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थी। हालांकि झांग हान प्रसन्न था। उसने दहेई को देखकर मुस्कुराया और कहा, हम बाद में पहाड़ से गुजरेंगे, क्या आप ऊपर जाएंगे या रेस्तरां में हॉटपॉट खाने के लिए मेरे साथ वापस आएंगे? ओह 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 ओह। दहेई की आंखें अचानक चमक उठी, फिर वह इधर उधर भागा और कूद गया, जिसका अर्थ था कि वह स्वादिष्ट भोजन खाने जा रहा था। ओह। छोटी हेई भी खुशी से 2 बार चिल्लाई। इसकी बड़ी पूंछ जोर से हिलती थी, जिससे घरघराहट की ध्वनि उत्पन्न होती थी। ओह ओह ओह। दहेई ने झांग हान को अंगूठा ऊपर किया, फिर वह सिर खुजलाने लगा और हंसने लगा। हाची हाची। झांग हान घटनास्थल पर मुस्कुराया। दोनों जानवरों को वापस ले जाने से जियान शांत हो जाएगा। आखिरकार उसने पहले उन्हें घायल देखा था। ड्राइवर, जो ड्राइविंग के प्रति समर्पित था, ने रियरव्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। गोरिल्ला और कुत्ता ग्रैंड मास्टर स्तर के आध्यात्मिक जानवर थे। अविश्वसनीय। वह उस्तादों की दुनिया को समझ नहीं सका। यदि आप रेस्तरां में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको खुद को सिकोड़ना चाहिए। झांग हान ने दहेई की ओर देखा और कहा, इल्यूसरी बॉडी कॉपर कॉइन को अवशोषित करना और अपनी क्षमता को बढ़ाना इसके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। इसका मतलब था कि दहेई में पहले से ही अपने शरीर के आकार को बदलने की क्षमता थी। इसकी लड़ने की क्षमता में सुधार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। ओह। दहेई ने अपने होंठ मोड़े और अपना सिर खुजलाया। फिर यह छोटा हो गया, लगभग 10 सेंटीमीटर छोटा। इसे बड़ा रहना पसंद था। ओह। दहेई ने झांग हान की ओर देखा और छोटा आकार में सिकुड़ गया। झांग हान अभी भी इसे घूर रहा था, इसलिए ये 2 गुना छोटा होकर 2 मीटर ऊंचा हो गया। फिर झांग हान ने सिर हिलाया। झांग हान ने अचानक कहा, मैंने ये भी पाया कि पहाड़ पर जेड पहले की तुलना में कम है। वाह वाह। दहेई ने लिटिल हेई की ओर इशारा किया। मुझे पता है, यह मेरे द्वारा खाया गया था। ओह ओह। सजा के डर से छोटी हेई ने तुरंत अपना पंजा उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। झांग हान ने हंसते हुए कहा, मैंने ना नहीं कहा। उसने लिटिल हेई को अजीब नजरों से देखा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पास जेड खाने का अच्छा कौशल होगा। आत्मा के खजाने को खाना अगला कौशल होना चाहिए, जिसका मतलब था कि यह भविष्य में बड़ी प्रगति कर सकता है। थंडर यांग वृक्ष के सार को अवशोषित करने और कुछ बार रूपांतरित करने के बाद इसकी एक सक्षम नींव थी। कहीं और मेंग मैंग के मनोरंजक रेस्तरां में झाओ फैंग, आहू और एल्डर मेंग अंदर और बाहर जाने में व्यस्त थे। जल्द ही, जब लगभग 1 बजने वाला था, बगल के रेस्तरां में सभी प्रकार का कच्चा भोजन परोसा जाने लगा। ओह, हॉटपॉट के लिए भोजन पर्याप्त है। मांस के टुकड़े ताज़ा लग रहे हैं, ज़िकियांग ने देखा और कहा। दोपहर के समय रेस्तरां नहीं खुला, इसलिए वांग लोंग उनके वापस आने से पहले ही चले गए। पहली मंजिल पर गोल मेज पर अतिरिक्त बड़े डबल फ्लेवर हॉटपॉट के अलावा कई छोटे डबल फ्लेवर हॉटपॉट अन्य सदस्यों की टेबल पर थे। मेज पर एक के बाद एक सभी प्रकार का भोजन रखा गया। ज़िकियांग और जू जिन्यू ने पाया कि भोजन वास्तव में प्रचुर मात्रा में था। ज़ियान ने पलकें झपकाईं और सोचा कि क्या कहना है। मटन उजिमकिन भेड़ से है और यह कोबे गोमांस है। झांग हान एक अच्छा रसोइया है। उस पहाड़ का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। तुम्हें बाद में पता चलेगा। ठीक है, पापा सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, मेंग मैंग ने गंभीरता से कहा। दादाजी का खाना कैसा रहेगा? जब ज़िकियांग ने सवाल पूछा तो उसे पछतावा हुआ। बिल्कुल जैसी की उम्मीद थी। स्वादिष्ट, लेकिन पापा से बेहतर नहीं।
मिंग मैंग हमेशा की तरह झांग हान की छोटी प्यारी थी। इस समय जब आप हांगकांग में हो तो आपको बस आराम करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। यहाँ सचमुच आरामदायक है, अच्छा खाओ और अच्छी नींद लो, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मुझे आराम करने की जरूरत है और मुझे अपनी पोती के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। जब मैं वापस जाऊंगा तो व्यस्त रहूंगा, ज़िकियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, वैसे क्या तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है? वांग मिंग ने पूछा। मछली पकड़ना, हाय, समय की बर्बादी, ज़िकियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मेरे पास समय होता है तो मैं खेलता हूँ। जाना, वांग मिंग मन ही मन हंसे। उन्होंने गो बजाया, जो एक सरनी के समान था। गो में सरनी और परिवर्तन के लिए बहुत अच्छी सीख की आवश्यकता थी। एक बार सरनी तैयार हो जाने के बाद सामान्य लोग इसे तोड़ नहीं सकते थे। प्राचीन काल में शतरंज की कुछ पहेलियां और अंतिम खेल भी सारणियों से मिलते जुलते थे। तब हमें तब खेलना चाहिए जब हमारे पास समय हो, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली बार का इंतजार मत करो, अभी। ज़िकियांग की आंखों में संकल्प की झलक दिखी, उसने अपने बैग से एक सेट निकाला। वह सबसे पहले छोटे गोल सोफे पर गया और शतरंज की बिसात बिछाई। वांग मिंग मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वे आमने सामने बैठे। टकराना, ज़िकियांग ने काले मोहरों का डिब्बा वांग मिंग के सामने रखा। आगे बढ़ो, ज़िकियांग हरे रंग के लंबे गाउन में एक तलवारबाज की तरह लग रहे थे जो वांग मिंग से लड़ने के लिए तैयार था। वांग मिंग स्तब्ध रह गए, उसे आगे चलकर उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी। वांग मिंग अधिक गंभीर दिख रहे थे। जल्दी से आना, जल्दी से आना, जल्दी से आना, जल्दी से आना, जल्दी से आना। उन्होंने जल्दी से शुरुआत की और अपने टुकड़े रख दिए। खेल चलता रहा, वांग मिंग थोड़ा चौंका, उसने ज़िकियांग की ओर देखा और मन ही मन सोचा। उसके मन में 4 शब्द थे, क्या नौटंकीबाज नौसिखिया है। वांग मिंग ने ज़िकियांग पर कोई दया नहीं दिखाई, उन्होंने इस खेल में एक सरणी स्थापित करने की भावना भी खोजी। आप एक इक्का हैं, ज़िकियांग ने वांग मिंग को अजीब तरह से देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खेल में अपने प्रतिद्वंद्वी से मिल गया हो। लेकिन जब उन्होंने खेलना जारी रखा तो उनके माथे पर पसीना आ गया। जल्द ही वांग मिंग का आखिरी टुकड़ा रखा गया, उसका व्यू पूरा हो गया। वांग मिंग ने अपना हाथ पीछे ले लिया और उसकी ठुड्डी पकड़ ली। उसने ज़िकियांग को सोच समझकर देखा। यहाँ, ज़िकियांग झिझके, वह अपना टुकड़ा सामने रखने ही वाला था। आपको अधिक ध्यान से देखना होगा, अगर तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग जाएगी, वांग मिंग ने उसे चेतावनी दी। ज़िकियांग ने खेल को बेकार कर दिया, वह शतरंज की कतार के पार नहीं देख सका और इससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई कुछ नहीं कर सकता जब उसके प्रतिद्वंद्वी को शतरंज की बिसात पर उसकी रणनीति के बारे में पता न हो। ज़िकियांग ने तेजी से अपना हाथ पीछे लिया और उसे ध्यान से देखा। वह कुछ झिझक के साथ गंभीर दिख रहा था, मुझे अच्छी तरह देखने दो। ज़िकियांग ने चिंतित होकर शतरंज की बिसात को देखा। इस पल, पापा वापस आ गए हैं और बिग हे, लिटिल हे, वे यहाँ हैं। मिंग मैंग ने झांग हान, दाहेई और लिटिल हेई को कार से बाहर निकलते हुए देखा। वह उत्साहित थी और सोफे से दरवाजे की ओर भागी। ज़ियान पहले तो आश्चर्यचकित हुई, फिर उसने दाहेई और लिटिल हेई की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्हें घायल न देखकर उसे राहत मिली और वह उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। ओह, वे वापस आ गए हैं, चलो पहले खाना खा लें और बाद में जारी रखें। ज़िकियांग को जाने का मौका मिला, वह जल्दी से उठा और छुपकर पढ़ाई करने के बाद गेम खेलना जारी रखने की योजना बनाई। ठीक है, वांग मिंग मुस्कुराए, फिर खड़े हुए और दरवाजे की ओर चले गए। बहुत खूब, ज़िकियांग ने दाहेई और लिटिल हेई को बाहर देखा और चौंक गए। कितना विशाल गोरिल्ला है, और कुत्ता बहुत भयंकर लग रहा है। वे जंगली जानवर हैं, वांग मिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीमी आवाज में कहा, वे स्वर्ग चरण में आध्यात्मिक जानवर हैं। वे मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत शक्तिशाली हैं और किसी भी अन्य राष्ट्रीय खजाने वाले जानवरों की तुलना में बहुत दुर्लभ हैं। उसके बगल में झाओ फैंग ने धीरे से खांसते हुए धीमी आवाज में उससे कहा, अंकल वांग, स्वर्ग मंच अतीत में था, अब वे ग्रैंड मास्टर के स्तर पर आध्यात्मिक जानवर हैं। पफ, अहम अहम अहम। वांग जानपिंग, वांग मिंग और अन्य मार्शल कलाकारों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। वे सभी हैरान थे। क्या बात है, ग्रैंड मास्टर स्तर के स्पिरिट जानवर, अविश्वसनीय। यहाँ रास्ते में सड़क पर कुछ लोग दाहेई और लिटिल हेई को देखकर हैरान रह गए, उन्हें ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या लोग गोरिल्ला को ऐसे ही पाल सकते हैं। मालिक ने जानवर पर रस्सी भी नहीं लगाई। उस आकार का एक विशाल जानवर किसी व्यक्ति को आसानी से पटक कर मार सकता है। उन्हें यह नहीं पता था कि दाहेई केवल एक झटके से कई लोगों को थप्पड़ मार सकता है। पापा, मिंग मैंग ने दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। फिर वह झांग हान की बाहों में कूद गई। पापा, आप इतनी देर से कैसे वापस आ सकते हैं? मिंग मैंग ने तुम्हें बहुत याद किया, मिंग मैंग ने शिकायत की। उसने दाहेई और लिटिल हेई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिग हेई, लिटिल हेई, मिंग मैंग ने भी तुम्हें याद किया। मैं आपके लिए सिंगापुर से उपहार लाया हूँ, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। ओह ओह ओह, हम। दाहेई इधर उधर उछला और खुश दिख रहा था। ओह वो, छोटी हेई ने धीमी आवाज में मिंग मैंग को चिल्लाया। उसकी बड़ी पूंछ का झूलना लोगों को बता रहा था कि वह कितना खुश है। आप वापस आ गए। ज़ियान बाहर आया और झांग हान की ओर देखा। हम पहले आए थे, झांग हान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा मैंने कहा था मैं समय पर आऊंगा। मम्मा हम। ज़ियान ने सिर हिलाया और दाहेई और लिटिल हेई की ओर देखा। ओह उह 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 उह। दाहेई को गर्व था, उसने ज़ियान पर अपनी मोटी गांड घुमाई। यह एक बड़े भालू जैसा लग रहा था। ज़ियान उनसे खुश हुआ और हंसा। चलो अंदर जाएं, हॉटपॉट के लिए खाना तैयार है, चलो पहले खाना खा लो। ज़ियान ने झांग हान का हाथ पकड़ा और उसे रेस्तरां में ले गई। दाहेई अभी भी बहुत बड़ा था, उसे अंदर जाने के लिए खुद को नीचे करना पड़ा। रेस्तरां में प्रवेश करने के बाद दाहेई ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि जगह उसके लिए बहुत छोटी थी। इस जगह क्या है, यहाँ बहुत भीड़ है। दाहेई, लिटिल हेई, यहाँ बैठो। झाओ फैंग ने अपने पीछे खाने की मेज की ओर इशारा किया, ये जानते हुए कि वे आ रहे थे, इसलिए उसने मेज को एक बड़े बोर्ड से ढक दिया, जिस पर एक इलेक्ट्रॉनिक पेन और डिस्पोजेबल टेबलवेयर था। वहाँ कोई चॉपस्टिक नहीं थी, बस एक बड़ी प्लेट थी। बाकी में मांस के टुकड़े, साथ ही डुबकी लगाने वाले मसाले और दाहेई के प्लास्टिक के दस्ताने और चम्मच थे। सब कुछ तय हो गया। ओह, जब झाओ फैंग ने सभी की सीट की व्यवस्था की, तो लिटिल हेई ने संकोच नहीं किया। ये झाओ फैंग के पीछे कुर्सी पर बैठा था। झाओ फैंग ने दाहेई के विशाल बट को देखा और एक सेकंड के लिए सोचा।
उसने विपरीत दिशा की कुर्सी हटा दी, कई पैर उठाए और उन्हें जमीन पर रख दिया। कुर्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि दहेई उस पर बैठ सके, इसलिए झाओ फैंग ने पैर बाहर रखने के बाद कहा, दाही, यहाँ बैठो। ओह, दहेई बैठ गया और झाओ फैंग को छूने के लिए अपनी उंगली उठाई, फिर चिल्लाया, वो। उसके दाहिने पंजे ने उसके मुंह की ओर इशारा किया। ड्रिंक ले आओ। तीसरा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो?